अध्याय 246 सच्चे प्रभु का उद्देश्य। मुख्य आलिक सिंह ने अपनी दाढ़ी सहलाई, उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वह वास्तविकता के स्वामी से डरता हो। ये तथ्य कि वास्तविकता के स्वामी गंभीर रूप से घायल थे और स्वाभाविक रूप से विलीन होने की कगार पर थे, वो परिवार से छिपा नहीं रह सका। अन्यथा वो परिवार के प्रथम पूर्वज मोदावशेन अपने पिता और पुत्र को समय से पहले सत्य की भूमि पर लौटने की अनुमति नहीं देते और किसी भी कीमत पर दफन आकाश दिव्य स्वामी का पद प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होते। मास्टर मो, क्या आपको यकीन है कि वास्तविकता का स्वामी अभी भी आपका वही शपथ लिया हुआ भाई है? मुख्य आलिक सिंह को मो बुशान के संबोधन से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, बुशान, उस बुरे आदमी का ऐसा करने का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। उसकी वर्तमान शक्ति तो तुम्हारी तुलना में भी कम है, वो उत्पत्ति जगत से कृपा पाने का जोखिम नहीं उठाएगा। यह मो बुशान हकलाया, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वर्तमान वास्तविकता का स्वामी इतना कमजोर होगा, यहाँ तक कि उससे भी हीन होगा। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने उस पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, अब आप जा सकते हैं। मुख्य आलिक सिंह ने हाथ हिलाकर मो बुशान को जाने का इशारा किया। ठीक है फिर, मो बुशान इच्छा से मुड़ा और महल से बाहर चला गया। अब वह वास्तविकता के स्वामी के मामले पर विचार नहीं कर रहा था। मो बुशान को जाते हुए देखकर मुख्य आलिक सिंह की आंखें थोड़ी सी खुल गईं, प्रकाश की एक लकीर में बदल गईं और गायब हो गईं। बुरिया स्काई डिवाइन कोर्ट का शाही महल अविश्वसनीय रूप से विशाल था, जो बुरिया स्काई प्राचीन शहर के इतिहास क्षेत्र में फैला हुआ था। शाही महल के भीतर स्थित एक भव्य और शानदार दिव्य शिखर पर सफेद धुंध छाई हुई थी, जिससे चेहरे के सामने अपना हाथ देखना भी असंभव था। ये पर्वत शिखर वास्तव में स्वर्गीय ईश्वर का शिखर था और वह स्थान भी था जहां वास्तविकता के स्वामी निवास करते थे, किसी और को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। धुंध में एक प्राचीन महल धुंधला सा दिखाई दे रहा था और एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ पीठ के पीछे रखे दूर कहीं देख रहा था। वूश, हल्की हवा ने बूढ़े आदमी के वस्त्रों को लहराया, जिससे उसकी अकेली आकृति इस दुनिया में बेमिसाल लगने लगी, मानो जीवन के उतार चढ़ाव पर आप भर रही हो। पुराने मित्र, भाग्य के मंदिर के स्वामी के संबंध में आप वास्तव में क्या करने का इरादा रखते हैं? उसे बुरिया स्काई डिवाइन कोर्ट के उत्तराधिकारी के रूप में स्थान क्यों दिया जाए? क्या आपको नहीं पता कि वह ओरिजिन जी परिवार से है? अचानक बूढ़े आदमी के पीछे से मोतियानिक सिंह की उदास आवाज सुनाई दी। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने केवल अपना सिर घुमाया और धुंध में मोतियानिक सिंह पर एक नजर डाली, उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी हुई थी। भाई त्यानिक सिंह, आपका वो परिवार प्रथम सच्चे रूप में एकांत में रहता है, तो आप फिर भी इस शापित स्थान पांचवें सच्चे रूप में क्यों आते हैं? मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उत्पत्ति के स्वामी ने चित्र के खोल से भागने का कारनामा कर दिखाया है और अब मुझे नहीं पता कि वो कहां छिपा है। मैं ओरिजिन के परिवार के साथ मिलकर ओरिजिन के स्वामी को ढूंढना चाहता हूं और साथ मिलकर उनका नाश करना चाहता हूं। उस समय आपका वो परिवार राजता का फायदा उठाकर ओरिजिन के परिवार को विनाश कर सकता है। इसलिए मैंने नियति के मंदिर के स्वामी को आदेश के उत्तराधिकारी के लिए एक स्थान दिया। वूश, मोतियानिक सिंह ने सहजता से आसपास के सफेद कोहरे को हटा दिया, जिससे उसकी और वास्तविकता के स्वामी की आकृतियां प्रकट हो गईं। इन सब झंझटों में पड़ने की क्या जरूरत है? मोतियानिक सिंह ने आंख भरी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वास्तविकता के स्वामी को कैसे रोका जाए। वह और वास्तविकता के स्वामी शुभ भाई थे, लेकिन चूंकि तीसरा सच्चा संसार चकनाचूर हो गया था और उन्हें वहां के मामलों से निपटना था, इसलिए वह उच्च स्वर से ऊपर नहीं थे। उसे याद आया कि कैसे उसने और वास्तविकता के स्वामी ने एक बार उत्पत्ति के स्वामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वास्तविकता के स्वामी गंभीर चोटों के कारण विलुप्त होने की कगार पर होंगे। अब सत्य की भूमि की खातिर वह स्वयं को भी बलिदान कर रहा था, जिससे वो परिवार को लाभ मिल सके। इससे मोतियानिक सिंह को उसे मनाने का तरीका समझ नहीं आया और वो केवल आह भर सका। हे भाई त्यानिक सिंह, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। मेरी वर्तमान क्षमता अधिकतम 5वें चरण तक ही सीमित है। शिखर, मैं उत्पत्ति के स्वामी के साथ नष्ट होने के लिए केवल एक गुप्त तकनीक का उपयोग कर सकता हूं। ओरिजिन जी परिवार के शेष सदस्यों से आपके परिवार को निपटना होगा। साथ ही मेरे और टेंपल मास्टर ऑफ डेस्टिनी के बीच ये समझौता हुआ है कि उन्हें ऑर्डर के उत्तराधिकारी का पद मिलेगा और मेरे परिवार को ओरिजिन वर्ल्ड का मार्ग खोलने के लिए कहेंगे, जिससे मुझे ओरिजिन के भगवान की खोज में जाने की अनुमति मिल जाएगी। उस समय वो परिवार इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। मैं मूल स्वामी को खोजने का दायित्व लूंगा और ये परिवार का सफाया करने के बाद आप मूल जगत को एकजुट कर सकते हैं। वास्तविकता के स्वामी द्वारा कारण बताए जाने पर मोतियानिक सिंह चुप रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। मोतियानिक सिंह की खामोशी के साथ ही बुरिया स्काई डिवाइन पीठ में भी सन्नाटा छा गया। बूम बूम बूम। जैसे ही दोनों बूढ़े व्यक्ति चुप हुए, रहस्यमय धुंध से घिरा एक अंतरिक्ष में प्रकट हुआ, जिसके भीतर दो सुंदर आकृतियां थीं। मोतियानिक सिंह और वास्तविकता के स्वामी की आंखें अचानक प्रकट हुई दफन आकाश पे सितारों को देखकर झिलमिला उठी। जिमी लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बदमाश मुकिन कहाँ है? ये शी अपनी सारी सफेद पोशाक में दफन आकाश पे सितारों से निकली, उनका चेहरा निश्चित था क्योंकि उन्होंने प्राचीन दाववादी वस्त्रों में सजे हुए वास्तविकता के स्वामी का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। मास्टर मो, मेरे पति एकांतवास में हैं। जी यहाँ केवल ये पूछने आया है कि वास्तविकता के स्वामी का वास्तव में क्या इरादा है और वह हमेशा भाग्य मंदिर की मदद क्यों करते हैं? ये शी के शांत शब्दों को सुनकर मोतियानिक सिंह दबाकर रह गया और केवल अपना सिर घुमाकर अपने बगल में बैठे वास्तविकता के स्वामी की ओर देख सका। हे प्रथम सच्चे संसार के सूत्रधार, आपकी शक्ति इतनी जबरदस्त है, तो आप इस शापित स्थान में क्यों कैद हैं? क्या आप पांचवें सच्चे लोक और तीसरे सच्चे लोक पर भी शासन करना चाहते हैं? वास्तविकता के स्वामी के प्रश्नों का सामना करते हुए ये शी की कोमल भौहें थोड़ी सी खुल गईं और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। यह महारानी यहाँ पांचवें और तीसरे सच्चे संसार पर शासन करने के लिए नहीं आई हैं, मैं तो केवल दूसरे सच्चे संसार के ठिकाने की खोज कर रही हूँ। इसके अलावा मेरी ताकत आपकी समझ से परे है। ये शी का चेहरा एकदम ठंडा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वास्तविकता के स्वामी को उसकी पहचान और प्रथम सच्चे संसार के बारे में जानकारी कैसे पता चली। हालांकि मास्टर मो को यहाँ देखकर ये शी ने अनुमान लगाया कि यह बहुत संभव है कि मास्टर मो ने वास्तविकता के स्वामी को बता दिया हो। क्या क्या तुम दूसरे सच्चे संसार का पता लगा रहे हो? वास्तविकता के स्वामी को स्पष्ट रूप से कुछ पता था, उनके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य का भाव था। मोतियानिक सिंह भी यही सोच रहा था कि ये छोटी लड़की ये शी दूसरे सच्चे संसार के ठिकाने की तलाश क्यों कर रही है। ये शी हवा में तैरती हुई मास्टर मो और दूसरे आदमी के भावों को निहार रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वो परिवार और वास्तविकता के स्वामी दोनों को दूसरे सच्चे संसार के ठिकाने का पता था और वह अकेली ऐसी थी जिसे इसका पता नहीं था। मास्टर मो, आप दोनों के चेहरे पर ऐसे भाव क्यों हैं? ये शी ने अपना ठंडा व्यवहार छोड़कर कुछ जिज्ञासा के साथ मोतियानिक सिंह और दूसरे व्यक्ति से पूछा। जी लड़की, मास्टर मो ने द्वितीय वास्तविक दुनिया के ठिकाने के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप दूसरे सच्चे संसार की तलाश क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब वह बदमाश मो के एकांतवास से बाहर आ जाए तो आप अंतरिक्ष में सीमा सागर में वापस जाकर वो परिवार के तीसरे पूर्व से पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, ये शी के चेहरे पर बेबसी छाई हुई थी, उसने पहले सोचा था कि मास्टर मो को कुछ पता होगा, लेकिन उसे इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी, इसलिए बेहतर यही था कि मोकिन के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार किया जाए और फिर अंतरिक्ष में सीमा सागर में जाकर वो परिवार के तीसरे पूर्व से पूछताछ की जाए। वास्तविकता के स्वामी, आपने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया है महारानी, आप भाग्य मंदिर की मदद क्यों कर रही हैं? तुम्हें नियति के मंदिर के स्वामी की पहचान पता होनी चाहिए, तुम्हारे कार्यों का उद्देश्य क्या है? वास्तविकता के स्वामी असहाय प्रतीत हुए जब उन्होंने देखा कि ये शी अभी भी जवाब पाने के लिए दबाव डाल रही है। सच्चे भगवान जी, निश्चित रहिए, मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, मैं केवल उत्पत्ति लोक के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की इच्छा रखता हूँ। फिलहाल मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ। वास्तविकता के स्वामी की बातें सुनने के बाद ये शी ने कुछ देर सोचा, फिर से हिलाया। तुम्हारे मन में कोई और मकसद न हो तो बेहतर है, वरना महारानी को इस बात की परवाह नहीं होगी कि तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें पुनर्जन्म का मौका भी न मिले। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 247 गहरे अंतरिक्ष से कोई। ये शी के बोलने के बाद वह मुड़ी और दफन आकाश अंतरिक्ष में कदम रखते हुए गायब हो गई। केवल मास्टर मो और वो दूसरा व्यक्ति ही बचे थे, जो कड़ी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। इस लड़की का स्वभाव उस बदतमीज बच्चे जैसा क्यों है, इतना सभ्य? मोतियानिक सिंह असहाय दिख रहा था, ये शी को बिना किसी अभिवादन के दफन आकाश अंतरिक्ष में गायब होते हुए देख रहा था। भाई त्यानिक सिंह, इस लड़की का एक महत्वपूर्ण इतिहास है, वो शायद प्रथम वास्तविक दुनिया से बाहर की हो सकती है, आपकी वो परिवार को सावधान रहना चाहिए। जैसे ही वास्तविकता के स्वामी ने बोलना समाप्त किया, उनकी आकृति धीरे-धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। केवल मोतियानिक सिंह ही शिखर पर अचंभित खड़ा रह गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वास्तविकता के स्वामी का क्या मतलब था। उस लड़की, जी से सावधान रहना। बुजुर्ग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसकी ताकत इतनी है कि प्रथम सच्चे संसार का वो परिवार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोतियानिक सिंह ने अपना सिर हिलाया और प्रकाश की एक लकीर में रूपांतरित होकर उस महल में लौट आया जहां दफन आकाश दिव्य न्यायालय स्थित था। बुरिया स्काई प्राचीन शहर के ऊपर आकाश में एक धुंधला अंतरिक्ष में क्षणिक रूप से प्रकट और लुप्त हो रहा था। ये शी और शिन्यू अंदर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। बहन जी, क्या आप कह रही हैं कि वास्तविकता के स्वामी के कुछ और इरादे हैं? बुरिया स्काई स्पेस टाइम के भीतर रहस्यमय धुंध छलक रही थी। ये शी ने हाथ बढ़ाकर धुंध को हटाया और मुस्कुराते हुए शिन्यू की ओर मुड़कर कहा, बिल्कुल सही, ये बूढ़ा प्राणी पांचवें सच्चे संसार के वास्तविक सार के रूप में इस तरह यूं विलीन नहीं हो सकता। उत्पत्ति लोक में अवश्य ही कोई सर्वोच्च खजाना होगा जो उसे विलीन होने से रोक सकता है। इसलिए यह बूढ़ा व्यक्ति ओरिजिन वर्ल्ड के खिलाफ साजिश रच रहा है और यहाँ तक कि वो परिवार भी उसकी साजिश का हिस्सा होगा। जब ये शी पहली बार सत्य की भूमि पर पहुंची तो उसने पहले ही वास्तविकता के स्वामी और मास्टर मो के बीच की बातचीत सुनी थी। उसका अचानक प्रकट होना केवल ये देखने के लिए था कि वास्तविकता के स्वामी घबराते हैं या नहीं। दुर्भाग्यवश वास्तविकता के स्वामी ने अपने इरादों को इतनी अच्छी तरह से छिपा लिया था कि वो कोई खामी नहीं ढूंढ पाई। बहन को लगता है कि वास्तविकता के स्वामी ने ऐसा करने का साहस नहीं होगा। क्या तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? शिन्यू ने अपने विचार व्यक्त किए। क्योंकि उसे वास्तविकता के स्वामी से किसी प्रकार की दुर्भावना का आभास नहीं हुआ। वास्तव में उसने वो परिवार को पांचवें सच्चे संसार और तीसरे सच्चे संसार को एकजुट करने में मदद करने के लिए उनकी प्रशंसा भी की। अरे बाप रे! बहन शिन्यू, ये बूढ़ा व्यक्ति मूल रूप से पांचवें सच्चे लोक का वास्तविक सार है, साथ ही इसने तीसरे सच्चे लोक के वास्तविक सार को भी निगल लिया है।
अपनी चरम सीमा पर भी उसकी शक्ति छठे चरण के बेहद करीब थी, उसके लिए स्वेच्छा से इस तरह शक्ति को नष्ट करना असंभव है। ये बूढ़ा व्यक्ति वो परिवार का इस्तेमाल करके उत्पत्ति लोक से सर्वोच्च खजाना प्राप्त करने की कोशिश कर रहा होगा, जो उसे विलीन होने से रोक सकता है। यह शिनयू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि उसकी नजर में वास्तविकता का स्वामी चाहे कितना भी साहसी क्यों न हो, उसे जनजात देववंश के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। आखिरकार जनजात देववंश में वो परिवार अन्य दो परिवारों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। ठीक है बहन शिनयू, चलिए वापस जाकर पति को इस बारे में बता देते हैं, बाकी का फैसला पति को ही करना है। ये देखकर कि शिनयू अभी भी कुछ कहना चाहती है, ये शिनयू उसे जल्दी से ब्लू स्काई स्पेस के माध्यम से खींच लिया और उसे लैंड ऑफ नो बिगिनिंग में वापस ले आई। ये शिनयू अन्य बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। करोड़ों मील दूर आकाश के ऊपर अंधेरे शांत तारामंडल में एक धुंधली टिमटिमाती लंबी नदी दिखाई दी। समय समय पर लंबी नदी में विभिन्न प्रकार की नावें दिखाई देती थी, जो मानो आकाश की ओर तेजी से बढ़ रही हों। इस लंबी नदी की दूसरी ओर चौथे सच्चे संसार में गहरे अंतरिक्ष का दूसरा किनारा था और इसके भीतर टिमटिमाती नावें गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे की शक्ति केंद्र थे जो पार कर रहे थे। वुश वुश वुश। दूर तक की धुंध भरी नदी के भीतर नदी का पानी उफान मारता हुआ नाव से टकराता था, जिससे छप छप की आवाजें आती थी। एक प्राचीन नाव पर एक भारी चोगा पहने एक बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ पीठ के पीछे रखे खड़ा था और वह आकाश की ओर देख रहा था। हे अनंतता के स्वामी, किसी भी सच्चे संसार ने कभी भी नादी स्रोत को जन्म नहीं दिया है, फिर भी पांचवें सच्चे संसार ने दिया है। ये बात इस बूढ़े व्यक्ति को कुछ हद तक जिज्ञासु बना देती है, आखिर आपका जन्म कैसे हुआ? ये बूढ़ा व्यक्ति चौथे सच्चे संसार के सुदूर तक का स्वामी था। जहां तक उसके यहाँ आने की वजह का सवाल है, तो जाहिर है कि सर्वोच्च स्वर से वास्तविकता के स्वामी ने ही उसे मूल दुनिया से निपटने के लिए सूचित किया था। इसी दौरान उन्हें ये भी देखने का मौका मिला कि कैसे पौराणिक अनंतता के स्वामी का जन्म हुआ था। अनादि स्रोत के विषय में उस बूढ़े व्यक्ति के मन में कोई विशेष विचार नहीं थे। अंततः संसार में शक्ति के सबसे शुद्ध स्रोत के रूप में अनादि स्रोत का उपयोग अनादि स्रोत की चेतना के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। अन्य मूल पदार्थों के विपरीत जिन्हें अन्य तरीकों से लूटा जा सकता था। इसके अलावा वर्ल्ड ओरिजिन भी था, इस अलौकिक ओरिजिन शक्ति का उपयोग केवल चुने हुए व्यक्ति ही कर सकते थे। दूर तक के स्वामी, क्या आप सचमुच उस बूढ़े व्यक्ति वास्तविकता के स्वामी की मदद करने जा रहे हैं? अचानक जैसे ही बूढ़ा आदमी ऊंचे आकाश की ओर देख रहा था, दूर किनारे की नदी के भीतर एक धीमी आवाज गूंजी। सुदूर तक के स्वामी ने हाथ हिलाया और नाव रुक गई। उनकी आंखें शांत थीं जब उन्होंने पास ही आकाश में प्रकट हुए सम्राट के वस्त्रधारी व्यक्ति को देखा। सम्राट के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की आकृति धुंधली और स्पष्ट थी, स्पष्ट रूप से यह उसका वास्तविक शरीर नहीं था जो दूर तक की नदी पर पहुंचा था। हे कुलपति के बहुत दिनों बाद मिले, क्या आपको लगता है कि वास्तविकता का स्वामी अपने विलीन होने से पहले के परिवार को नष्ट कर सकता है? और तुम जो घमंड से मानते हो कि तुम उत्पत्ति के स्वामी को नियंत्रित करते हो, इस बात से अन्य यह हो कि परिवार उत्पत्ति के स्वामी और वास्तविकता के स्वामी के बीच खेल में केवल एक मोहरा है। सुदूर तक के स्वामी के शब्द एक जोरदार थप्पड़ की तरह थे, जो सम्राट के वस्त्रधारी व्यक्ति के चेहरे पर जोर से लगे। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उत्पत्ति के स्वामी से ये परिवार पहले ही निपट चुका है, इस तरह के घिनौने झूठ मत बोलो। सम्राट के वस्त्रधारी की दिव्य आवाज थोड़ी कांप उठी, क्योंकि वह सुदूर तक के स्वामी की कही बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। चाहे ये सरासर झूठ हो या नहीं, बस वापस जाकर अपने परिवार से पूछें, पुराने पूर्वज, और आपको पता चल जाएगा। सुदूर तक के स्वामी के बोलने के बाद उन्होंने सम्राट के वस्त्रधारी व्यक्ति को देखा क्या और नाव को लहराते हुए उच्च आकाश की ओर चल पड़े। सुदूर तक के स्वामी की नाव को धीरे-धीरे दूर जाते देख सम्राट के वस्त्रधारी व्यक्ति के मन में उसे रोकने का कोई विचार नहीं रहा। उसे वापस जाकर परिवार से पूछना पड़ा, हे प्राचीन पूर्वज, यदि उत्पत्ति के स्वामी स्वर्ग के कारागार से बच निकले होते, आखिरकार अगर उत्पत्ति का स्वामी बच निकला होता तो उनके परिवार को निश्चित रूप से भयंकर प्रतिशोध फैंकवान बोफू पागलपन भरा प्रतिशोध का सामना करना पड़ता। सम्राट के वस्त्रधारी व्यक्ति के चले जाने के बाद गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे से अन्य नावें धीरे-धीरे ऊंचे स्वर की ओर बढ़ गईं। किसी भी प्राचीन शक्ति ने दूर के किनारे की नदी में जो कुछ हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो भी वे यह नहीं सोचते कि वास्तविकता के स्वामी द्वारा आमंत्रित सहायक थे। समय बीतता गया, 1000 साल बाद सभी लोगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, विशेषकर रूपी लोक में जो तीसरा सच्चा संसार था। पिछले कुछ सहस्राब्दियों में अंधकार के सच्चे स्वामी ने संसार की बढ़ती शक्ति का दोहन किया। फसल कटाई धीरे-धीरे पूरी हो गई और प्राचीन शक्तियों के कई पुराने पूर्वज पथहीन मार्ग से बाहर निकलकर पांचवें चरण तक पहुंच गए। अंतरिक्ष समय सीमा सागर में वो परिवार के प्राचीन पूर्वजों ने बहुत लंबे समय तक स्वयं को दबाए रखा था, इसलिए पथहीनता से बाहर निकलते ही वे छठे चरण की शिखर तक पहुंच गए। इससे वो परिवार को भी फायदा हुआ। प्राचीन पूर्वजों ने अदम्य शक्तियों को बलपूर्वक नष्ट कर दिया, जिससे ऊपरी क्षेत्र और उसके आसपास के असंख्य लोगों का पुनः एकीकरण हो गया। लेकिन उच्च आकाश के ऊपर उत्पत्ति का युद्ध शुरू हो गया। यह ज्ञात था कि इस बार सत्य की भूमि वर्चस्व स्थापित करेगी या उत्पत्ति की दुनिया। कई प्राचीन शक्तियां उत्पत्ति जगत और सत्य की भूमि के साथ गठबंधन कर रही थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि एक बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है, जिसका उद्देश्य एक पक्ष को पूरी तरह से नष्ट करना और उच्च स्वर्ग के ऊपर का आधिपत्य बनना था। हालांकि उत्पत्ति के युद्ध पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण घटना को नजरअंदाज कर दिया। ये दो मुख्य पात्र थे जिन्हें स्वर्ग की उच्चतर चेतना द्वारा चुना गया था। उन्हें ही स्वर्गीय मार्ग द्वारा पांचवें सच्चे संसार के अभिशाप को तोड़ने के लिए चुना गया था। अध्याय 248 भाग्य के देवता का नाश और तीसरे लोक का एकीकरण। पांचवी सच्ची दुनिया एक शापित भूमि होने के नाते केवल स्वर्गीय मार्ग द्वारा चुने गए लोगों द्वारा ही इस शाप को तोड़ा जा सकता है। इससे उच्च स्वर्ग के ऊपर स्थित सभी लोगों को पथहीन व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ने और पांचवें चरण तक पहुंचने की संभावना मिलती है। उत्पत्ति का युद्ध मात्र एक प्रत्यक्ष वर्चस्ववादी शक्ति है। जब तक स्वर्गीय दाव उच्च स्वर्ग से ऊपर कोई पतन नहीं होता, सच्चा शासक स्वर्गीय मार्ग ही रहता है। उत्पत्ति का युद्ध अधिकतम उच्च स्वर्गों को एकजुट करता है, सच्चा नियंत्रक कभी भी स्वर्गीय दाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऊपरी क्षेत्र बंद देवता प्राचीन क्षेत्र बूम बूम बूम। दूसरे कोने में छिपा हुआ भाग्य का पर्वत कभी-कभी ऐसी गर्जना करता था मानो शक्तिशाली साधक आपस में लड़ रहे हों। दूसरे कोने के भीतर स्थित भाग्य के पर्वत से निकलने वाली गर्जनाओं से कांपती हुई भाग्य की नदी उग्र रूप से बह रही थी। संपूर्ण विश्व नियति और पुनर्जन्म की मन शक्तियों का उत्सर्जन कर रहा था। भाग्य की नदी को पार कर रहे कई प्राणी भाग्य के पर्वत से उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव से चौंक गए और उन्होंने अपनी नावों को गर्जना के स्रोत की ओर मोड़ दिया। अफसोस, जल्दी देखो, भाग्य का पर्वत सक्रिय है। ऐसा लगता है जैसे पुनर्जन्म के देवता और भाग्य निर्धारक आपस में लड़ रहे हैं। नियति के पर्वत से 1000 मील के दायरे में सभी जीवित प्राणी गर्जना से चौंक गए। कुछ अज्ञात प्राचीन साधकों ने दूर से ही भाग्य पर्वत पर लड़ रहे दो लोगों को लिखी और किनफैन के रूप में पहचान लिया। समाचार सुनकर वहां पहुंचे कई प्राणी आकाश में छाई धूप से निकलने वाली नियति और पुनर्जन्म की शक्तियों से बुरी तरह घायल हो गए। वे केवल 1000 मील दूर रहने का साहस कर पाए। भाग्य पर्वत के विशाल असीम मैदान पर हरे रंग के वस्त्र पहने लिखी किनफैन को अत्यंत असंतुष्ट भाव से देखा, क्योंकि उसने देखा कि किनफैन पहले ही पथहीन व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ चुका था, पांचवें चरण तक पहुंच चुका था और उससे सूक्ष्म रूप से अधिक शक्तिशाली था। किनफैन, तुम्हारे और मेरे लक्ष्य बस अलग-अलग हैं। तुम अभी उस दिव्य वृक्ष के लिए संघर्ष करने क्यों आते हो? लिखी के सवाल का सामना करते हुए किनफैन ने लापरवाही से उसके साथ हथेली से वार किया। कई जोरदार मुक्कों के साथ दोनों एक दूसरे की शक्ति से तेजी से पीछे धकेल दिए गए। दोनों बराबरी पर थे, कोई भी दूसरे पर काबू पाने में सक्षम नहीं था। बूम बूम बूम। नियति का पूरा पर्वत बुरी तरह कांप उठा और धीरे-धीरे नीचे की ओर धंसने लगा। हे लिखिए, अंत में हम दोनों में से केवल एक ही जीवित रहने वाला है। क्या आपको लगता है कि अगर मैं भाग्य के दिव्य वृक्ष के लिए संघर्ष नहीं करता तो आप भविष्य में मुझे बख्श देंगे? काले वस्त्र पहने उड़ते बालों और होठों के कोने पर खून के निशान वाले किनफैन ने व्यंग्य किया। वह के पाखंडी व्यवहार को सचमुच नापसंद करता था। आखिरकार उन दोनों को ही स्वर्गीय मार्ग द्वारा चुना गया था, आकाश के ऊपर जहां केवल एक ही जीवित रहना है और कौन दूसरे को मौत की घाट नहीं उतारना चाहेगा। किनफैन, बकवास मत करो। मैंने लगभग 1000 वर्षों से नियति की नदी को नहीं छोड़ा है, तुम्हारे साथ झगड़ा करने की तो बात ही छोड़ो। लिखिए ने तर्क दिया कि उसने वास्तव में अभी किनफैन से द्वंद्व युद्ध करने के बारे में नहीं सोचा था। वह तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक कि वह भाग्य के दिव्य वृक्ष को पूरी तरह से परिष्कृत न कर ले, उसके बाद ही वो रवाना होगा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि किनफैन इतनी जल्दी लौट आएगा और जबरदस्ती नियति की नदी में घुस जाएगा। कम से कम वे बराबरी के थे और उसके पास कोई चारा नहीं था। हम कम बातें करो, हम इसे केवल एक ही स्वर्ग में लौटना है, इसलिए आज ही विजेता का फैसला कर लेते हैं। किनफैन ने ठंडी सांस ली, उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई और उसने तलवार की एक और रोशनी छोड़ी। बूम बूम बूम। तलवार की रोशनी मैदान को चीरती हुई एक दिव्य खाई छोड़ गई और लिखिए की ओर बढ़ी। यदि नियति की नदी शुरू में उनकी लड़ाई का सामना करने में सक्षम नहीं होती तो संभवतः संपार्श्विक शक्ति के कारण संपूर्ण बंजर देवता प्राचीन क्षेत्र नष्ट हो गया होता। बूढ़े व्यक्ति की ओर आती तलवार की रोशनी को देखकर लिखी समझ गया कि आगे की चर्चा असंभव है और वो केवल खुद को तैयार कर सकता था। अधर्म की तलवार, लिखिए ने धारते हुए दो उंगलियों से तलवार का आकार बनाया और तलवार की रोशनी छोड़ी। तुरंत ही दोनों तलवारों की रोशनी आपस में टकरा गई। क्रैक क्रैक, छी। कई चटकने की आवाजों के साथ विमान दो हिस्सों में फट गया और दोनों आदमी खून की उल्टी करते हुए पीछे की ओर गिर पड़े। बूम बूम बूम। भाग्य का पर्वत चकनाचूर होकर भाग्य की उफनती नदी में समा गया। फिर से ये देखकर कि उसे थोड़ा कमजोर होने के बावजूद भी बराबरी का मुकाबला कर सकता है, किनफैन ने अपने होठों के कोने पहुंचे और तलवार की एक और तेज रोशनी छोड़ी। रुकना, क्या तुम दोनों नियति की नदी को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? एक वृद्धा निकली और भाग्य के खंडित पर्वत पर एक सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला प्रकट हुई, जिसने सहसा से किनफैन के हमले को विफल कर दिया। दादी डेस्टिनी, क्या आप उसकी मदद करना चाहेंगी? किनफैन का चेहरा कुछ गंभीर था और वह सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत को ध्यान से देख रहा था। उसके इरादों को लेकर वह निश्चित था। आखिरकार ये बूढ़ी औरत एक दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो चुकी थी, जो पहले से ही छठे चरण की शिखर पर थी और वह ऐसी कोई नहीं थी जिससे वह मुकाबला कर सके। पुनर्जन्म की स्वामी, दादी का किसी की मदद करने का कोई इरादा नहीं है।
आप दोनों को स्वर्गीय मार्ग द्वारा चुना गया था। आकाश के ऊपर द्वंद्व युद्ध क्यों न किया जाए? अगर तुम नियति की नदी में लड़ाई करोगे तो दादी माँ का स्वाभाविक रूप से तुम्हें रोकने का दायित्व बनता है। ये किंग फैन ने ठंडे चेहरे वाली ली की ओर देखा, फिर बूढ़ी औरत की ओर और जवाबी कार्रवाई के बारे में सोचने लगा। क्योंकि वह इस बार नाइनी गॉडक्यान के आदेश पर आया था। पुराने पूर्वज ली से यहाँ निपटना होगा। यदि वह भाग्य के देवता के कारण अब भाग जाता है तो वह नौनी देववंश को ठीक से रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। हे भाग्य के देवता, तुम यहाँ से भाग जाओ तो बेहतर होगा, वरना ये बुरा आदमी तुम्हें और इन्हें खत्म करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। बंदर देवता के प्राचीन क्षेत्र और भाग्य की नदी को भी तहस नहस कर देगा। अचानक एक और बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। तुरंत ही किंग फैन के चेहरे के भाव काफी दिलचस्प हो गए। हालांकि सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला और ली के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे, क्योंकि उन्हें इस समय अचानक नाइनी गॉडक्यान के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। उसकी फुफकार, ये नाइनी गॉडक्यान है, पुराने पूर्वज। भाग्य का पर्वत युद्ध से प्रभावित हुआ और घना कोहरा छट गया, जिससे वह स्वयं प्रकट हो गया। हजारों मील दूर से इस रोमांच को देख रहे प्राचीन शक्तिशाली साधक सभी अवाक रह गए। उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि पाताल वन क्षेत्र से ऊपर की लड़ाई रिवर ऑफ डेस्टिनी में होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि नाइनी गॉडक्यान द्वारा अनियंत्रित रिवर ऑफ डेस्टिनी को एकजुट करने और फिर उच्च स्वर्गों के ऊपर जाने की अफवाहें झूठी नहीं थी। हजार वर्षों से यह अफवाह थी कि नाइनी गॉडक्यान भाग्य के देवता को लुभाने की कोशिश कर रहा था और अभी सब प्रतीत हो रहा था। बूढ़े भूतमो, क्या तुम नियति की नदी पर राज करने का इरादा रखते हो? सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला ने आकाश में प्रकट हुए सफेद वस्त्रधारी आकृति को देखा, उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई और उसने उससे ठंडे स्वर में प्रश्न किया, हे बुढ़िया, तुम पहले से ही बहुत बूढ़ी हो चुकी हो और तुमने बड़ी मुश्किल से एक दिव्य पदार्थ में रूपांतरित किया है। यह मरना सचमुच बहुत दुख की बात होगी। भाग्य के दिव्य वृक्ष का नियंत्रण मुझे सौंप दो और यह बुरा आदमी तुम्हारी जान बख्श देगा। मो परिवार के प्रथम पूर्वज मुदाउशिन ने बोलना समाप्त किया। उनका शरीर धीरे-धीरे ठोस रूप धारण करने लगा। उनकी आवाज अत्यंत शक्तिशाली थी, जो स्पष्ट रूप से भौतिक अस्तित्व में परिवर्तित हो चुकी उस बूढ़ी महिला से कहीं अधिक मजबूत थी। बूढ़े भूतमो, तुम सपना देख रहे हो। यदि आप में क्षमता है तो भाग्य की नदी को भी इसके साथ नष्ट कर दीजिए। तुम दोस्त करने से मना करके जुर्माने के तौर पर शराब पीना चाहते हो, ये बुरा तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। मुदाउशिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने हाथ हिलाया। एक अदृश्य शक्ति भाग्य के देवता की ओर बढ़ रही थी। ट्रैक ट्रैक पूरी दुनिया बिखरने लगी और नियति की नदी उफान पर बहते हुए टूटे हुए अंतरिक्ष में समा गई। बूढ़े भूतमो, तुम ये किस तरह की शक्ति है? सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत का चेहरा दहशत से भरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मो परिवार के प्रथम पूर्वज का एक साधारण सा प्रहार भाग्य की नदी को भेज सकता है। उस बूढ़ी औरत ने जल्दी से हाथ के इशारे बनाए, मानो वह इस दुनिया को बिखरने से रोकना चाहती हो। हालांकि ये व्यर्थ था। मुदाउशिन ने अपना हाथ उठाया और नीचे दबाया, जिससे वह और ली की नियति की नदी में समा गए। उनकी आत्माएं उड़ गईं और उनके प्राण बिखर गए। बूम बूम बूम। नियति की नदी उग्र रूप से उफान मारती हुई चारों ओर बिखरे हुए स्थानों में बह रही थी। अध्याय 249 मो की एकांतवास से बाहर आता है, रहस्यमय आवाज। जब किंग फैन ने मो परिवार के वृद्ध पूर्वज को भाग्य के देवता और ली का सहसा से सफाया करते देखा तो उसके दिल में भय का भाव भर गया। भाग्य के देवता जो अभी भाग्य पदार्थ में परिवर्तित हुए थे और ली अचानक ही गायब हो गए। चाहे दर्शक हो या नियति की नदी में छिपे प्राचीन शक्तिशाली देव, किसी की भी आवाज बुलंद करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि नौनी देववंश अपना प्रभाव डाल देगा। पूर्वज उन्हें भी अनायास ही मिटा सकते हैं। मो सीनियर मो, चूंकि भाग्य की नदी का मामला सुलझ गया है, इसलिए जूनियर विदा लेता है। किंग फैन का चेहरा थोड़ा स्वाभाविक लग रहा था, लेकिन उसका लहजा बेहद सम्मानजनक था। अपने असंख्य पुनर्जन्मों के कारण वह स्वाभाविक रूप से नाइनी गॉडक्यान के बारे में कुछ रहस्य जानता था। छोटे भाई किन, ये बुरा आदमी तुम्हारी चिंताओं को जानता है। चिंता मत करो, हमारा नाइनी गॉडक्यान अपना वादा निभाता है। पाताल लोक तुम्हारा ही होगा, जैसा हमने कहा था। जब आप उच्च स्वर्गों के ऊपर लौटे और उस बदमाश मोकिन से मिले, तो उसे बताएं कि वह उत्पत्ति लोक के मामलों को जल्दी से सुलझाए और अंतरिक्ष में सीमा सागर में एक मुलाकात के लिए वापस आ जाए। मुदाउशिन ने लापरवाही से जवाब दिया, नियति की नदी में छिपे प्राचीन शक्ति केंद्रों पर एक नजर डालते हुए, लेकिन आगे कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं दिखाया। आखिरकार जब भाग्य निर्धारक और भाग्य के देवता पहले ही गिर चुके थे और नियति की नदी अब नौनी देववंश के हाथों में थी, तो उसने छोटी-छोटी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। आप सभी ध्यान से सुनो, नियति की नदी पर अब से नौनी देववंश का शासन होगा। यदि कोई भी इसका विरोध करने का साहस करे, ये बुजुर्ग व्यक्ति स्वयं आपके पीछे मौजूद बलों से मिलने आएगा। मुदाउशिन के ठंडे शब्द पूरे बंदर देव प्राचीन क्षेत्र में फैल गए। अन्य प्राणियों की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना उनकी आकृति पलट झपकते ही भाग्य की नदी में विलीन हो गई। किंग फैन ने मो परिवार के बुजुर्ग पूर्वज को जाते हुए देखा, कड़वी मुस्कान के साथ नजर हिलाया, फिर प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और पाताल लोक की ओर चल पड़ा। हाय, ऊपरी लोक का अंतिम विजेता एक बार फिर नाइनी गॉडक्यान है। ये दृश्य कितना जाना पहचाना है। नौनी देववंश वास्तव में कहां से आता है? नियति की नदी में प्राचीन आहें गूंज उठी, मानो नौनी देववंश की शक्ति और शायद भाग्य के न्याय पर विलाप कर रही हूं। उच्च स्वर्ग के ऊपर अनादि की भूमि, पहाड़ों से घिरे एक द्वीप पर हर जगह आड़ू के फूल खिले हुए थे और समय-समय पर दो सुंदर आकृतियां उनके बीच खेलियां करती हुई दिखाई देती थी। बूम बूम बूम। अचानक अनेक आरंभों की भूमि में मौसम में बदलाव आया, तेज हवाएं और बारिश चलने लगी, बिजली चमकने लगी और गरजने की आवाजें आने लगी। मोकिन के साधना कक्ष को पल भर में एक काली रोशनी की बाधा ने घेर लिया और बिजली के अजीबोगरीब झटके नीचे गिरे, मानो कक्ष को नष्ट करने पर तुले हुए हों। हम्फ। ऊपरी स्वर्ग की शापित शक्ति, मैं जिसने छठे चरण में कदम रखा है, उत्पत्ति के स्वामी, इस निराकार भूमि में ये वह स्थान नहीं है जिस पर आप अपना दावा कर सकते हैं। मोकिन की ठंडी फुफकार से अजीबोगरीब बिजली की चमक चकनाचूर हो गई। लेकिन ये विचित्र दिव्य बिजली के बोझ हार मानने को तैयार नहीं थे और बाजियों के बराबर मोटी बिजली की बौछारों के साथ पागलों की तरह नीचे गिर रहे थे। काले प्रकाश अवरोध के नीचे से प्राचीन साधना कक्ष पर हमला कर रहे थे। आड़ू के जंगल में येशी और सिल्वर मून सेलेस्टियल मीटर एक साथ उस जगह को देख रही थी जहां मोकिन एकांत साधना कर रही थी, लेकिन उनका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। वे दोनों ये जानना चाहते थे कि पांचवी सच्ची दुनिया की शापित शक्ति वास्तव में कहां से उत्पन्न हुई थी। चींटी, तुम्हारी इच्छा शक्ति मेरे अनादि चेतना का मुकाबला कैसे कर सकती है? अचानक शून्य आरंभ की भूमि के बाहर तारों भरे आकाश से एक ठंडी भावहीन आवाज सुनाई दी। हालांकि इस आवाज का स्वामी शून्य आरंभ की भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता था। हालांकि इसके हमले का साधन अनेक आरंभिक भूमि पर उतरना और उस स्थान पर प्रहार करना हो सकता है जहां मोकिन एकांत साधना में लीन थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह मोकिन को पथहीन व्यक्ति के रूप में बाहर निकलने से रोकना चाहता था, उसे पांचवें सच्चे संसार की शापित शक्ति को नष्ट करने से रोकना चाहता था। हे संयोगवश मैं पहले ही पथहीन व्यक्ति के रूप में कदम रख चुका हूं और छठे चरण तक पहुंच चुका हूं। तुम सब अपनी गर्दनें तैयार रखो और प्रथम सच्चे संसार में मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। ज्यादा से ज्यादा 10 वर्षों में मैं तुम स्वघोषित सृष्टिकर्ता को निराशा का असली मतलब बता दूंगा। काले सुनहरे रंग के अंतिम संस्कार, आकाश में वस्त्र पहने, उड़ते हुए भूरे सफेद बालों और एक सुंदर चेहरे वाली मोकिन काले प्रकाश अवरोध के बाहर प्रकट हुई और धीरे से उसका हाथ चुटकी भर लिया। ट्रैक ट्रैक किसी चीज के टूटने जैसी आवाज गूंज उठी। छी, लैंड ऑफ नो बिगिनिंग के बाहर से एक दबी हुई कराह सुनाई दी। स्पष्टतः इस रहस्यमय आवाज के मालिक को मोकिन के आकस्मिक प्रहार से गंभीर चोट लगी थी। नहीं नहीं, चार सृजन देवताओं द्वारा छोड़ी गई शापित शक्ति को आप भला कैसे तोड़ सकते हैं? आप आखिर हैं कौन? रहस्यमय आवाज की गर्जना एक बार फिर अनेक आरंभ की भूमि के बाहर से सुनाई दी, लेकिन केवल एक क्षण के लिए। इस रहस्यमय आवाज का स्वामी मानो दम रहा, कुछ बार दहाड़ा और फिर पूरी तरह गायब हो गया। युवक, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। छठे चरण में सृष्टिकर्ता की शापित शक्ति को भेदने में सक्षम होना। ऐसा लगता है कि पिछली पौराणिक युग से आपकी आत्मा में छिपा हुआ खतरा पूरी तरह से ठीक हो गया है और आपको कई चीजों के बारे में कुछ सुराग मिलने चाहिए। अब इस बुरे आदमी के जाने का भी समय आ गया है। एक प्राचीन दाववादी वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति धीरे-धीरे शून्य लोक से बाहर निकला, जो कि नादिका की भूमि के भीतर स्थित है, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह इस बात से बहुत आश्चर्यचकित था कि मोकिन शापित शक्ति को तोड़ सकता है। मोकिन ने अचानक प्रकट हुए बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। 9 स्वर्गों के देवता, आपने स्वयं शापित शक्ति को क्यों नहीं तोड़ा? क्या आप बस देखते रहे जब उच्च स्वर्गों के ऊपर स्थित पथहीन लोगों से भेदने में असमर्थ रहे? जैसे ही मोकिन की साधना छठे चरण में पहुंची, उसकी दिव्य आत्मा में छिपा हुआ खतरा पूरी तरह से जागृत हो गया और उसे मानो याद आ गया कि अनादि भूमि में सृष्टिकर्ता ईश्वर कौन था। युवक, तुम्हें इतने सारे प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। इस बुरे आदमी ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या आप छठे चरण पर वापस लौट सकते हैं। शरीर प्राप्त करने के बाद चरम सीमा पर पहुंचे। उत्तर स्पष्ट है, आप जंजात पदार्थ से जंजात प्राणी में सफलतापूर्वक विकसित हो चुके हैं। मानव जाति, और यह केवल समय की बात है कि आप एक उच्चतर क्षेत्र में कदम रखेंगे। ये बुरा व्यक्ति प्रथम वास्तविक संसार के लिए रवाना हो रहा है। मैं यहाँ के मानव को आप पर छोड़ता हूँ। ये बुरा व्यक्ति प्रथम वास्तविक दुनिया में आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा होगा। बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद उसकी आकृति धीरे-धीरे अनेक आरंभों की भूमि से गायब हो गई। स्पष्ट रूप से वह पहले सच्चे संसार की ओर जा रहा था। बूढ़े व्यक्ति की पीठ को जाते हुए देखकर मोकिन काफी देर तक चुप रही। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम 9 स्वर्गों का देवता था, जो पांचवें सच्चे संसार में उच्च स्वर्गों से ऊपर की सृष्टिकर्ता थे। उनकी शक्ति निर्विवाद थी, वे कम से कम 8वें स्तर के प्राणी थे। पतिदेव, अगर वह बुरा आदमी चला गया तो चला गया। ऊपरी स्वर्ग सृष्टिकर्ता की शापित शक्ति द्वारा प्रतिबंधित है, इसलिए उसके लिए जाकर अन्य 4 सृजन देवताओं के साथ हिसाब किताब करना ही उचित है। ये शी की मधुर आवाज आड़ू के फूलों के जंगल में गूंज उठी, जिससे मोकिन के विचार वास्तविकता में वापस आ गए। इस पति को तो स्वाभाविक रूप से सब पता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बुरा आदमी अभी भी 9 स्वर्गों का निर्माता होगा। उसकी शक्ति शायद 9वें चरण से ज्यादा दूर नहीं है। मोकिन ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, उस बूढ़े व्यक्ति 9 स्वर्गों के देवता के प्रति ईर्ष्या के कारण नहीं। वह बस इस बात पर विचार कर रहा था कि वह बुरा व्यक्ति अनेक आरंभों की भूमि में क्यों रुका हुआ था, जिसका उद्देश्य निश्चित रूप से इतना सरल नहीं था।
हालांकि कुछ देर सोचने के बाद मुकिन ने 9 स्वर्गों के देवता से संबंधित मामलों पर विचार करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने आड़ू के फूलों के जंगल में खेल रही 2 महिलाओं को देखा और शरारती हंसी दी। जिया शिनयू, क्या तुम दोनों को अपने पति की याद आ रही है? जब ये शी ने अपने पति के शरारती भाव को देखा तो वह समझ गई कि कुछ बुरा होने वाला है। मुकिन आड़ू के जंगल में आया, दोनों महिलाओं को अपनी बाहों में उठाया और नादी हॉल की ओर चल पड़ा। यह अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वे क्या करने वाले थे। पतिदेव, आप अभी भी इतने उतावले क्यों हैं? यह महारानी और बहन से भागने वाली नहीं है। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन की मनमोहक आवाज उसके कानों में गूंजी, जिससे मुकिन की आंखें तुरंत चमक उठी। हे जीर जिन्यू, तुम्हारा पति बाद में तुम दोनों को एक नई पोजीशन सिखाएगा। पटुई पटुई पटुई, पतिदेव क्या तुम्हें अभी भी थोड़ी शर्म है? ये शी ने हल्के से थूका और मुकिन की बाहों में उसका शरीर बेजान सा हो गया। अध्याय 250 मारने में असफल और नष्ट। मुकिन ने दोनों महिलाओं के संघर्षों को नजरअंदाज किया और उन्हें अनादिकाल के हॉल की ओर ले गया। कुछ दिनों के बाद अनंतारम की भूमि के बाहर तारों से भरे आकाश की गहराई में बड़ी संख्या में प्राणी नावों से दूर तक की नदी की ओर जा रहे थे। पूरा तारों भरा आकाश एक भयावह आभा से भर गया था, मानो कोई बड़ा युद्ध छिड़ने वाला हो। युद्धपोतों के ऊपर प्राचीन वज्र लहरा रहे थे, जिन पर एक शक्तिशाली दफन चिन्ह किया गया था, जो ये दर्शाता था कि ये सभी युद्धपोत दफन आकाश देवी दरबार से संबंधित थे। महोदय, हमारे कई युद्धपोत पहले ही दूरस्थ की नदी पर एकत्रित हो चुके हैं। केवल एक आदेश से वे सभी उत्पत्ति लोक में जा सकते हैं। धुंधले तारों भरे आकाश में एक प्राचीन नाव पर कवचधारी नेत्रकाली जोगी मिलिट्री एक व्यक्ति को रिपोर्ट कर रहा था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति वे एक यूनियन थे, जो बुरियस स्काई डिवाइन कोर्ट के उत्तराधिकारियों में से एक थे। इस यात्रा पर उनका उद्देश्य हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को रोकना और उन्हें मार गिराना था। क्योंकि सुदूर तक के स्वामी सत्य की भूमि पर गए थे और उन्होंने हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र के सामान्य स्थान का खुलासा किया था, इसलिए वे सबसे पहले अपने आदमियों को यहाँ लेकर आए थे। जल्दी मत करो, इस बार लक्ष्य उत्पत्ति लोक नहीं बल्कि हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र है। तुम आदेश आगे पहुंचा दो, आगे मौजूद युद्धपोतों को दूर तक की नदी के पास रुकने और संदिग्ध व्यक्तियों के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने के लिए कहो। जी श्रीमान। हालांकि बख्तर बंद नेता एक यूनियन के आदेश से चकित था, लेकिन उसने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और केवल प्रकाश की धारा में परिवर्तित होकर आगे के युद्धपोतों की ओर उड़ गया। तारों से भरे आकाश की गहराई में एक धुंधला अंतरिक्ष में उभरा और मुकिन और येशी उसके भीतर प्रकट हुए। पतिदेव, बहन शिन्यू दिव्य अंतरिक्ष के दूसरे तट पर स्वर्गीय पंखों वाले देववंश को सूचित करने के लिए लौट आई हैं। क्या कुछ अप्रत्याशित घटित होगा? वूश वूश, दफन आकाश पे सिताइन के भीतर एक हल्की हवा चली, जिसने मुकिन के बुरे सफेद लंबे बालों को हिला दिया। नहीं, स्वर्गीय पंख वाले देववंश को उत्पत्ति के स्वामी से गहरी दुश्मनी है। अब जबकि उत्पत्ति का युद्ध शुरू होने वाला है और विभिन्न शक्तियां एकत्रित हो रही हैं, स्वर्गीय पंखों वाले देववंशी कबीले निश्चित रूप से इस समय का लाभ उठाकर कार्रवाई करेंगे। मुकिन ने नीचे तारों भरे आकाश की ओर देखते हुए अपनी राय की, जहां दफन आकाश दिव्य न्यायालय के युद्धपोत दिखाई दे रहे थे। अपने पति के शब्दों को सुनकर येशी की खूबसूरत आंखें झपकी, वह विचारों में खो गई। जिया, क्या द्वितीय सच्चे संसार का शून्यता मूल वास्तव में आपको 9वें चरण तक पहुंचने में मदद कर सकता है? मुकिन ने येशी के स्वप्निल अमर चेहरे की ओर मुड़कर देखा, उसके भाव संदेह से भरे हुए थे। अपनी दिव्य आत्मा की छिपी हुई परेशानी से उबरने के बाद मुकिन को येशी के वास्तविक मूल का पता चल गया था और उसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से उसके लिए स्पष्ट हो गया था। उसे बस यह नहीं पता था कि इस छोटी लड़की को ये खबर कहां से मिली कि दूसरे सच्चे संसार की शून्यता उत्पत्ति उसे 9वें चरण में कदम रखने की अनुमति दे सकती है। पतिदेव, जिया द्वारा 5वें सच्चे संसार की सहज शून्यता स्रोत को प्राप्त करने से पहले उसने अन्य सच्चे संसारों की खोज की थी। केवल प्रथम सत्य जगत, द्वितीय सत्य जगत और पंचम सत्य जगत में ही अंतर्निहित शून्यता का स्रोत है। प्रथम सच्चे संसार का सहज शून्यता स्रोत कई रहस्यमय शक्ति केंद्रों द्वारा संरक्षित है, इसलिए यह निश्चित रूप से अप्राप्य है। तब मैं 9वें चरण में प्रवेश करने के लिए केवल द्वितीय सच्चे संसार की शून्यता मूल पर ही भरोसा कर सकता हूं। इस समय येशी की खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी लाचारी झलक रही थी, क्योंकि अभी तक दूसरी सच्ची दुनिया के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। वो केवल यही आशा कर सकती थी कि अंतरिक्ष में सीमा सागर में रहने वाले परिवार के तीनों पूर्वजों को दूसरे सच्चे संसार के ठिकाने का पता हो, अन्यथा दूसरे सच्चे संसार को खोजना एक अत्यंत लंबा और कठिन कार्य होगा। छोटी बच्ची, हिम्मत मत हारो। द्वितीय वास्तविक दुनिया के ठिकाने के बारे में इस युवा गुरु का मानना है कि किसी रहस्यमय शक्ति के पास कुछ जानकारी हो सकती है। पतिदेव, आप किस रहस्यमय शक्ति की बात कर रहे हैं? येशी थोड़ी उलझन में थी कि उसके पति की रहस्यमय शक्ति कौन थी। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मुकिन ने ऊपर 99वें स्वर्ग की ओर इशारा किया, जहां दिव्य दाव चेतना का वास था। वह सर्वोच्च आकाश के ऊपर निवास करता था। क्या आप दिव्य दाव चेतना की बात कर रहे हैं? ऊपरी आकाश में येशी का चेहरा बहुत अजीब था। उसने दिव्य दाव चेतना से भी पूछताछ की थी, उच्च स्वर्गों के ऊपर, लेकिन द्वितीय वास्तविक दुनिया के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। स्वर्गीय दाव नहीं, सर्वोच्च स्वर्गों से भी ऊपर एक अन्य सृजनात्मक ईश्वर। ये हमेशा से 99वें स्वर्ग में निवास करता आया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी उत्पत्ति द्वितीय सच्चे संसार से हुई है। मुकिन ने खिलखिलाते हुए एक और सृजन देवता के बारे में खबर दी। येशी मन ही मन बहुत असमंजस में थी। क्या 99वें स्वर्ग में भी कोई दूसरा सृजन देवता निवास करता है? वो किसी भी आभा को महसूस क्यों नहीं कर पाई? बूम बूम बूम। मुकिन और येशी की चुप हो गई। दूर तक की नदी से युद्ध की भीषण आवाजें सुनाई दी। स्पष्ट था कि दफन आकाश दिव्य न्यायालय का वहां एक शक्तिशाली शत्रु से सामना हुआ था। दूर तक की नदी पर लड़ाई हो रही है, चलो जाकर देखते हैं। मुकिन ने येशी को अपनी बाहों में उठाया और दूर तक की नदी की ओर दौड़ पड़ा। बैंग बैंग बैंग, ड्रिप ड्रॉप। सुदूर तक की नदी में सफेद धुंध छाई हुई थी। जैसे ही दफन आकाश दिव्य न्यायालय के युद्धपोत प्रवेश कर रहे थे, वे एक रहस्यमय शक्ति द्वारा नष्ट कर दिए गए और जहाज पर सवार अन्य प्राणी मारे गए या घायल हो गए। दूर तक की नदी में भारी मात्रा में रक्त की वर्षा हुई, जिससे कपड़े की आवाजें आने लगी। नहीं, आगे घात लगाकर हमला करने वाले हैं, सब लोग जल्दी से पीछे हट जाओ। जैसे ही उसका युद्धपोत चकनाचूर हुआ, एक बख्तर बंद नेता उसे तेजी से निकल गया। उसके पीछे मौजूद अन्य युद्धपोत भी रुक गए और उन पर तैनात बख्तर बंद गार्ड दूरस्थ तक की नदी के भीतर हो रही उतार चढ़ाव को अविश्वासी घूर रहे थे। भागो, यह एक अमर प्रभुत्वशाली शक्ति का प्रभाव है। बुरियस स्काई डिवाइन कोर्ट के युद्धपोतों पर कुछ पथी लोगों ने दूरस्थ तक की नदी से निकलने वाले एक अमर प्रभुत्ववादी की आभा को महसूस किया और तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। हे भागने की कोशिश कर रहा है। यह इतना आसान नहीं है। दूर किनारे की सफेद धुंध से घिरी नदी के भीतर से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। स्विश स्विश स्विश। अचानक दूरस्थ तक की नदी के भीतर से आकाश को भर देने वाली तलवार जैसी रोशनी फूट पड़ी, जिसने दफन आकाश दिव्य न्यायालय के भाग रहे युद्धपोतों पर हमला कर दिया। अज्ञानी चींटियों के एक समूह, तुम अकेले ही हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को रोकने और मारने की हिम्मत करते हो। बूम बूम बूम। आह! आकाश को भर देने वाली तलवार जैसी रोशनी से अनगिनत युद्धपोत पल भर में चकनाचूर हो गए और उनसे दिल दहला देने वाली चीखें निकली, क्योंकि भारी मात्रा में खून की बारिश धुंधले तारों भरे आकाश में फैल गई। हम्फ! अचानक हमला करने की कोशिश कर रहे हो, बदमाश। पास के तारा सागर से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। ये वे की यूनियन थी जो पीछे से दौड़कर आई थी। उसने अभी दूर तक की नदी पर हो रही हलचल को देखा था और वहां पहुंचने पर उसने पाया कि उसके द्वारा लाए गए सभी बख्तर बंद गार्ड नष्ट हो चुके थे। ये स्पष्ट था कि हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र के शक्तिशाली लोग लंबे समय से दूरस्थ तक की नदी में मौजूद थे और उनकी गतिविधियों से अवगत थे। वे की यूनियन, क्या तुम अपना सिर कुर्बान करने के लिए इतनी उत्सुक हो? ये युवा स्वामी अभी हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र में 5वें चरण एक अमर प्रभुत्वशाली शक्ति में प्रवेश कर चुका है। मैं बस अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए आपका उपयोग करूंगा। सुदूर तक की नदी में एक सफेद वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई, जिसने 2 अंगुलियों से तलवार का आकार बनाया और तलवार की रोशनी छोड़ी। स्विश! तलवार की रोशनी देखने में साधारण सी लगती थी, फिर भी वो जहां भी जाती, धुंधले तारों के सागर को चीरती हुई अंतरिक्षीय शांति पैदा करती थी। चटक चटक। आसपास का तारामंडल एक स्पष्ट गति से बिखर गया। वूश वूश। अंतरिक्षीय तूफान लिए हुए तलवार की रोशनी ने उस युद्धपोत पर हमला किया जहां वे की यूनियन स्थित थी। जी जी किंग, क्या तुम हॉर्नमैन पवित्र क्षेत्र में पथहीन बन गए हो? वे की यूनियन का चेहरा तलवार की रोशनी को आते देख पीला पड़ गया। वो उछलकर युद्धपोत से बाहर निकल गया। बैंग बैंग। उसकी जाते ही तलवार की रोशनी से युद्धपोत तुरंत चकनाचूर हो गया। वह अंतरिक्षीय तूफान में बह गया, उसका भाग्य ज्ञात था। हे वे की यूनियन, क्या आपको लगता है कि आप अंतरिक्षीय तूफान में भागकर बच सकते हैं? क्या ये बहुत हास्यास्पद नहीं है? गेकिन दूर किनारे की नदी में खड़ा था, अपने पैर से नदी के पानी को हल्के से थपथपा रहा था और पलक झपकते ही वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां वे की यूनियन अंतरिक्षीय तूफान में गिर गया था। वूश वूश वूश। तेज हवा जोर से चल रही थी। आसपास की टूटी हुई स्थानिक दरारों से और भी हिंसक स्थानिक तूफान उठ खड़े हुए। अध्याय 251 भाग्य के स्वामी का वध और उत्पत्ति के स्वामी के परिवर्तन का ज्ञान। धिक्कार है, अगर यही चलता रहा तो मैं यहीं मर जाऊंगा। वे की यूनियन अंतरिक्षीय तूफान में था और अपने चारों ओर तेजी से घूमते तारों को एक के बाद एक बिखरते हुए देख रहा था। क्रैक क्रैक। वे की यूनियन अनायास ही एक तारे को चकनाचूर कर दिया और अंतरिक्षीय तूफान एक क्षण के लिए रुक गया। उसने इसका फायदा उठाते हुए जीवन रक्षक सैफ ताबीज निकाला और उसे तोड़ दिया। गेकिंग, तुम बस इंतजार करो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जब मैं अंतिम संस्कार आकाश के दिव्य दरबार में लौटूंगा तो यहाँ से निश्चित रूप से वास्तविकता के स्वामी को तुम्हारे कर्मों के बारे में बताएगा। वे की यूनियन क्रोध से दहाड़ते हुए जीवन रक्षक सैफ ताबीज को बेपरवाही से चूर-चूर कर दिया। उसके पीछे एक अंधेरा द्वार प्रकट हुआ और वह उसमें प्रवेश करने ही वाला था। तुम इस युवा स्वामी को रोकने आए हो? क्या ये युवा स्वामी पलटवार करके तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता? गेकिंग तारों भरे आकाश में तैर रही थी। उसने अंतरिक्षीय तूफान को रुकते हुए देखा और वे की यूनियन की आकृति को अंधेरे पोर्टल में कदम रखने के लिए प्रकट होते हुए देखा। हे अज्ञानी चींटी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे? गेकिंग ने उपहास किया, एक कदम बढ़ाया और अंतरिक्षीय तूफान में प्रवेश कर गया और हाथ बढ़ाकर वे की यूनियन की छाती को भेद दिया। छी! वे की यूनियन का एक पैर अंधेरे पोर्टल में था कि अचानक उसे अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। उसके बाएं सीने से एक खून से सना हाथ निकला था, जो धड़कते हुए दिल को पकड़े हुए था।
ईश्वर का दाहिना हाथ, तुम उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति के परिवार से हो। वेद की युग की जीवन शक्ति तेजी से कम हो रही थी। उसने अपना सिर घुमाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने अपने पीछे सफेद वस्त्र पहने युवक की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लेकिन भाग्य के मंदिर के स्वामी क्यों नहीं थे। वो ओरिजिन वर्ल्ड के ओरिजिन जी परिवार का सदस्य कब बना। वो हॉन्गमैन पवित्र क्षेत्र के एक शक्तिशाली साधक को रोकने के लिए यहाँ आया था, जिसका उद्देश्य लेकिन इस क्रम के उत्तराधिकारी को समाप्त करना था ताकि उसे दफन आकाश में स्वामी बनने का अधिक अवसर मिल सके। अब लेकिन न केवल पांचवें चरण में प्रवेश कर चुका था, बल्कि वह परिवार के मूल देवता के दाहिने हाथ का उपयोग भी कर सकता था। आज उसकी मृत्यु निश्चित थी। वे की इस युवा स्वामी ने तुम्हें पहले दफन आकाश प्राचीन शहर में बताया था। इस युवा स्वामी को उकसाओ मत। तुम तो सुनते ही नहीं थे। मृत्यु कैसी लगती है, ये सुखद नहीं है ना। लेकिन ने कुछ बार व्यंग्य भरी मुस्कान बिखेरी, जिससे वे की धरती दिल को ठेस पहुंची। दो धमाकों के साथ वे की का दिल चकनाचूर हो गया और उसकी पूरी जीवन शक्ति तेजी से समाप्त हो गई। अंततः के हाथ में तारों की रोशनी के कणों में विलीन हो गई। ये युवा स्वामी आपके भाग्य के स्रोत को सहर्ष स्वीकार करेगा। लेकिन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने वे की बिखरती हुई तारों की रोशनी को इकट्ठा किया और उसे निगल लिया। ताली बजाओ, ताली बजाओ, कैसा अद्भुत है। मुझे लगा था कि तुम वापस मूल दुनिया में भागते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मरने के लिए बाहर आओगे। तालियों और प्रशंसा की गूंज सुनाई दी। काले और सुनहरे रंग के दिव्य वस्त्र पहने मुकिम गेकिन के ठीक सामने एक तारे पर प्रकट हुए। ये शी अपनी बहन वाली सारी सफेद पोशाक में बेहद ठंडे भाव से गेकिन को ऐसे देख रही थी मानो वह कोई मृत व्यक्ति हो। मुकिम, क्या इस युवा मालिक को लगता है कि तुम मरने आए हो और आप इतनी खूबसूरत महिला को लेकर आए हैं। युवा स्वामी आपका धन्यवाद कैसे करें। गेकिन ने अपने हाथ से खून के धब्बे झटक दिए और ये शी को देखते हुए उसकी आंखों में विस्मय का भाव झलक उठा। हालांकि जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, मुकिम की भौहें तन गई और उसके सुंदर चेहरे पर व्यंग्य का एक संकेत दिखाई दिया। मुझे आश्चर्य है कि आपको ये सोचने की हिम्मत कहां से मिली कि मैं आपका प्रतिद्वंदी नहीं हूं। मुकिम के शब्द अचानक ठंडे पड़ गए। उसने हाथ हिलाकर गेकिन को एक गहरे प्रकाश के पर्दे में घेर लिया। तुम्हारा क्या मतलब है। गेकिन ने अचानक प्रकट हुई काली रोशनी की स्क्रीन को देखा। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक अदृश्य शक्ति उसके शरीर को छीनने लगी। गेकिन ने एक भयानक चीख मारी और काली रोशनी के पर्दे पर गिरते-गिरते इधर-उधर लुढ़कने लगी। स्पष्टतः उसे काले प्रकाश के पर्दे के भीतर से निकलने वाली अदृश्य शक्ति द्वारा मृत्यु तक प्रताड़ित किया जा रहा था। तुमने भाग्य की नदी को अपने हिसाब से चलाया और मेरे खिलाफ साजिश रची। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें नरक के 9 नरकों में दफना देना चाहिए। मुकिम ने एक कदम बढ़ाया, काली रोशनी के घेरे में प्रवेश किया और गेकिन के आधे चेहरे पर पैर रखने के लिए अपना पैर उठाया। नहीं, तुम अनादि की शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हो। तुम्हारी आभा उत्पत्ति के स्वामी की है। तुम तो छठे चरण में पहुंच चुके हो। गेकिन का चेहरा दहशत से भरा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर मुकिम के पैर को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश की। चीटी, इस प्रतिशोधपूर्ण आनंद का अनुभव कैसा होता है। क्या तुम अभी अपने आत्म संतुष्ट नहीं थे। गेकिन को नष्ट करने का आनंद लेते हुए। अब इसका स्वाद कैसा है, क्या यह मजेदार है। क्रैक क्रैक। मुकिम ने अपने पैर से जोर से दबाया और गेकिन का सिर टूटने की आवाज सुनाई दी। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं मूल के परिवार का दिव्य पुत्र हूं। अगर तुमने मुझे मार डाला तो ओरिजिन जी परिवार तुम्हें दुनिया के कोने-कोने तक ढूंढ निकालेगा। गेकिन बुरी तरह भयभीत था। उसे सचमुच डर था कि मुकिम उसका सिर कुचलकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ओह, क्या तुम्हें थोड़ी भी महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है कि मैं ओरिजिन जी परिवार से डरूंगा। मुकिम की आंखों में उपहास की एक झलक दिखाई दी। उसने ईश्वर हत्या कला का प्रयोग करते हुए गेकिन के मन से सारी यादें निकाल ली। अरे शैतान, तुमने सचमुच ईश्वर वध कला का प्रयोग किया। गेकिन को अचानक अपने दिमाग में एक भयानक ईश्वर हत्या कला का एहसास हुआ और वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि मुकिम का इरादा उसकी सभी यादों को मिटाने का है। तुम्हें ये करने का बहुत पछतावा होगा। गेकिन की आभा धीरे-धीरे कमजोर होती गई और उसकी दिव्य आत्मा लगभग नष्ट होने की कगार पर थी। लेकिन मुकिम विचलित रहा। गेकिन के दिमाग से सारी यादें निकालने के बाद उसके हाथ में एक रहस्यमय ज्वाला प्रकट हुई, जिसने उसके शरीर को जलाकर राख कर दिया। एक चींटी अपनी पांचवें सच्चे संसार पर राज करना चाहती है। तुम्हें ये साहस कहां से मिला। स्वर्गीय मार्ग को एक तरफ रखते हुए उच्च स्वर्गों के ऊपर 99वें स्वर्ग में छिपे हुए रहस्यमय शक्तिशाली साधक आसानी से ओरिजिन के परिवार को नष्ट कर सकते हैं। भले ही मैं कुछ न करूं, मुझे डर है कि दिव्य दाव चेतना मूल के परिवार को नष्ट करने के लिए कार्रवाई करेगी। मुकिम ने रहस्यमय ज्वाला में संघर्ष कर रही गेकिन को देखा, अपना सिर हिलाया और बिना किसी भावनात्मक उतार-चढ़ाव के खुद से कुछ बुदबुदाया। बहुत समय बाद रहस्यमय लौ धीरे-धीरे बुझ गई और गेकिन पूरी तरह से दुनिया से गायब हो गया। पतिदेव, आपको उनकी यादों से कौन सी उपयोगी जानकारी मिली। ये शी अपने पति की हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसे गेकिन की जीवन या मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मुकिम ने सहजता से अंधेरे प्रकाश के पर्दे को हटा दिया। ये शी के बगल में प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उत्पत्ति के परिवार ने उत्पत्ति के स्वामी के खिलाफ साजिश रची। वे सत्य की भूमि के साथ सहयोग करके पांचवी सच्ची दुनिया को एकजुट करना चाहते थे। ये खेदजनक है कि उनका के परिवार उत्पत्ति के स्वामी और वास्तविकता के स्वामी के हाथों की कठपुतली मात्र है। मुकिम ने गेकिन के दिमाग से प्राप्त जानकारी का खुलासा किया और उसे ये भी पता चला कि मूल स्वामी के खिलाफ के परिवार द्वारा साजिश रची गई थी और उसे एक कठपुतली में बदल दिया गया था। हालांकि मुकिम को विश्वास नहीं था कि ओरिजिन के परिवार द्वारा लॉर्ड ऑफ ओरिजिन के खिलाफ साजिश रची जाएगी। ऐसा होना चाहिए कि उत्पत्ति के स्वामी ने मृत्यु का नाटक करने के लिए किसी विधि का उपयोग किया हो और वास्तविकता के स्वामी से निपटने के लिए उत्पत्ति के परिवार का उपयोग करना चाहता हो। लेकिन मुकिम को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। अब जब उसे पता चल गया था कि मूल स्वामी का रूप धारण के परिवार ने किया है, तो बाकी सब आसान हो जाएगा। उत्पत्ति का युद्ध शुरू होते ही मुकिम सीधे तौर पर उत्पत्ति के परिवार को नष्ट करने के लिए कार्रवाई करेगा। जहां तक पांचवी सच्ची दुनिया पर शासन करने की बात है, मुकिम के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। 1000 साल से भी पहले जी की मुलाकात 99वें स्वर्ग में स्थित एक तारामंडल सागर में उत्पत्ति के स्वामी से हुई थी। उनका लक्ष्य पांचवी सच्ची दुनिया को एकजुट करने जितना सरल नहीं होना चाहिए। हालांकि जिया उसके वर्तमान सटीक ठिकाने का पता नहीं लगा पाया है। जब वह सर्वोच्च आकाश में पुनः प्रकट होगा, तभी उसके सटीक स्थान का अनुमान लगाया जा सकेगा। ये शी का जवाब सुनकर मुकिम ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, इस बात की चिंता मत करो कि वे अब उदाहरण के लिए कैसे लड़ते हैं। एक बार जब ओरिजिन के परिवार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पति तुम्हें 99वें स्वर्ग में एक और सृष्टिकर्ता ईश्वर को खोजने के लिए ले जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि क्या वह व्यक्ति दूसरे सच्चे संसार के ठिकाने के बारे में जानता है। पुनश्च नए साल के इन कुछ दिनों में मैं दिन भर व्यस्त रहता हूं, इसलिए केवल रात में ही अपडेट कर पाता हूं। क्षमा करें। अध्याय 252 मोबशान 99वें स्वर्ग में जाता है। मुकिम के बोलने के बाद वह ईशी के साथ बुरियल स्काई स्पेस में लौट आया और ओरिजिन वर्ल्ड की ओर जाने की तैयारी करने लगा। अचानक धुंध से घिरी दूरदराज के किनारे की नदी से एक प्रचंड गर्जना सुनाई दी। अस्तित्वहीन था कि स्वामी, आपने वास्तव में मेरे बच्चे की आत्मा को निकाला और उसके साथ को परिष्कृत किया। तुम सचमुच मरने के लायक हो। स्विश स्विश। भयंकर धार के साथ तलवार की रोशनी की दो लकीरें बुरियल स्काई स्पेस में घुस गईं, जिनका उद्देश्य मुकिम और येशी को कमर से दो हिस्सों में काटना था। एक और आदमी जो मौत से नहीं डरता। मुकिम ने अपना सिर घुमाया, लापरवाही से पीछे से उस पर हमला कर रही तलवार की रोशनी को कुचल दिया और फिर अपनी कलाई के एक झटके से एक विचित्र काली किरण की ओर इशारा किया। ये तो काफी बुरा था कि तुम्हारा अभागा बेटा यहाँ मरने आया, अब तुम भी यहाँ मरने आ रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम जैसे मूर्ख व्यक्ति पांचवें चरण तक कैसे पहुंच गए। दूर तक की नदी से सम्राट के वस्त्र पहने एक आकृति को उड़ते हुए देखकर मुकिम ने लापरवाही से तलवार की रोशनी को कुचल दिया, एक काली किरण निकाली और वह आकृति से टकरा गई। बैंग बैंग। सम्राट की वस्त्रधारी आकृति को प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी और वह काली किरण की चपेट में आ गई। पूरे तारामंडल में एक कान फाड़ देने वाली ध्वनि गूंजी, जिससे उच्च आकाश के ऊपर स्थित अन्य प्राचीन प्राणियों का ध्यान आकर्षित हुआ। तुमने छठे चरण को पार कर लिया। बेझाटियन का शरीर धीरे-धीरे स्थिर हो गया। अपने गुप्त हमले की विफलता को देखकर उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुकिम छठे चरण तक पहुंच चुका होगा और जवाबी हमले में वह बाल बच गया। ये बात वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता था। संयोगवश मैं अभी छठे चरण तक पहुंच गया हूं। आप जरूर के परिवार के मुखिया के झांटियन होंगे, है ना। तुमने सचमुच एक क्लोन का इस्तेमाल करके छुपकर हमला करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास उत्पत्ति लोक में तुम्हारे असली शरीर को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं है। मुकिम ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें शांत थी और उसने पाया कि झांटियन के क्लोन में भी पांचवें चरण की साधना थी। स्पष्ट है कि उसका असली शरीर पहले ही छठे चरण की दहलीज को छू चुका था, अन्यथा उसके क्लोन में पांचवें चरण की साधना होना संभव नहीं था। मुकिम की आंखों में तिरस्कार देखकर झांटियन का चेहरा और भी उदास हो गया। अनंता के स्वामी, अपनी हद से आगे मत बढ़ो। ये परिवार के शक्तिशाली सदस्य आपकी समझ से परे हैं। जब उत्पत्ति का युद्ध समाप्त होगा तो मैं स्वयं लोगों का नेतृत्व करते हुए अनेक आरंभों की भूमि का विनाश करूंगा। बेझाटियन जानता था कि वह इस समय मुकिम के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। वो केवल मूल युद्ध के समाप्त होने का इंतजार कर सकता था और फिर भी परिवार पर कब्जा कर सकता था। हे प्राचीन पूर्वज, आओ और इस अनादि भूमि को नष्ट कर दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो आ जा सकते हो। चीजें इतनी आसान कैसे हो सकती हैं। बेझाटियन को धमकी देते और दूर किनारे की नदी में वापस भागने की कोशिश करते देख मुकिम की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उसने लापरवाही से एक और काली किरण की ओर इशारा किया। तुम बस इंतजार करो। बूम बूम बूम। जैसे ही झांटियन ने दूरस्थ की नदी में कदम रखा, उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन पर प्रहार किया हो। उन्होंने अपना सिर घुमाया, विदाई का एक शब्द कहा और उनका क्लोन पल भर में हवा में गायब हो गया। गड़गड़ाहट के बाद मुकिम की प्राचीन तारे पर तैरती हुई दिखाई दी और उसने देखा कि झांटियन का क्लोन पल भर में काली किरण में समा गया। चूंकि आपने अपने क्लोन से अपना संबंध तोड़ लिया है, तो क्या आपको लगता है कि मैं मूल दुनिया का प्रवेश द्वार नहीं ढूंढ सकता। मुकिम ने उपहास किया, दफन आकाश अंतरिक्ष समय में लौट आया और येशी को लेकर दूर तक की नदी में गायब हो गया।
मोकिन के जाने के बाद उच्च स्वर्गों के ऊपर स्थित अन्य प्राचीन लोगों के शक्तिशाली योद्धा युद्ध की स्थिति का जायजा लेने के लिए दूरस्थ तक की नदी की ओर दौड़े। अनंतता के स्वामी के पास पहले से ही छठे चरण की आवा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शरीर प्राप्त करने और अभिशाप की शक्ति को चकनाचूर करने के बाद भी वह छठे चरण तक पहुंचने में सक्षम होगा। उद्धरण चिन्ह 99वें स्वर्ग में बादलों के सागर के बीच दो स्पष्ट आकृतियां उस दिशा को देख रही थी जहां से मोकिन गई थी। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। हे आप इस सहज अनादि चेतना को बहुत कम आंक रहे हैं। वह नियमों को तोड़ सकता है, 9वें चरण में कदम रख सकता है और दुनिया की व्यवस्था को फिर से परिभाषित कर सकता है। साथ ही दूसरे सच्चे संसार का पता अभी सच्चे भगवान जीव को नहीं पता होना चाहिए। कम से कम हमें उत्पत्ति के युद्ध के समाप्त होने तक इसे खींचना होगा। तीसरे सच्चे संसार, चौथे सच्चे संसार और पांचवें सच्चे संसार को एकीकृत करना होगा। इससे पहले कि हम दूसरे सच्चे संसार की महत्व तोड़ सकें और उस विचित्र आपदा के साथ निर्णायक युद्ध में संलग्न हो सकें। बादलों के सागर के बीच दो स्पष्ट आकृतियों के बीच की बातचीत 99वें स्वर्ग में गूंज रही थी। उनके शब्द बेबसी से भरे हुए थे। स्पष्ट इन दो स्पष्ट आकृतियों को द्वितीय वास्तविक दुनिया के ठिकाने का पता होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि उन्हें यह नहीं पता कि वे यीशु को द्वितीय वास्तविक दुनिया दफन आकाश प्राचीन शहर के ठिकाने के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। दूरस्थ तक की नदी में घटी लड़ाई की जानकारी सत्य की भूमि में स्थित दफन आकाश न्यायालय को भेजी गई थी। इस समय शाही महल के एक भव्य भवन में सम्राट प्रशांत सबसे आगे बैठे थे और अपने हाथ में मौजूद सेट में प्राप्त संदेशों को पढ़ रहे थे। सम्राट प्रशांत वे क्वीन पहले ही दे चुके हैं। जहां तक बेकिंग की बात है उसे भी अनादिता के स्वामी ने नष्ट कर दिया। शेष दो उत्तराधिकारी पहले ही दूरस्थ तक की नदी की ओर जा रहे हैं। जेड स्लिप में मिले संदेशों को देखकर सम्राट प्रशांत की आंखें अनिश्चितता से झिलमिला उठी। बुरिया स्काई डिवाइन कोर्ट के 5 उत्तराधिकारियों में से 2 पहले ही शहीद हो चुके थे। अब उन्हें मिलाकर 3 उत्तराधिकारी शेष थे। अन्य 2 उत्तराधिकारी पहले ही दूरस्थ तक की नदी पर जा चुके थे। इसलिए उनके लिए दफन आकाश दिव्य स्वामी के पद को विरासत में लेने का सबसे अच्छा समय था। ये सोचकर सम्राट प्रशांत की भौहें तन गईं और वे उठकर उन दिव्य शिखरों की ओर चल पड़े जहां वास्तविकता के स्वामी निवास करते थे। वह चाहता था कि वास्तविकता के स्वामी अंतिम निर्णय ले, अंतिम संस्कार आकाश के दिव्य स्वामी की स्थिति का निर्धारण करें। बुरिया स्काई डिवाइन कोर्ट का शाही महल विशाल था। यहां तक कि एक साधारण साधना वाले नेता को भी पूरे शाही महल की यात्रा करने में कम से कम 1 दिन लगेगा। केवल पथहीन शाही महल में स्थित स्थानीय टेलीपोर्टेशन प्रणालियों का उपयोग करने का अधिकार वरिष्ठों के पास था। कोई भी अन्य व्यक्ति जो उनका उपयोग करने का प्रयास करता उसे निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दिया जाता। बुरिया स्काई डिवाइन कोर्ट में पदों को इस प्रकार विभाजित किया गया था। बुरिया स्काई डिवाइन लॉर्ड, ग्रैंड प्रीस्ट, सक्सेसर ऑफ ऑर्डर, एंड लॉ एनफोर्समेंट एंड कॉन्सेक्रेटेड ट्रू डिसाइपल और इसके अलावा नेताओं और साधारण शिष्यों के लिए भी पद थे। बुरिया स्काई डिवाइन कोर्ट और संप्रदाय की स्थिति कुछ हद तक समान थी। अधीनस्थ बलों को सेनाओं में संगठित किया जाएगा। इसके अलावा उच्च स्वर्गों के ऊपर लगभग सभी अस्तित्वपाल लोग एक से पड़े थे और प्रत्येक जाति या शक्ति के पास पदों का अपेक्षाकृत एकीकृत विभाजन था। कुछ प्राचीन शक्तियां जो उत्पत्ति के युद्ध में भाग नहीं लेना चाहती थी, वे एकांत में रहना पसंद करती थी और अपने युग के आगमन की प्रतीक्षा करती थी। लेकिन स्पष्ट रूप से अन्य एकांतप्रिय शक्तियों के विचार सुंदर थे। फिर भी वास्तविकता ये थी कि दफन आकाश दिव्य दरबार को आसानी से उखाड़ फेंका नहीं जा सकेगा और उनका युग कभी नहीं आएगा। कोहरे से ढकी एक पर्वत चोटी पर स्थित शाही महल में वास्तविकता के स्वामी अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे दूर के किनारे की नदी की दिशा में देखते हुए विचारों में लीन खड़े थे। लड़के अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ। वास्तविकता के स्वामी के शांत शब्द उनके पीछे धुंध में घुल गए और कुछ ही देर में सम्राट प्रशांत की आकृति धीरे-धीरे उभरने लगी। वरिष्ठ, आप और मेरे पिता शपथ लिए हुए भाई हैं, इसलिए मुझे आपको चाचा कहकर संबोधित करना चाहिए। हालांकि मुझे कभी भी दूसरों को अंकल कहकर बुलाने की आदत नहीं रही है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सम्राट प्रशांत के धीमे-धीमे बोले गए शब्दों ने वास्तविकता के स्वामी को भौहें चढ़ाने और हंसते हुए शाप देने पर मजबूर कर दिया। अरे बदमाश, मुझसे इस बारे में बहस क्यों कर रहे हो? मुझे अपने आने का मकसद बताओ। मैं दफन आकाश के दिव्य स्वामी की सत्ता का उत्तराधिकारी बनना चाहता हूं। सम्राट प्रशांत ने वास्तविकता के स्वामी के हंसते हुए अभिशाप की परवाह नहीं की और अपना उद्देश्य बताया। तुम बदमाश, दफन आकाश दिव्य भगवान का पद स्वर्गीय दाव के बराबर है और यह केवल मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। 99वें स्वर्ग में जाओ और देखो कि स्वर्गीय दाव चेतना का क्या अर्थ है। जब तक ये सहमत है तो अंतिम संस्कार आकाश के दिव्य स्वामी का पद देने में क्या बुराई है? वास्तविकता के स्वामी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि 99वें स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाकर इशारा किया, जिससे ये संकेत मिला कि सम्राट प्रशांत को वहां जाकर स्वर्गीय मार्ग के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। उच्च आकाश के ऊपर, समझ गया, मुझे पता है क्या करना है। सम्राट प्रशांत ने भी जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया और प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर गायब हो गए। अध्याय 253 मोकिन का असामान्य व्यवहार। मोह शांत को प्रकाश की एक लकीर में बदलते और गायब होते देख वास्तविकता के स्वामी की वृद्ध आंखें झिलमिला उठी। मामला सुलझ गया है। पांचवी सच्ची दुनिया पर लगा अभिशाप टूट गया है। बाकी सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो परिवार पांचवी सच्ची दुनिया को कब इच्छुक करता है। वास्तविकता के स्वामी ने आंख भरी और धीरे-धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगे। दूर तक की नदी पर एक प्राचीन आध्यात्मिक नाव पर सवार होकर सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन हल्की सफेद रंग की पोशाक में जिसके काले बाल हवा में धीरे से लहरा रहे थे, गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे को देख रही थी। जो करीब आ रहा था उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने अपने परिवार की नाव को आगे देखा, जिससे वह थोड़ी उत्सुक हो गई। परिवार दूर किनारे की नदी पर कब आया था, उसे कोई खबर क्यों नहीं मिली? जैसे ही सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन कोहरे में नाव को प्रकट होते हुए देख रही थी, तब ये जोरदार हंसी गूंज उठी। छोटी बच्ची, तुम सनत भूमि में क्यों नहीं रुक रही हो और बाहर क्यों नहीं घूम रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उत्पत्ति का युद्ध शुरू होने वाला है और हर जगह बेहद खतरनाक स्थिति है? एक प्राचीन नाव धीरे-धीरे सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन की आत्मा नाव के पास पहुंची और नाव के अगले हिस्से में कुछ सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति दिखाई दिए। तीसरे प्राचीन पूर्वज, आप अकेले ही सुदूर तक की नदी पर क्यों आए? परिवार के बाकी सदस्य कहां हैं? सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन ने अपनी आध्यात्मिक नाव को तभी रोका जब उसने देखा कि वह उसके परिवार का तीसरा वृद्ध पूर्वज था। मुझे घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं ये देखने के लिए दूर किनारे की नदी पर आया कि क्या हुआ है। बूढ़े व्यक्ति ने दूर किनारे की नदी का जायजा लिया और नाव के नीचे खून जैसे लाल नदी के पानी को देखा, जो हाल ही में हुए एक बड़े युद्ध का संकेत था। तीसरे प्राचीन पूर्वज, भाग्य के मंदिर के स्वामी ने अभी दफन आकाश दिव्य दरबार पर हाथ लगाकर हमला किया और बाद में मेरे पति द्वारा उनका सफाया कर दिया गया। ये रक्त लाल नदी का जल दफन आकाश दिव्य न्यायालय के रक्षकों द्वारा छोड़ा गया था। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन ने अभी हुए युद्ध का वर्णन किया। तुरंत ही सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव अनियमित रूप से बदल गए। छोटी बच्ची, अगर ऐसा है तो तुम अभी भी दूर किनारे की नदी पर क्यों हो और वो परिवार के उस बदमाश के साथ क्यों नहीं हो? तीसरे प्राचीन पूर्वज के प्रश्न का सामना करते हुए सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन ने कुछ क्षण विचार करने के बाद धीरे से कहा, तीसरे प्राचीन पूर्वज, ऐसा लगता है कि उत्पत्ति के स्वामी का रूप किसी और ने धारण कर लिया है। मैं अभी वापस जाकर परिवार को सूचित करने ही वाला था कि वे उत्पत्ति लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली विशेषज्ञों को भेजें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। हे छोटी बच्ची, आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित कर दूंगा। आपको जाकर देखना चाहिए कि वो परिवार का वह लड़का कहाँ गया है। मुझे उनसे कुछ बातें पूछनी है। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लापरवाही से एक टोकन फेंका और आगे कहा, याद रखना, जब तुम वो परिवार के उस लड़के को देखो तो उसे यही ईश्वर द्वारा दी जाने वाली अंत्येष्टि की निशानी अवश्य देना। ईश्वर द्वारा दी जाने वाली अंत्येष्टि की निशानी देखकर वो समझ जाएगा कि मैं उसे क्या पूछना चाहता हूँ। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन ने प्राचीन प्रतीक चिन्ह लिया। हालांकि उसे कुछ संदेह थे, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। तीसरे प्राचीन पूर्वज, मैं ये चिन्ह अपने पति को दूंगी। उत्पत्ति लोक पर विजय प्राप्त करने के विषय में मैं प्राचीन पूर्वज से आग्रह करूंगी कि वे इसे स्वर्गीय पंथ वाले देववंश तक पहुंचा दें। ठीक है, तुम वापस जाओ। मैं एक बार दूरस्थ तक की नदी में गश्त करूंगा और फिर गहरे अंतरिक्ष के दूसरे तट पर लौटाऊंगा। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके पैरों के नीचे की नाव दूर किनारे की नदी की दूसरी ओर बहने लगी। सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन स्तब्ध रह गई। अंततः अपनी आध्यात्मिक नाव पर सवार हुई, जो प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई और उस दिशा में उड़ गई जिधर मोकिन गया था। बुरिया स्काई स्पेस टाइम के अंदर मोकिन बिना किसी हड़बड़ी के चल रही थी, सुंदरता को गले लगा रही थी, मूल दुनिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। ये शी की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसने चारों ओर तैरते रहस्यमय कोहरे को गौर से देखा। पति, दफन आकाश स्पेस टाइम के भीतर नीले स्वर्ग की शक्ति, मुझे नहीं पता कि यह कहां छिपी है। इसकी वजह से जिया और सिस्टर शिनयू को इसका कोई सुराग नहीं मिला और इस तरह वे गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे तक जाने का रास्ता स्थापित करने में असफल रहे। मोकिन के हाथ बेचैन होकर ये शी के कोमल और नाजुक शरीर पर फिर रहे थे। उस छोटी बच्ची की अचानक आवाज सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। जिया, नीले स्वर्ग की शक्ति को चेतना विकसित करके भाग जाना चाहिए था। अगर आपको यह नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मेरे पास गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे तक पहुंचने का एक रास्ता है। मोकिन ने जवाब देते हुए ये शी की शानदार छाती को मसलने के लिए अपने राक्षसी पंजे को आगे बढ़ाना नहीं भूला। हम, पतिदेव, आप बदमाश हैं। ये शी का कोमल शरीर ढीला पड़ गया और वो मोकिन की बाहों में गिर पड़ी। अपने पति की छाती पर मुक्का मारने से खुद को रोक नहीं पाई। ये शी की कोमल और कमजोर रूप को देखकर मोकिन की विजय की भावना चरम पर पहुंच गई। आखिरकार यही वह शख्सियत थी जिसने प्रथम सच्चे संसार की रचना की थी और साथ ही वो दुनिया की सबसे परिपूर्ण महिलाओं में से एक थी। जब भी मोकिन को बिस्तर पर ये शी की नाजुक उपस्थिति याद आती थी तो वह छोटी लड़की को चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाता था। जिया, क्या तुम कुछ दिलचस्प करना चाहते हो? ये शी ने ऊपर देखा, उसकी खूबसूरत आंखें झपकी और उसने अपने बदमाश पति पर अपनी आंखें घुमाई। पतिदेव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विजय प्राप्त करने की आपकी इच्छा और भी प्रबल होती जा रही है? क्या जिया को तंग करने से आपको उपलब्धि का एक बड़ा एहसास होता है? मोकिन ने अब चेतन रूप से सहमति में सिर हिलाया, फिर जैसे कुछ एहसास हुआ उसने जोर से अपना सिर हिलाया। जिया, बकवास मत करो। जीत की भावना का चरम पर पहुंचना से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे मन में ऐसे उबाऊ विचार नहीं आते। मैं बस अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता हूं। मोकिन की चालाकी देखकर ये शी का चेहरा बेबसी से भर गया। उसे
हमेशा ऐसा लगता था कि मोकिम को उसकी असली पहचान पता चलने के बाद उसकी जीत की भावना और भी बढ़ गई थी और वह दिल उसे तंग करने के लिए बेताब रहता था। प्रथम सच्चे संसार के पीछे के मास्टरमाइंड के संबंध में इसका मोटे तौर पर मतलब ये था कि ये शी की परम खलनायक थी जो व्यक्तिगत रूप से प्रथम सच्चे संसार को नष्ट करना चाहती थी। मौजूदा आधार पर वह एक अधिक शक्तिशाली सच्ची दुनिया का निर्माण करना चाहती थी। हालांकि प्रथम सच्चे संसार में नौवें चरण के एक सर्वोच्च विशेषज्ञ के हस्तक्षेप के कारण उसका लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो सका, जिसके कारण ये शी ने तीसरे सच्चे संसार के ऊपरी क्षेत्र को नष्ट कर दिया। उसने तीसरे सच्चे संसार के सहज शून्यता स्रोत को प्राप्त कर लिया। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटी जिससे मोकिम को मुफ्त में लाभ मिला, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आत्माएं आपस में विलीन हो गईं और उन्हें पूरी तरह से एक दूसरे से बांध दिया। हे तुम दोनों फिर से एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे हो। परिचित कोमल हंसी की आवाज सुनकर मोकिम और ये शी अचानक वास्तविकता में लौट आए और साथ ही कोहरे से बाहर आती हुई सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन को देखने लगे। शिनयुए, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम अंतरिक्ष के दूसरे किनारे से वापस आ गई हो। मोकिम का चेहरा कुछ आश्चर्यचकित था और उसने अनायास ही पूछा, नहीं, मैं परिवार के पुराने पूर्वज से दूर किनारे की नदी पर मिला था। पुराने पूर्वज ने मुझसे आपके लिए एक वस्तु लाने को कहा था। सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन मोकिम के सामने आई और अनायास ही एक रहस्यमय प्रतीक प्रकट किया। ये शी ने इस रहस्यमय प्रतीक को देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी और वह झट से बोली, देवता की अंत्येष्टि का प्रतीक। बहन शिनयुए, वो देवता के अंतिम संस्कार का प्रतीक चिन्ह आपके परिवार के हाथों में कैसे पहुंचा? क्या इस टोकन को ज़ियन द्वारा नष्ट नहीं किया जाना चाहिए था? ये शी बहुत हैरान थी। जब उसने तीसरे सच्चे संसार को नष्ट किया था, तब ये देव अंत्येष्टि चिन्ह उसके द्वारा पहले ही नष्ट हो चुका था। ये स्वर्गीय पंथ वाले देववंश के हाथों में कैसे आ गया? सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन ने अपने हाथ में मौजूद टोकन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और जवाब दिया, बहन जी, क्या आप इस टोकन की उत्पत्ति जानती हैं? ये शी के जवाब देने से पहले ही मोकिम ने सबसे पहले देवता के अंतिम संस्कार का प्रतीक चिन्ह लिया। उसके चेहरे पर कुछ अस्वाभाविक भाव थे। ये चिन्ह तीसरे सच्चे लोक का देवता अंत्येष्टि चिन्ह नहीं है, ये दूसरे सच्चे लोक से आया है। देवताओं के इस अंतिम संस्कार चिन्ह में द्वितीय वास्तविक जगत से संबंधित रहस्य छिपे हैं। मैं इसका उद्देश्य जानता हूं। जब हम भविष्य में दूसरी सच्ची दुनिया में जाएंगे तो मैं तुम दोनों को इस टोकन में छिपे रहस्य बताऊंगा। मोकिम के बोलने के बाद उसने देवता के अंतिम संस्कार के प्रतीक को वापस अपनी अंतिम संस्कार की अंगूठी में रख दिया। सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन ने मोकिम के असामान्य भाव को देखा, लेकिन किसी कारणवश उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। पतिदेव, क्या आपको दूसरे सच्चे संसार के ठिकाने के बारे में पता नहीं था? आपको कैसे पता चला कि यह टोकन दूसरी सच्ची दुनिया से आया है? ये शी की खूबसूरत आंखें झपकी। वो पूछना चाहती थी कि क्या ये टोकन दूसरी सच्ची दुनिया का पता लगाने के लिए एक आवश्यक वस्तु थी। अध्याय 254 उत्पत्ति के क्षेत्र में प्रवेश द्वार। ये वही चिन्ह है जिसके बारे में तुम्हारे पति ने तुम्हें बताया था। यह है सृष्टिकर्ता ईश्वर की वस्तु है। इस चिन्ह की उत्पत्ति के बारे में भी यह उसी सृष्टिकर्ता ईश्वर ने बताया था जिसने आपके पति को बताया था। जब हम ओरिजिन के परिवार का सफाया कर देंगे तब तुम्हारा पति तुम दोनों को उस दूसरे सृष्टिकर्ता ईश्वर से मिलवाने ले जाएगा। मोकिम की व्याख्या सुनकर ये शी की आगे पूछताछ करने की इच्छा समाप्त हो गई। वो केवल अपने पति द्वारा वर्णित सृष्टिकर्ता ईश्वर से मिलने और इस देवता के अंत्येष्टि चिन्ह की उत्पत्ति जानने के लिए प्रतीक्षा कर सकती थी। ये शी के पास कोई सवाल न देखकर मोकिम ने आखिरकार राह की सांस ली और दोनों महिलाओं को उत्पत्ति जगत के प्रवेश द्वार की ओर ले गई। उत्पत्ति जगत का प्रवेश द्वार दूरस्थ की नदी के दूसरे छोर पर छिपा हुआ है और बिना मार्गदर्शन के प्रवेश द्वार को खोजना बहुत मुश्किल है। उत्पत्ति लोक के प्राणी ही यह जान सकते हैं कि विशिष्ट प्रवेश द्वार कहां है। मोकिम शरीर धारण करने से पहले एक बार संयोग उस स्थान पर जा चुका था, इसलिए वह अन्य तरीकों से भी मूल लोक में जा सकता था। बुरिया स्काई स्पेस टाइम के अंदर घना कोहरा था, जबकि बाहर दूरस्थ की अंतहीन रूप से उफनती नदी थी जिसमें कुछ प्राचीन नावें बह रही थी। ये नावें उच्च स्वर से ऊपर की उन सेनाओं की थी जो उत्पत्ति लोक में भाग गई थी। वे उत्पत्ति लोक के प्रवेश द्वार को खोजने की उम्मीद में नदी पार कर रही थी। पतिदेव, क्या बाहर खड़ी ये नावें उत्पत्ति जगत के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकती हैं? ये शी ने बहती हुई नावों को देखा और अपने मन में उठे संदेह से पूछा, ये सोचकर कि लक्ष्य ही नावें मूल लोक के प्रवेश द्वार तक कैसे पहुंच सकती हैं? मोकिम अपनी दिव्य चेतना से लंबी नदी में उत्पत्ति लोक के निशान खोज रहा था। तब अचानक उसने ये शी का प्रश्न सुना और नदी में बहती नावों की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने देखा कि लंबी नदी में नावें एक ही दिशा में अभिसरित होती प्रतीत हो रही थी और यहां तक कि मोकिम भी संदेह में पड़ गया। ऐसा लगता है कि वे सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं, चलो जाकर देखते हैं। उसके बगल में खड़ी सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन, जिसकी खूबसूरत आंखें इधर-उधर घूम रही थी, ने भी देखा कि ये नावें एक दिशा में आती हुई प्रतीत हो रही थी और तुरंत थोड़ी दिलचस्पी लेने लगी। मेरे प्यारे पति, जिस जगह भी जा रहे हैं वह गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे की ओर प्रतीत होती है। अगर इस रानी को सही से याद है तो गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर उत्पत्ति जगत में प्रवेश द्वार प्रतीत होता है। सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन की बातें सुनकर मोकिम ने अपना सिर घुमाया और देखा, क्या उत्पत्ति जगत का प्रवेश द्वार गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे में है? आपके पति ने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? हे पतिदेव, उत्पत्ति जगत का प्रवेश द्वार अभी भी गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे से कुछ दूरी पर है, केवल पथहीन प्राणी ही उस प्रवेश द्वार के बारे में जानते होंगे। हालांकि गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर मौजूद कई शक्तियों का मूल दुनिया से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्होंने मूल दुनिया के प्रवेश द्वार पर ध्यान नहीं दिया है। सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन की व्याख्या सुनकर मोकिम को आखिरकार कारण समझ में आ गया। गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर मौजूद ताकतें अधिक शांत थी, जब तक आप उन्हें उकसाते नहीं। वे आमतौर पर उत्पत्ति के युद्ध में यूं ही हस्तक्षेप नहीं करते थे और उत्पत्ति जगत के जी परिवार के लिए गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर प्रवेश द्वार स्थापित करना मात्र एक तर्कसंगत बात थी। बहन शिनयुए, तो क्या आपके परिवार के लोग जो आपके पीछे हैं उसी प्रवेश द्वार से उत्पत्ति लोक में नहीं गए थे? ये शी बुरिया स्काई स्पेस टाइम के किनारे तक चली गई, धुंध के बीच से नदी में नावों को देखती हुई और उलझन में पूछ बैठी, बहन जी, आपको नहीं पता? स्वर्गीय पंखों वाले देववंश के लोग स्वाभाविक रूप से उस प्रवेश द्वार पर गए, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है कि उत्पत्ति लोक में जाने के लिए आपको वहां मौजूद प्राणियों से मिलना होगा। इन प्राणियों का उस प्रवेश द्वार की ओर जाना इस बात का संकेत है कि उत्पत्ति लोक से लोग प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये शी असमंजस में थी, उसने कभी नहीं सुना था कि उत्पत्ति लोक में जाने के लिए किसी से मिलना आवश्यक होता है। मोकिम ने देखा कि छोटी बच्ची ये शी अभी भी कुछ पूछना चाहती है, तो उसने हाथ बढ़ाकर उसके काले बालों को सहलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, उनसे कोई मिल रहा है या नहीं, ये तो हमें जाकर देखने के बाद ही पता चलेगा। ये शी की खूबसूरत आंखें कुछ बार झपकी और वह मोकिम के पीछे पीछे गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे की ओर चल पड़ी। सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन ने एक ताबीज निकाला, हेवनली विंग वॉटलैंड को उस प्रवेश द्वार पर जाकर पहले से ही जांच करने के लिए सूचित किया और फिर मोकिम के पीछे दौड़ पड़ी। बुरिया स्काई स्पेस टाइम के अंदर से देखने पर दूर के किनारे की नदी में अनगिनत विभिन्न जातीय समूहों वाली अधिक से अधिक नावें दिखाई देने लगती थी। विशालकाय प्राचीन नावों पर विभिन्न विचित्र आकृतियों वाले प्राणी आपस में बातचीत कर रहे थे। कुल प्रमुख, हम एक महीने से अधिक समय से दूरस्थ तक की नदी में भटक रहे हैं, हमें उत्पत्ति लोक का प्रवेश द्वार कब मिलेगा? एक नाव पर एक अस्पष्ट चेहरे वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने नाव के अगले हिस्से में खड़े काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कुछ पूछा। महापुरुष, हमारा राक्षस वंश सत्य की भूमि से संघर्ष कर रहा है और नौ ही देव वंश द्वारा हमारा पीछा किया जा रहा है, इसलिए हमारे पास उत्पत्ति लोक में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप उत्पत्ति की दुनिया में जाने का अवसर इसी प्रवेश द्वार से है, इसलिए कृपया धैर्य रखें। काले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बोलने के बाद उसने अपने पीछे त्रिशूल लिए खड़े कई निवासियों की ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर बेहद असहाय भाव थे, क्योंकि उनके राक्षस वंश को भाग्य मंदिर द्वारा ऊपरी क्षेत्र में नौ ही देव वंश को बाधित करने के लिए उकसाया गया था। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वर्तमान नौ ही देववंश के कई प्राचीन पूर्वज पहले ही छठे चरण में प्रवेश कर चुके थे और राक्षसों का जबरदस्ती विनाश कर चुके थे। उन्हें मजबूरन उच्च स्वर्ग में आना पड़ा। उच्च स्वर्ग में पहुंचने के बाद उसे पता चला कि नौ ही देववंश का मोहशान दफन आकाश में न्यायालय के उत्तराधिकारी थे। तभी उसने अपने कुलवासियों के विरोध की परवाह न करते हुए दूरस्थ की नदी पर आकर मूल लोक में शरण ली। उस बूढ़े व्यक्ति ने कुल प्रमुख की बेबसी सुनी और अपने पीछे खड़े राक्षस कुल के सदस्यों की ओर देखा, अंततः उसने कुछ नहीं कहा। राक्षस कुल के पास की नावों पर उन जैसी सभी ताकतें मौजूद थी जिन्हें नौ ही देव को द्वारा दबा दिया गया था। वे उच्च स्वर्ग के ऊपर नहीं रह सकते थे और केवल मूल लोक में ही भाग सकते थे। बुरिया स्काई स्पेस टाइम के अंदर मोकिम ने धुंध को हटाया और राक्षस कबीले की बातचीत सुनी। उसका चेहरा कुछ आश्चर्यचकित सा लग रहा था। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि स्पेस टाइम बाउंड्री के परिवार ने पहले ही ऊपरी क्षेत्र को एकीकृत कर लिया था और ऐसा प्रतीत होता था कि नाव पर सवार सभी प्राणी ऊपरी लोक से भाग कर आए थे। जिया, तुम्हारे पति को याद है कि राक्षस वंश का विनाश तो नहीं किया था, है ना? जैसे ही बुरिया स्काई स्पेस टाइम गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे की ओर बढ़ा, मोकिम ने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठी ये शी से पूछा, पतिदेव, जी ने केवल राक्षस वंश की मुख्य शाखा का ही नाश किया था, जी ने उनकी शाखाओं का नाश नहीं किया था। ये शी की व्याख्या सुनकर मोकिम ने सिर हिलाया और राक्षस वंश पर ध्यान देना बंद कर दिया। आखिरकार उनकी राय में राक्षस कुल की मुखिया की वर्तमान शक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी, एक पल के लिए भी ध्यान देने लायक नहीं थी। और उत्पत्ति लोक की ओर जाने वाली नाव पर सवार सैनिकों की बात करें तो वे तो मामूली सैनिक भी नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा वे चींटियों से थोड़े बड़े थे, इसलिए उसने उन पर और भी कम ध्यान दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी ओरिजिन जी परिवार का सफाया करना। कुछ दिनों बाद सुदूर तक की नदी में सभी नावें एक ही दिशा में जा रही थी। मोकिम दफन आकाश अंतरिक्ष काल में उनके पीछे पीछे चल रहा था और किसी भी ताकत ने उसे नहीं खोजा। बूम बूम बूम, दूर तक की नदी अनंत काल तक उफान पर बहती रही और कोहरे से ढके आकाश में अजीबोगरीब बिजली की चमक दिखाई दी। नदी में बिजली के ये विचित्र झटके गिरे जैसे पानी की लहरें उठने लगी। कुछ नावें गलती से लहरों से टकरा गईं और तुरंत डूब गईं। लहरों से सावधान रहें, बूम बूम बूम। दूर किनारे की नदी के भीतर से एक उदास आवाज आई जो इन नावों पर सवार प्राणियों को मानो याद दिला रही थी। जैसे ही यह निराशाजनक आवाज शांत हुई, निरंतर उफान मारती नदी तुरंत थम गई, मानो उसे किसी शक्ति ने रोक दिया हो। अध्याय 255 उत्पत्ति क्षेत्र में आगमन। क्या आप सभी ऊपरी लोक के कबीले हैं? मैं कह रही हूं, उत्पत्ति लोक से उत्पत्ति के परिवार का ग्रैंड एल्डर।
आप सभी ने स्वर्ग के ऊपर की स्थिति देखी है। मैं एक अगरबत्ती की अवधि के लिए उत्पत्ति लोक का प्रवेश द्वार खोलूंगा। आप में से कितने लोग प्रवेश कर पाएंगे, यह आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। वह उदास आवाज किसी बुजुर्ग की प्रतीत हो रही थी और उसके शब्दों ने दूरस्थ की नदी के भीतर स्थित कई कवियों को आशा की किरण प्रदान की। हालांकि ये सुनकर कि इसमें केवल एक अगरबत्ती के जलने जितना ही समय लगता है, वे सभी असहाय महसूस करने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ओरिजिन के परिवार की ग्रैंड का वास्तव में क्या मतलब था। तो इन सभी कुलों द्वारा के परिवार को नाइन गॉड प्लान से निपटने में मदद करने के बाद ये परिवार हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। वरिष्ठ, हम सभी ऊपरी क्षेत्र के भाग्य मंदिर के अधीन बल हैं। कुछ समय पहले भाग्य के मंदिर के स्वामी ने हमसे वादा किया था कि हम सभी उत्पत्ति लोक में जा सकते हैं। अब ऐसा करने का आपका क्या मतलब है? राक्षस कुल के मुखिया का चेहरा गंभीर था। अपने कुल की नाव पर खड़े होकर उसने थोड़ी देर पहले सुनाई देने वाली उदास आवाज से ठंडे लहजे में सवाल किया। हे राक्षस कुल के सरदार, उत्पत्ति लोक बेकार लोगों को स्वीकार नहीं करता। अगर तुम जाओगे तो के चारे के रूप में भी तुम्हारी गिनती नहीं होगी। मैंने आपको एक छोटा सा अवसर देकर पहले ही बहुत उदारता दिखाई है। बाकी सब आपके भाग्य पर निर्भर करता है। राक्षस मंच के नेता के प्रश्न का उत्तर देते हुए वो उदास आवाज फिर से गूंजी। बूम बूम बूम। उस निर्जन आवाज के मंद पड़ने के बाद घने सफेद कोहरे के भीतर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई और आकाश में एक अंधेरा स्थानिक मान दिखाई दिया। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, तुम इसे बुना पाते हो या नहीं, ये पूरी तरह तुम पर निर्भर है। हाँ हाँ। उस निर्जन आवाज ने जोर से हंसा और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। सुदूर तक की नदी में बसे सभी कबीले एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। सिर्फ एक ही अगरबत्ती जलाने का समय है, सब लोग जल्दी करो, किसी ने चिल्लाया और सभी कबीले पागलों की तरह अपनी नावों को आकाश में मौजूद अंतरिक्षीय मार्ग की ओर बेतहाशा दौड़ाने लगे। तुरंत ही दूर किनारे की पूरी नदी नावों के तेज चलने की आवाज से भर गई। केवल पथिन व्यक्तियों के नेतृत्व वाली सेनाओं को ही अन्य सेनाओं ने बहुत पीछे छोड़ दिया और उन्हें सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया। और पथिन के साथ शक्तियां उन पर शासन कर रहे वृद्ध पूर्वज ने उस निर्जन आवाज के शांत होने के बाद अपने कबीले की नावों को लहराया और आकाश में स्थित अंतरिक्षीय मार्ग की ओर उड़ गए। आह! सुदूर तक की नदी में चीखी गूंज उठी क्योंकि विभिन्न कबीले अपने रास्ते में आने वाली नावों को नष्ट करने के लिए एक बड़े पैमाने पर आपस में भिड़ गए। पल भर में दूर किनारे की पूरी नदी खून की एक घिनौनी गंध से भर गई। बुरिया स्काई स्पेस टाइम के भीतर मुकिन ने दूर किनारे की नदी में चल रहे युद्ध को देखा लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बजाय उसने यशी और शेन्यू को लिया, प्रकाश की लकीरों में रूपांतरित किया और आकाश में प्रकट हुए स्थानिक मार्ग में प्रवेश किया। स्थानिक मार्ग में प्रवेश करने के बाद मुकिन ने एक बार फिर दफन आकाश स्पेस को प्रकट किया और मूल दुनिया की ओर मार्ग का अनुसरण किया। अन्य सेनाएं या कबीले इतने भाग्यशाली नहीं थे। एक ही अगरबत्ती के जलने के समय में उन्होंने एक दूसरे का वध कर दिया और उनके खून से सुदूर तक की पूरी नदी लाल हो गई। एक अज्ञात अवधि के बाद उत्पत्ति जगत के एक हलचल भरे प्राचीन शहर में मुकिन और दो महिलाएं यशी और शेन्यू अपनी आभा को छिपाते हुए सड़कों पर चल रही थी। पतिदेव उत्पत्ति के स्वामी के प्रबंधन के बिना उत्पत्ति की दुनिया अब ये परिवार का क्षेत्र बन गई है। ऐसा लगता है कि उनके वंश में सातवें चरण का कोई पूर्वज है। उत्पत्ति लोक को नष्ट करने की हमारी संभावनाएं शायद बहुत कम है। अपनी पीली सफेद पोशाक में सिल्वर मून सेलेस्टियल लीडर ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया जो सातवें चरण के शक्तिशाली लोगों से बहुत डरी हुई प्रतीत हो रही थी। बहन शेन्यू, क्या आप शी एक को भूल गई हैं? भले ही शी एक की कार्रवाई का पता प्रथम सच्चे संसार के शक्तिशाली लोगों को चल जाए, फिर भी मूल संसार को नष्ट करना आसान होगा। ये शी ने सिल्वर मून सेलेस्टियल लीडर की बांह पकड़ी हुई थी। उसकी साफ चमकदार आंखें झपकी ले रही थी, मानो उसने ये परिवार के शक्तिशाली लोगों को अपनी नजरों में न रखा हो। बहन शी एक, क्या आपको प्रथम सच्चे संसार की शक्तिशाली शक्तियों द्वारा खोजे जाने का डर नहीं है? सिल्वर मून सेलेस्टियल लीडर बहुत हैरान थी। उसे प्रथम वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ जानकारी थी। वो जानती थी कि प्रथम सच्चे संसार की शीर्ष शक्ति केंद्र लगभग सभी पथिन अस्तित्व वाले लोग थे। अगर ये शी ने कोई हरकत की और प्रथम सच्चे संसार के उन विशेष रूप से प्राचीन प्राणियों द्वारा पकड़ी गई तो शायद उसे भागने का मौका भी न मिले। मोकिन ने दोनों महिलाओं की बातचीत सुनी। उसकी आंखों में विचारशील भाव आ गया और वह उन्हें एक रेस्तरां की ओर ले गया। ओह, बहन शेन्यू, पति की वर्तमान शक्ति ऐसी है कि शी एक अपनी आखिरी चरण की साधना के बावजूद उन्हें हराने के बारे में आश्वस्त नहीं है। आप पहली सच्ची दुनिया से किस बात से डरते हैं? ये शी की बातें सुनकर सिल्वर मून सेलेस्टियल लीडर मन ही मन स्तब्ध रह गई। उसकी फीनिक्स जैसी निगाहें मोकिन पर टिकी थी जो आगे आगे चल रही थी। बहन शी एक, क्या आप कह रही हैं कि नन्हे पति की वर्तमान शक्ति इतनी है कि आप ही उसे हरा नहीं सकती? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि नन्हे पति की शक्ति 9वें चरण के बेहद करीब है? ये शी ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें मोकिन की ओर प्रेम से भरी हुई थी। बस करो, तुम दोनों नन्ही बच्चियों, मैंने तुम्हें उत्पत्ति की दुनिया में लाने की हिम्मत की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उत्पत्ति के परिवार को नष्ट करने का पूरा भरोसा है। मोकिन पीछे मुड़ी और मुस्कुराई, फिर दोनों महिलाओं को एक पुराने जमाने के रेस्तरां में ले गई और एक अच्छा कमरा बुक कराया। मोकिन को यह नहीं पता था कि रेस्तरां में प्रवेश करने के बाद सड़क पर मौजूद भीड़ में आलीशान वस्त्र पहने एक अधेड़ उनका व्यक्ति उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। छठे चरण की आभा, लगता है तुम्हारा ये शरीर बिल्कुल परिपूर्ण है। अगर मैं तुम्हारे शरीर को खा जाऊं तो क्या मैं तुम्हारी जगह ले पाऊंगा और इन दो महिलाओं को हासिल कर पाऊंगा? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने भीड़ के बीच से झांकते हुए मोकिन और दो महिलाओं को रेस्तरां में प्रवेश करते देखा, फिर खुद से कुछ बुदबुदाया, मानो मोकिन के शरीर के बारे में सोच रहा हो। अरे, क्या तुमने सुना? वास्तविकता के स्वामी और सुदूर तक के स्वामी ने साझेदारी कर ली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या जी परिवार से मेरी खबर सच है। किसे परवाह है? अगर वे साझेदारी कर लें तो क्या होगा? क्या सत्य की भूमि सचमुच उत्पत्ति की दुनिया को नष्ट कर सकती है? सड़क पर हर जगह लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या वास्तविकता के स्वामी ने गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे के साथ साझेदारी की है। हालांकि उन्हें उत्पत्ति के स्वामी पर पूरा भरोसा था कि वह निश्चित रूप से कोई न कोई उपाय निकालेंगे और बाकी की उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें सत्य की भूमि से और अधिक प्राणियों को मारने की आवश्यकता थी, तभी उत्पत्ति का युद्ध छिड़ गया। इस प्राचीन शहर को उत्पत्ति देवता शहर नाम दिया गया था और यहीं पर उत्पत्ति के स्वामी और ये परिवार निवास करते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये परिवार को मोकिन और दोनों महिलाओं के आगमन के बारे में पता चला था, ये किसी को नहीं पता था। शानदार वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भीड़ के बीच सड़क पर हो रही चर्चाओं को सुना। उसके चेहरे के भाव स्थिर थे, वह निश्चित था कि वह क्या सोच रहा है। हालांकि अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को ओरिजिन वर्ल्ड के भाग्य की कोई परवाह नहीं थी और वह उस रेस्तरां की ओर चल पड़ा जहां मोकिन ठहरी हुई थी। रेस्तरां की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक प्राचीन शैली के कमरे में मोकिन ने नीचे देखा और एक रहस्यमय अधेड़ उम्र के व्यक्ति को रेस्तरां में प्रवेश करते हुए देखा, जिसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। ये चींटी मौत से भी नहीं डरती, छठे चरण में मेरे शरीर पर लालच करने का साहस करती है। मोकिन की आंखों में शरारती व्यंग्य भरा हुआ था। वह सोच रही थी कि क्या इस रहस्यमय अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कोई मानसिक समस्या है। आखिरकार छठे चरण को पार करने के बाद वह सहज ज्ञान के साथ पूरी तरह से विलीन हो चुका था। अनादि स्रोत, उसकी ताकत कितनी भयावह थी, ये बात उसे खुद भी नहीं पता थी। उसने अभी सुना था कि उस छोटी लड़की यशी ने भी कहा था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसकी वर्तमान ताकत निश्चित रूप से आठवें चरण से निपटने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अब मौत से बेखौफ एक रहस्यमय अधेड़ उम्र के व्यक्ति से सामना होने पर मोकिन ने जानने के लिए उत्सुक थी कि उसे उसके शरीर की लालसा करने का साहस कहां से मिला। डोन डोन डोन। दरवाजे पर हो रही तेज गति से मोकिन होश में आ गया और उसने कमरे के बाहर देखने के लिए मुड़ा। अध्याय 256 उत्पत्ति के स्वामी का प्रलोभन। ये शी और सिल्वर मून सेलेस्टियल लीडर एक पुरानी लकड़ी की मेज के पास बैठी थी और दस्तक सुनकर वे खुद को रोक नहीं पाई और देखने लगी। कौन है? ये शी की ठंडी आवाज कमरे से बाहर सुनाई दी। कमरे के बाहर दस्तक रुक गई और अंदर से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। युवा स्वामी, ये सराय का प्रबंधक है। नीचे एक आदमी है जो आप सभी से मिलना चाहता है। कर्कश आवाज सुनकर ये शी ने नाखुशी से भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं उसे नहीं मिलूंगी। मोकिन लकड़ी की मेज के पास आई, हाथ बढ़ाया और ये शी को आगे कुछ भी कहने से रोकते हुए बोली, शी, बाहर के मामलों को अपने पति पर छोड़ दो। तुम्हारा पति बाद में इस शहर में अनंत ईश्वर गठन की स्थापना करेगा। अगर आपका पति बाद में बाहर जाता है और लड़ाई छिड़ जाती है तो आप दोनों बस अनंत ईश्वर संरचना को सक्रिय कर दें और इस शहर को नष्ट कर दें। सिल्वर मून सेलेस्टियल लीडर ने मोकिन की बातें सुनी। उसका चेहरा चिंता से भर गया। क्या कुछ हुआ है? मोकिन ने हाथ हिलाते हुए हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप दोनों बस स्थिति के अनुसार काम करते हैं। इस बारे में बात करते हुए मोकिन ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला और अंदर नुकीले कानों और बंदर जैसे जबड़े वाले एक आदमी को पाया। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, नीचे कौन मुझसे मिलना चाहता है? ये युवा स्वामी, यह नहीं जानता कि वह कौन है, इसने विशेष रूप से आपसे मिलने का अनुरोध किया है। सेवक की बात सुनकर मोकिन की आंखों में चमक आ गई और उसने लापरवाही से कहा, तो फिर आप रास्ता दिखाएं। मैं देखना चाहूंगा कि वह कौन है। युवा स्वामी, कृपया इधर आइए। प्रबंधक भी एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने पाया कि वह मोकिन की साधना को समझ नहीं पा रहा था और ये देखकर कि मोकिन की उम्र केवल 20 वर्ष थी, वह जानता था कि इस तरह का युवा मालिक या तो धनी हो गया कोई, इसलिए उसने लापरवाही करने का साहस नहीं किया और जल्दी से मोकिन को नीचे ले गया। कुछ देर बाद सेवक के पीछे पीछे पहली मंजिल पर पहुंचने पर मोकिन ने पाया कि पहली मंजिल का हॉल लोगों के आने जाने से गुलजार था। आपने कहा कि मुझसे कौन मिलना चाहता है? मोकिन ने हॉल में मौजूद चहल-पहल भरी भीड़ को देखते हुए भौहें चढ़ाई और नुकीले कानों और बंदर जैसे जबड़े वाले व्यवस्थापक से कुछ भी बिना नहीं रह सकी। युवा मास्टर मो, ये वही है। मोकिन ने उस कोने का पीछा किया जिसकी ओर व्यवस्थापक ने इशारा किया था और उसने देखा कि एक अधेड़ उनका आदमी मुस्कुरा रहा है और उसकी ओर देख रहा है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। मोकिन उस कोने की ओर चल पड़ा जहां वह अधेड़ उनका आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक चमक थी। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानता हूं। क्या मैं जानता हूं? मोकिन उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने आया। उसकी आंखों में चंचल आनंद झलक रहा था। मोकिन के होठों पर हल्की सी मुस्कान देखकर अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति कुछ असमंजस में पड़ गया। युवा गुरु, यह उत्पत्ति लोक से ज्ञानिक सुवन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख हैं। अभी मैंने देखा कि युवा मालिक काफी देर से सड़कों पर भटक रहा था। वह काफी हद तक मेरे परिचित जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने प्रबंधक को आपको सूचना देने के लिए कहा। धप धप धप। मोकिन ने लकड़ी की मेज पर लयबद्ध ढंग से हाथ से थपथपाया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बिना किए बिना ये देखना चाहता था कि वह क्या चाल चलेगा।
मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, तो फिर जान पहचान कैसे हो सकती है? क्या तुम कुछ कर रहे हो? युवा स्वामी, आप मजाक कर रहे हैं। इसी तो बस लगता है कि आप एक पुराने दोस्त की तरह हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। अधीर उम्र के व्यक्ति ने बेपरवाही से जवाब दिया। फिर आगे कहा, चूंकि युवा स्वामी मूल लोग से नहीं लगते, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि युवा स्वामी कहां से हैं? मैं उत्पत्ति लोक को नष्ट करने आया हूं। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मोकिन ने अधीर उम्र के व्यक्ति को सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने उद्देश्य को संक्षेप पूर्वक बताया। हाँ, इसे तो यकीन ही नहीं होता कि मास्टर में इतनी क्षमता है। उत्पत्ति लोक ही समस्त लोगों का उद्गम है। इसे नष्ट करने की शक्ति केवल सृजन के ईश्वर के पास है, युवा स्वामी के पास नहीं। अधीर उम्र के उस व्यक्ति को सृष्टिकर्ता देवता के बारे में जानकारी प्रतीत होती थी, जिससे मोकिन को तुरंत कुछ संदेह हुआ। भौतिक रूप से विद्यमान प्राणियों के अलावा सृष्टिकर्ता ईश्वर के बारे में किसी और को नहीं पता होना चाहिए। क्या उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति, जो सृष्टिकर्ता ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जानता है, उत्पत्ति जगत का एक एकांत शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है? मोकिन बहुत हैरान था। छठे चरण में प्रवेश कर चुके इतने रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति को उसके वर्तमान शरीर में दिलचस्पी कैसे हो सकती है? मोकिन को अचानक चुप होते देख अधीर उम्र के व्यक्ति को मानो कुछ सूझा और उसने अपनी बात जारी रखी। युवक स्वामी, ये देखकर कि आप मनुष्य जाति के नहीं हैं, तो फिर आपके पास इतना परिपूर्ण शरीर कैसे है? अधीर उम्र के व्यक्ति के अपरंपरागत शब्दों ने मोकिन को भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हारा मकसद मेरा ये शरीर है? मोकिन ने पलटवार किया, जिससे अधीर उम्र का आदमी अवाक रह गया। अगर तुम मेरे इस शरीर पर बुरी नजर रखना चाहते हो, तो मुझे तुम्हारी आत्मा निकालने और तुम्हारे सार को परिष्कृत करने में कोई आपत्ति नहीं है। मोकिन का लहजा अचानक बदल गया और वह बेहद ठंडा हो गया। हॉल में मौजूद अन्य लोग मोकिन की बातें सुनकर उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे, क्या ये त्यानशुमान संप्रदाय का त्यानशुमान जी नहीं है? उसके बगल में खड़ा वो छोटा मालिक कौन है? क्या उसे नहीं पता कि त्यान जुबान से पूरी तरह से पागल है? आसपास हो रही चर्चाओं के कारण अधीर उम्र के व्यक्ति का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद पड़ रहा था। उसके सामने किसी को भी पागल कहलाना सहज कर देता। हालांकि मोकिन को इन लोगों से पता चला कि उसके सामने वाले व्यक्ति का नाम त्यानशुमान जी था, जिससे उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई। किसी और कारण से नहीं, बल्कि वास्तव में वह उत्पत्ति लोक के त्यान जुबान के बारे में कुछ बातें जानता था। त्यानशुमान जी उत्पत्ति के स्वामी का शपथ लिया हुआ भाई था। मोकिन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके सामने खड़ा अधीर उम्र का व्यक्ति होगा। युवा स्वामी, आप मजाक कर रहे हैं। मैंने तो बस आपका शरीर एकदम सही देखा और पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारे शरीर पर मोहित होने की बात करें तो मैं तो ऐसा करना चाहूंगा ही। चलिए एक शर्त लगाते हैं। युवा स्वामी, आप मूल लोक को नष्ट करना चाहते हैं। यदि युवा स्वामी यह नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं शरीर से सौंप दिया जाए और यहाँ के लिए इसे पूरा कर देगा। यदि आप सफल होते हैं, तो त्यानशुमान संप्रदाय को सौंप देगा। युवा स्वामी, इस प्रस्ताव के बारे में आपका क्या विचार है? त्यानशुमान जी के शब्दों ने आसपास से गुजर रहे लोगों को स्तब्ध कर दिया। वे सोचने लगे कि क्या वह मोकिन ऐसी स्थिति में मूल दुनिया को नष्ट करने की चर्चा करके पागल हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि त्यानशुमान जी और यह युवा स्वामी दोनों पागल हो गए हों? मोकिन ने अधीर उम्र के व्यक्ति को गौर से देखा। उसकी आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। मुझे बहुत जिज्ञासा है, तुमने मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत कहां से जुटाई? मोकिन ने अपनी बात समाप्त की। खड़ा हुआ और लापरवाही से एक काली किरण की ओर इशारा किया। एक अदृश्य शक्ति त्यानशुमान जी के दिमाग में प्रवेश कर गई। जन्मजात अनादि स्रोत। तुमने तो सहज्ञान में महारत हासिल कर ली है। अनादि स्रोत। त्यानशुमान जी को अचानक अपनी आत्मा के सागर में दर्द महसूस हुआ। उसकी पूरी साधना सी अवस्था में थी और उसके दिमाग में मौजूद यादों को मोकिन ने अनायास ही निकाल लिया। मोकिन की चाल इतनी तेज थी कि हॉल में मौजूद हर कोई दंग रह गया। इस युवा गुरु की ताकत क्या है? त्यानशुमान जी एक पथहीन साधक है और उसे इतनी आसानी से वश में कर लिया गया। मोकिन की ताकत को लेकर हर कोई बहुत उत्सुक था, क्योंकि वह इतनी आसानी से एक पथहीन व्यक्ति को वश में कर सकता था। अगर उन्हें सही से याद है, तो हालांकि त्यानशुमान जी का दिमाग थोड़ा सामान्य था, लेकिन वह बहुत लंबे समय से पथहीन व्यक्ति था, उसके लिए इतनी आसानी से वश में होना संभव नहीं होना चाहिए था। अगर सबको पता चल जाए कि उनके सामने खड़ा त्यानशुमान जी छठे चरण में बहुत पहले ही प्रवेश कर चुका है, तो वे शायद डर के मारे मर ही जाएंगे। मोकिन ने त्यानशुमान जी को देखा, जो धीरे-धीरे मूर्ख बनता जा रहा था। उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दे रही थी। तो यह उत्पत्ति के स्वामी की कठपुतली है। क्या तुम मेरी ताकत परखने की कोशिश कर रहे हो? मोकिन ने त्यानशुमान जी की यादों को निकाला और उत्पत्ति के स्वामी द्वारा छोड़ी गई कठपुतली कला को देखा, जिसका उद्देश्य संभवतः ये परीक्षण करना था कि क्या उसने छठे चरण में कदम रखा है। आह, मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? त्यानशुमान जी अचानक चिल्लाया, खड़ा हुआ और उन्माद में सराय से बाहर भाग गया। अध्याय 257 की झांकियों की चिंताएं। त्यानशुमान जी को उन्माद में भागते देख मोकिन की बर्फीली निगाहों ने दर्शकों को तुरंत तितर-बितर कर दिया। मैंने पहले सोचा था कि वह कोई रहस्यमय महाशक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उत्पत्ति के स्वामी ने उसे कठपुतली कला से ग्रसित कर दिया होगा। ये वाकई थोड़ा निराशाजनक है। मोकिन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर उठा और सबसे ऊपरी मंजिल की ओर चल पड़ा। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि परिवार को यहाँ हुई घटना के बारे में पता चल जाएगा। अगर उन्हें पता भी चल जाता, तो भी वह डरता नहीं। मोकिन चाहता था कि परिवार के ताकतवर लोग अब उसके पास आएं, जिससे उसका समय और मेहनत बच जाए। मुख्य हॉल में आने जाने वाले राहगीरों ने मोकिन के लिए रास्ता बना दिया और उसे ऊपर की ओर जाते हुए देखते रहे। अरे वाह, ये युवा मालिक तो बड़ी सुंदर है। मैं उस पागल त्यानशुमान जी से बहुत समय से परेशान था। अब दाव का पालन करने वाला ये युवा स्वामी कितना सुंदर है। कुछ महिलाएं जो चमकीले अमर वस्त्रों में सजी हुई थीं और जिनका रूप रंग मनमोहक था, मोकिन की दूर जाती हुई आकृति को देख रही और उस पर मोहित हो गईं। अन्य लोग आमतौर पर शांत रहने वाली इन सुंदरियों को मोहित होते देख अपने होठों को चटकाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये युवा स्वामी वास्तव में बहुत सुंदर है, लेकिन क्या तुम जैसी कमजोर नजर वाली महिलाओं को सच में ऐसा होना जरूरी है? किसी ने कुछ बुदबुदाया, जिस पर सभी महिलाओं ने गुस्से से उसे घूरना शुरू कर दिया। यहाँ जो कुछ हुआ उसकी खबर तेजी से फैल गई, जिससे ओरिजिन गॉड सिटी पर प्रभुत्व रखने वाले ये परिवार को बहुत आश्चर्य हुआ। ओरिजिन गॉड सिटी के पूर्वी छोर पर भव्य महल परिसर स्थित थे और ठीक उसी स्थान पर ओरिजिन के परिवार निवास करता था। ये महल परिसर ओरिजिन गॉड सिटी के एक तिहाई क्षेत्र में फैले हुए प्रतीत होते थे। महल परिसरों के बाहर एक अंतहीन रहस्यमय प्रकाश अवरोध था, जो बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकता था। सड़क से ये परिवार के कब्जे वाले क्षेत्र की ओर देखने पर वह पूरी तरह से एक रहस्यमय प्रकाश अवरोध से घिरा हुआ था। यहाँ तक कि एक पथहीन व्यक्ति भी, जिसके पास ये परिवार का कोई प्रतीक चिन्ह हो, ये परिवार के क्षेत्र में कदम नहीं रख सकता था। रहस्यमय प्रकाश अवरोध महल परिसर के भीतर सबसे प्रमुख महल में डी झांकियन का चेहरा गंभीर था, क्योंकि वह मुख्य आसन पर बैठा था और उस सराय की ओर देख रहा था जहाँ मोकिन थी। धिक्कार है, अनादिता के स्वामी उत्पत्ति लोक में कैसे आ गए? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रैंड ने एक स्थानिक मार्ग खोल दिया हो, जिससे अनादिता के स्वामी को एक अवसर मिल गया हो? डी झांकियन बहुत हैरान था। वह कुछ ही दिन पहले लौटा था और मोकिन पहले ही उसका पीछा करते हुए मूल लोक तक पहुंच गई थी, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। प्रतिवेदन। महल के बाहर जल्दबाजी में एक खबर सुनाई दी। डी झांकियन ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और उनके शांत शब्द गूंज उठे। अंदर आएं। कुछ ही देर में कपचधारी एक व्यक्ति महल में दाखिल हुआ, तुरंत ही घुटने पर बैठ गया और सिर झुकाकर सूचना दी। कुलपति त्यानशुमान जी को किसी ने अपंग कर दिया है। जिस व्यक्ति ने उसे अपंग बनाया है, उसका अतीत बेहद रहस्यमय है। आपके अधीनस्थ ने उसकी पहचान की जांच के लिए पहले ही लोगों को भेज दिया है। रिपोर्ट सुनकर डी झांकियन ने असहाय होकर हाथ हिलाया। आपको इस मामले की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगों को भेजकर पूरे ओरिजिन गॉड सिटी को सील कर दें और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें। कपचधारी व्यक्ति थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने आदरपूर्वक मुट्ठी जोड़कर कहा, जी कुलपति। कपचधारी व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां जोड़ी और उठकर महल से बाहर चला गया। अब सिर्फ डी झांकियन ही बचा था। उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोकिन के आने पर क्या करे। अगर हालात बिगड़ गए तो पूरा परिवार ही खत्म हो सकता था। हजार साल पहले सुदूर तक की नदी पर उन्हें सुदूर तक के स्वामी से पता चला कि उत्पत्ति के स्वामी अभी भी जीवित हैं, इसलिए वे परिवार को सूचित करने के लिए वापस लौटे। पुराने पूर्वज। उसने के परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा था। पुराने पूर्वज ने जब देखा कि स्वर्गीय कारागार में उत्पत्ति का स्वामी अभी भी एक कठपुतली है, तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि अभी सराय में जो कुछ हुआ उसे देखने और मोकिन को ये कहते हुए सुनने के बाद कि त्यानशुमान जी मूल स्वामी की कठपुतली था, वह अचानक फिर से चिंतित हो गया। मेरे पूर्वज कहां गए? पैतृक भूमि बिना किसी निशान के क्यों गायब हो गई? डी झांकियन मन ही मन बुदबुदाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि परिवार कहां है। मेरे पूर्वज ने पैतृक भूमि पर कब्जा कर लिया था। काफी देर तक चिंतन करने के बाद डी झांकियन उठे और स्वर्गीय कारागार की ओर चल पड़े। वे ये देखना चाहते थे कि क्या उत्पत्ति के स्वामी को कठपुतली में रूपांतरित करने में कोई समस्या तो नहीं है। आखिरकार स्वर्गीय कारागार की रखवाली करने वाले कुछ ही वरिष्ठ थे और उसे डर था कि कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि परिवार का पूर्ण विनाश हो सकता है। उत्पत्ति देव नगरी में एक प्राचीन शैल की सराय की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक पुरातन कमरे में मोकिन अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था। उस दिशा में देख रहा था जहां परिवार रहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह सोच रहा था कि वह क्या सोच रहा है। पतिदेव, आपका मतलब है कि उत्पत्ति के स्वामी ने अभी छठा चरण प्रयोग किया है, अपनी ताकत परखने के लिए कठपुतली। ये शी ने देखा कि उसका पति लौटने के बाद से ही खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था और वह अपने मन में उठ रही संदेह को पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। हाँ, मैंने अभी जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा, जिसका नाम त्यानशुमान जी है, वह भी उत्पत्ति के स्वामी का साथी पीड़ित है। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि उत्पत्ति के स्वामी ने त्यानशुमान जी की आत्मा सागर में कठपुतली कला क्यों स्थापित की। मोकिन ने येशी की ओर मुड़कर देखा, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और अभी हुई घटना का ब्यौरा दिया। उन्हें त्यानशुमान जी की यादों से मूल स्वामी के ठिकाने के बारे में भी पता नहीं चला था, जिससे मोकिन बहुत हैरान थे। उत्पत्ति के स्वामी वास्तव में क्या करना चाहते थे? उसने प्राचीन देवताओं के पूर्वज पर अधिकार स्थापित करने के लिए अपना मूल शरीर भी त्याग दिया। पति मूल देवता के शरीर में मूल छठे चरण की साधना थी। अब शायद उसकी ताकत 7वें स्तर तक या शायद 8वें स्तर तक भी पहुंच गई है। कुछ नहीं, उत्पत्ति के स्वामी का हमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी क्षमता का उनका परीक्षण ये देखना होना चाहिए कि क्या मैंने वास्तव में छठे चरण में कदम रखा है। मोकिन ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया। उसने मूल स्वामी की परीक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
उत्पत्ति स्रोत और अनादि स्रोत का प्रभाव समान होता है। दोनों प्रकार की उत्पत्ति शक्ति में लगभग सभी चीजों को नष्ट करने की क्षमता होती है। मोकिन को विश्वास नहीं था कि उत्पत्ति का स्वामी उसका विरोध करेगा। अगर सचमुच उनका टकराव हुआ तो ये थोड़ी ही समय में उत्पत्ति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। उत्पत्ति के स्वामी की यही इच्छा नहीं थी कि परिणाम ऐसा हो। ये सोचते हुए मोकिन ने चुपचाप बैठी सिल्वर मून सेलेस्टियल मिरर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, शिनयू, तुम किस बारे में सोच रही हो, इतनी मग्न क्यों हो? मोकिन का सवाल सुनकर सिल्वर मून सेलेस्टियल मिरर होश में आए और उसने अपना सिर हिलाया। पतिदेव, मैं सोच रही थी कि क्या अभी जो परीक्षा हुई वह मून देवता द्वारा आपसे कुछ हासिल करने की कोशिश थी। पतिदेव, यह मत भूलिए कि सहज इच्छाओं का प्रलोभन कितना प्रबल होता है। अनादि स्रोत है, मूल स्रोत पूरी तरह से अतुलनीय है। यदि उत्पत्ति के स्वामी जो प्राचीन देवताओं के पूर्वज को धारण कर सकते थे, ये जाने कि हे पति आपने सहज शक्ति पर पूर्णतः महारत हासिल कर ली है, तो क्या होगा? अनादि स्रोत हो सकता है कि वही खतरनाक जोखिम उठाए और तुम्हें पाने की कोशिश करे। सिल्वर मून सेलेस्टियल मिरर ने अपने विचार व्यक्त किए, हालांकि वह इस बात को लेकर निश्चित थी कि उसका अनुमान सही था या नहीं। उसकी बातें सुनकर मोकिन की आंखों में एक चमक आई। उसने सिर हिलाया और फिर ना कह दिया, शिनयू, तुम्हारा विचार गलत नहीं है, लेकिन उत्पत्ति के स्वामी में सहज शक्ति को छीनने का साहस नहीं है। अनादि स्रोत उत्पत्ति का स्वामी मूर्ख नहीं है। यदि उसका नया प्राप्त शरीर उत्पत्ति स्रोत को पूरी तरह से पुनः शुद्ध कर देता है, तो उसकी शक्ति अनादि स्रोत से बहुत कमजोर नहीं होगी। वह उस मूल स्रोत को नहीं छोड़ेगा जिसने उसकी चेतना को जन्म दिया, किसी दूर की चीज के लिए। जैसे ही मोकिन ने बोलना शुरू किया, वह ऋषि के पास आया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपने सामने बैठी सिल्वर मून सेलेस्टियल मिरर को जवाब देने के लिए अपना सिर घुमाया। यह काश मैं ज्यादा सोच रही होती। सिल्वर मून सेलेस्टियल मिरर के खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी सी उलझन झलक उठी और उसने उत्पत्ति के स्वामी के बारे में सोचना बंद कर दिया। अध्याय 258 ये परिवार की दूसरी युवती। बस करो शिनयू, तुम्हारे पति तुम्हारी चिंताओं को जानते हैं, लेकिन निश्चिंत रहो, तुम्हारे पति में बहुत शक्ति है। कम से कम चौथे और पांचवें सच्चे संसार में मैं अजय हूं। प्राचीन सृष्टिकर्ता देवता भी तुम्हारे पति के विरोधी नहीं होंगे। मोकिन ने सिल्वर मून सेलेस्टियल मिरर की चिंता देखी और उसे दिलासा देते हुए कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार पांचवी सच्ची दुनिया ने उत्पत्ति अभिशाप की बाधाओं को तोड़ दिया था और बहुत कम शक्तिशाली लोग थे जिन्होंने पांचवें चरण में कदम रखा था। मोकिन को शेष प्राचीन सृजन देवताओं की विशिष्ट शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन वे भी सातवें चरण की शिखर पर होने चाहिए। चौथे सच्चे संसार ने कभी भी दिव्य दाव चेतना को जन्म नहीं दिया था, इसलिए सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सुदूरता के स्वामी और सृजन देवता होने चाहिए। तीसरे सच्चे संसार में ऊपरी क्षेत्र की स्वर्गीय दाव चेतना की शक्ति लंबे समय से विभाजित हो चुकी थी, इसलिए सबसे शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से अंतरिक्ष में सीमा सागर में मोह परिवार के पुराने पूर्वज थे। दूसरे सच्चे संसार और पहले सच्चे संसार की शक्तिशाली लोगों की बात करें तो मोकिन को फिलहाल ये नहीं पता था कि उनमें सबसे शक्तिशाली कौन था। यदि सच्चे लोगों को क्रम में रखा जाए तो सबसे शक्तिशाली पांचवें सच्चे लोग का विद्यमान स्वर्गीय दाव होना चाहिए। मोकिन की चेतना के जन्म से लेकर अब तक उसने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि पांचवें सच्चे संसार का स्वर्गीय दाव वास्तव में कितना शक्तिशाली है, और नहीं उसने कभी स्वर्गीय दाव को कोई गतिविधि करते देखा था। उसे बस इतना पता था कि पांचवें सच्चे संसार के दिव्य मार्ग में उत्पत्ति अभिशाप की शक्ति को अनलॉक करने के लिए दो लोगों को चुना था। ये सोचकर मोकिन एक बार फिर कुछ हद तक भ्रमित हो गया। उस सृजनवादी देवता के बारे में जो पांचवें सच्चे संसार के स्वर्गीय मार्ग में निवास करता था, वह देवंत्येष्टि चिन्ह के माध्यम से पांचवें सच्चे लोक में कैसे पहुंचा, और उसने देवंत्येष्टि चिन्ह स्वर्गीय पंथ वाले देववंश को क्यों दिया? पतिदेव, आपके परिवार को कब नष्ट करने की योजना बना रहे हैं? ये शी ने अपने पति की ओर देखा, अपने मन में उठ रही संदेह को दूर करते हुए ये सोच रही थी कि मोकिन कब अपना कदम उठाएगा। जल्दी मत करो, जब उत्पत्ति के स्वामी अपनी चाल चलेंगे तब तुम्हारा पति उत्पत्ति के देवता नगर में अनादि ईश्वर वत्स संरचना स्थापित करेगा। वह आपके पति की परीक्षा ले रहा है, शायद ये देखने के लिए कि क्या हमारे पास ये परिवार को नष्ट करने की ताकत है या नहीं। मोकिन के बोलने के बाद उसने धीरे से येशी के बालों को सहलाया, उसकी आंखों में स्नेह भरा हुआ था। बस इसी क्षण कमरा अचानक शांत हो गया। ओरिजिन गॉड सिटी के बाहर सफेद धुंध से घिरी पर्वत श्रृंखला की चोटी पर दो आकृतियां उस दिशा में देख रही थी जहां ये परिवार रहता था। पूरी पर्वत श्रृंखला सफेद धुंध से घिरी हुई थी, फिर भी वह उन दोनों आकृतियों को किसी भी तरह से छू नहीं सकी। बड़े भाई, तुमने छोटे भाई को पागलपन का नाटक करके भागने क्यों दिया? आपने सीधे सीधे नागरिकता के स्वामी को क्यों नहीं समाप्त कर दिया? काले वस्त्र पहने त्यान जुबान से अपने युवा रूप में लौट आए थे, उनका दिल भ्रम से भरा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बगल में मौजूद मूल स्वामी ने मोकिन को सीधे क्यों नहीं मार डाला। हे अगर मैं जल्दी नहीं आता तो तुम लोग अब तक यमराज से मिलने जा चुके होते। क्या आपको पता है कि वह कितना ताकतवर है? तुम्हें कुछ चलना चींटी को कुचलने जैसा है। क्या अभी तुम उसके बगल में बैठी उन दो महिलाओं के बारे में सोचने की हिम्मत करते हो? तुम्हें सचमुच मृत्यु शब्द लिखना भी नहीं आता। उत्पत्ति के स्वामी की फटकार सुनकर त्यान जुबान थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने पलटकर कहा, बड़े भाई, क्या नागरिकता के स्वामी ने अभी छठे चरण में कदम नहीं रखा है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उत्पत्ति के स्वामी ने त्यान जुबान की इस प्रतिक्रिया को सुनकर उसे ठंडी निगाहों से देखा। तुम वासना से भरे हुए हो। अनंतता के स्वामी ने जब वह चौथे चरण में था तब छठे चरण की शक्तिशाली व्यक्ति को भी मार डाला था। अब उनकी नजर में तुम एक चींटी भी नहीं हो। क्या अभी उन्होंने जो सबक आपको दिया वो पर्याप्त नहीं था? ये त्यान जुबान से अवाक रह गई, वो केवल हकलाने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ठीक है, यहाँ पर दखलंदाजी मत करो, जल्दी जाओ और देखो कि ये परिवार के वे बुरे लोग कहाँ गए हैं। और ओरिजिन गॉड सिटी में स्थित ये परिवार के लिए त्यान संप्रदाय के प्राचीन पूर्वजों को आदेश देकर तुरंत कार्रवाई करके उन्हें नष्ट कर दें। हम ये परिवार के प्राचीन पूर्वजों को अतिरिक्त सैनिकों के साथ आने नहीं दे सकते। हाँ बड़े भाई, त्यान शुमांजी ने अब पलटवार नहीं किया, जवाब दिया और प्रकाश की गति में परिवर्तित होकर गायब हो गया। उसके जाने के बाद उत्पत्ति के स्वामी ने विचारों में डूबे हुए उत्पत्ति देवनगर की ओर पीछे मुड़कर देखा। अनंतता के स्वामी, यदि आपकी शक्ति के परिवार को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी पीछे शक्तियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, आप उनका सामना कैसे करेंगे? उत्पत्ति के स्वामी ने मन ही मन बुदबुदाया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि त्यान संप्रदाय के परिवार को नष्ट कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा वे परिवार की पीछे शक्तियों को बाहर निकालने के लिए मात्र मुहारे थे। हलचल भरी सड़कों पर हर जगह दूसरी दुनिया की जनजातियां मौजूद थी, लगभग पूरा ओरिजिन गॉड सिटी भरा हुआ था। इसके लिए ये परिवार ने अन्य दुनियाओं से आने वाली जनजातियों को समायोजित करने के लिए ओरिजिन गॉड सिटी के क्षेत्र का विस्तार भी किया। जहां तक इस बात का सवाल है कि अन्य ग्रहों की जनजातियों को अन्य शहरों में रहने की अनुमति क्यों नहीं थी, क्योंकि उत्पत्ति का युद्ध एक महीने से भी कम समय में शुरू होने वाला था और उस समय सैनिकों को इकट्ठा करने में बहुत समय लगता, इसलिए बेहतर था कि उन्हें सीधे उत्पत्ति के देवता शहर में रहने दिया जाए। अरे क्या तुमने सुना? ये परिवार और ओरिजिन टेंपल ने बाहर से आने वाली जनजातियों के लिए रहने की जगह बनाने के लिए एकजुट होकर काम किया है। क्या उत्पत्ति के स्वामी और ये परिवार इन विदेशी जनजातियों के प्रति कुछ ज्यादा ही दयालु हो रहे हैं? विदेशी जनजातियों के आगमन को लेकर सड़कों पर हर जगह चर्चा हो रही थी, लोगों के दिल ईर्ष्या से भरे हुए थे। शश, इस युवा गुरु ने हमारे परिवार से सुना, पुराने पूर्वज, ऐसा लगता है कि बाहरी जनजातियों के लिए रहने की जगह बनाना उत्पत्ति के युद्ध के लिए है, ताकि वे तो का चारा बन सके। कुछ युवक युवतियां सड़क पर दबी आवाज में बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि बाहरी कुछ ताकतें उनकी बातें सुन लेंगी। मोकिन सड़क पर अकेले टहल रहा था, तभी उसने अपने बगल में हो रही बातचीत सुनी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने सोचा कि उन विदेशी जनजातियों के पास कितने शक्तिशाली केंद्र होंगे। क्या इनका इस्तेमाल ये परिवार से निपटने के लिए किया जा सकता है? वाह, ये युवा मालिक तो बहुत ही सुंदर है। और ऐसा लग रहा था कि उसने शिनयू रेस्टोरेंट में त्यानिक सुआन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को बुरी तरह घायल कर दिया है। मोकिन जब विचारों में डूबा हुआ था, तभी अचानक मोहित लड़कियों के एक समूह ने उसे घेर लिया। युवा स्वामी, आप अभी शिनयू रेस्टोरेंट में बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस बल से हैं? जालीदार पोशाक पहने एक महिला ने मुंह से भरी आंखों से पूछा, मानो वह मोकिन को सीधे घर ले जाना चाहती हो। मोकिन अचानक होश में आया और सवाल पूछने वाली महिला की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर कुछ शरारती भाव था। ये युवा मालिक बाहर से आया है। क्या आप इस युवा स्वामी को सीधे ले जाना चाहते हैं? मोकिन के जवाब ने जालीदार पोशाक पहने सवाल पूछने वाली महिला को शर्मिंदा कर दिया। यूएन मास्टर, बकवास मत करो, इस युवती के मन में ऐसा कोई विचार बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्या ये परिवार की दूसरी छोटी बेटी नहीं है? ये काफी आश्चर्यजनक है कि वह भी मोहित हो गई है। सड़क पर किसी ने जालीदार पोशाक पहने महिला को परिवार की दूसरी छोटी बेटी गेयू के रूप में पहचान लिया और उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि गेयू, जो हमेशा पुरुषों के प्रति उदासीन रही थी, उसे भी कभी किसी के प्रति आकर्षण महसूस होगा। मोकिन ने आसपास की आवाजें सुनी और अपने सामने जालीदार पोशाक पहने महिला को ध्यान से देखा। वह वास्तव में सुंदर थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह ये परिवार की दूसरी सबसे छोटी बेटी थी और उसका अंतिम भाग्य विनाश ही लिखा था। चाहे आपका यह विचार हो या न हो, इस युवा गुरु को इससे कोई लेना देना नहीं है। कृपया एक तरफ हट जाइए। मोकिन के शांत शब्दों ने गेयू को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया और वह जाने में एक तरफ हट गई। हाँ, ये परिवार की दूसरी छोटी बेटी को भी स्वीकार कर दिया गया। हंगामा देख रहे आसपास के लोग फिर से हंसने लगे। वे देखना चाहते थे कि गेयू की क्या प्रतिक्रिया होगी। अध्याय 259 मोकिन की पृष्ठभूमि की जांच। युवा स्वामी, क्या आप कुछ ज्यादा ही अनुचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं? मेरी छोटी मालकिन ने तो बस यूं ही पूछ लिया था, फिर भी आप इतने रुके क्यों हैं? बगल में खड़ी नौकरानी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी छोटी मालकिन के लिए बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। गेयू ने प्रतिक्रिया दी, अपने बगल में खड़ी नौकरानी को खींचा और कुछ माफी मांगते हुए मोकिन से बोली, युवा मालिक, ये युवती कुछ ज्यादा ही दुष्ट थी, कृपया अपने आप की मदद करें। गेयू के बोलने के बाद वह कई नौकरानियों के साथ जल्दी से चली गई। अगर वह थोड़ी देर और रुकती तो कौन जानता कि देखने वाले क्या आश्चर्यजनक शब्द कहते। जब अन्य महिलाओं ने गेयू को अपनी दासियों के साथ जाते देखा तो उन्हें लगा कि उनका मौका आ गया है और वे आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाई और एक बार फिर मोकिन के रास्ते को अधीर रूप से घेर लिया। युवा स्वामी, मेरी ओर देखो, मैं उत्पत्ति मंदिर का सच्चा शिष्य हूँ।
खुद को फिर से महिलाओं के एक समूह से घिरा देखकर मोकिन ने नाखुशी से भौहें चढ़ाते हुए कहा, दफा हो जाओ। मोकिन ने अपना हाथ हिलाया और हवा का एक अजीब झुकाव मोहित महिलाओं के समूह को एक तरफ उस राजक सड़क से दूर ले गया। जब हवा का वह अजीब झुकाव थम गया तो शोरगुल भरी सड़क पर तभी कुछ मोहित महिलाओं ने प्रतिक्रिया दी जो मोकिन की आकृति की तलाश करना चाहती थी। अरे यार, वो तो बिना हेलो कहे ही चला गया। ये युवती तो बहुत गुस्से में है। उत्पत्ति मंदिर की एक सच्ची शिष्या लिसी ने जब देखा कि सड़क पर हवा के झोंके के साथ मोकिन की आकृति गायब हो गई है तो वह शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाई। अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। सभी उस रहस्यमय युवा स्वामी की तलाश कर रहे थे जिसने कि परिवार की दूसरी युवा कुमारी को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि मोकिन काफी देर पहले ही उस रेस्तरां की ओर जा चुका था जहां वह ठहरा हुआ था, इसलिए वहां मौजूद लोग जो इस घटना को देख रहे थे उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि वो रहस्यमय युवा स्वामी किस दुनिया से आया होगा। जी, परिवार की दूसरी युवा बेटी को खोना वाकई दुखद है। वह इतनी खूबसूरत है, वो सचमुच हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। कुछ लोग मोकिन की सुंदरता से प्रभावित न होने की क्षमता की प्रशंसा करते थे जिससे उन्हें मूल्यवान अवसर मिले। शायद भविष्य में उन्हें परिवार की दूसरी युवा कुमारी का स्नेह प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। मोकिन के जाने के बाद मोहित महिलाओं का वो समूह भी सड़क पर नहीं रुका बल्कि सभी अपनी सेनाओं के आवासों की ओर तेजी से चल पड़ी। उन सभी का केवल एक ही लक्ष्य था, अपनी सेनाओं के पास लौटना और लोगों से मोकिन के बारे में जानकारी जुटाना। आखिरकार मोकिन का रूप रंगून की नजरों में वाकई बेहद आकर्षक था और वह विदेश से आया था, शायद उसे घर में ही दामाद बनाने का मौका मिल सकता था। बस इसी तरह मोहित महिलाओं के उस समूह के चले जाने के बाद यह राजक सड़क धीरे-धीरे शांत हो गई और अन्य दर्शक भी अपने काम में लग गए। शिनयू रेस्टोरेंट सबसे ऊपरी मंजिल पर एक प्राचीन कमरे में यीशी अपनी सारी सफेद पोशाक को लहराते हुए बिखरती हुई सड़क को देख रही थी। उसे ये भी महसूस हुआ कि किसी ने उसके कोमल कमर को गले लगाया है और वह जान गई कि मोकिन वापस आ गया है। पतिदेव, अभी-अभी तो वे सभी महिलाएं मानो आपके सामने खुद को न्यौछावर कर रही थी, आपने उन सभी को क्यों नहीं स्वीकार लिया? यीशी के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में खतरे की एक झलक दिखाई दी। मोकिन ने यीशी के चेहरे के भाव देखे और जान गई कि यह छोटी लड़की ईर्ष्या कर रही है। जिया, तुमने ईर्ष्या करना कब सीखा? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो बिना सोचे समझे काम करेगा? मोकिन के बोलने के बाद उसने यीशी की सारी सफेद पोशाक के नीचे हाथ डाला। उसके लंबे खूबसूरत पैरों के स्पर्श से उसका दिल धड़कने लगा। वुवु वुवु, पति तुम। यीशी का कोमल शरीर नम पड़ गया। उसने अपना सुगठित हाथ बढ़ाकर मोकिन के शरारती पंजों को छुड़ाया और धीरे से उसकी बाहों में समा गई। मोकिन ने यीशी के गुलाबी मुहां होठों को देखा और खुद को उन्हें छूने से रोक नहीं पाई। पतिदेव, आप फिर से शरारत कर रहे हैं। यीशी का स्वप्निल मनमोहक चेहरा धीरे-धीरे लाल हो गया, मानो भावनाओं से अभिभूत हो गया हो। कौन जाने कितना समय बीत गया। यीशी को सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी और तभी उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मोकिन को धक्का देकर दूर कर दिया। वाह, पतिदेव, मैंने अभी सड़क पर किसी को भी परिवार की दूसरी युवती का जिक्र करते सुना। ये किस बारे में था? मोकिन ने यीशी को गले लगाया, ये परिवार की ओर देखा और उसकी आंखों में एक क्रूर मुस्कान झलक उठी। जी, परिवार की दूसरी युवती की चिंता छोड़ो, चलो देखते हैं कि उत्पत्ति के स्वामी प्रकट होते हैं या नहीं। अगर वो प्रकट नहीं होता है तो हम ये परिवार पर हमला करेंगे, फिर 99वें स्वर्ग में जाकर वहां निवास करने वाले किसी अन्य सृजन देवता को खोजेंगे। उसके बाद हम दूसरे सच्चे संसार में जाकर वहां मौजूद सहशून्यता की स्रोत को प्राप्त कर सकते हैं। फुसान दिव्य वृक्ष द्वितीय सच्चे संसार में भी है। हम शिनयू को छठे चरण में प्रवेश करने में मदद करने के लिए रास्ते में इसे प्राप्त कर लेंगे। मोकिन के बोलने के बाद उसने ध्यान साधना में लीन सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में स्नेह भरा हुआ था। दोनों महिलाओं के प्रति अपनी भावनाओं के बारे में मोकिन ने कोई पक्षपात नहीं दिखाया। उसने दोनों के साथ समान व्यवहार किया। आखिरकार यीशी और सिल्वर मून सेलेस्टियल मिलन दुनिया की लगभग सबसे परिपूर्ण महिलाएं थीं। चूंकि उन्होंने उसका अनुसरण करने का विकल्प चुना है, इसलिए मोकिन निश्चित रूप से उनकी साधना में सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेगा। ठीक है, पतिदेव। जिया ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि आपने जिस दूसरे सृजन देवता का उल्लेख किया है वह कौन है? यीशी का सवाल सुनकर मोकिन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। दूसरा सृजन देवता द्वितीय सच्चे संसार से जुड़ा हुआ है। दूसरे सच्चे संसार का पता लगाने के लिए वह अपरिहार्य है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, मोकिन ने अपना हाथ हिलाया, कमरे के भीतर सभी की मदद करने के लिए एक प्रतिबंध लगाया और यीशी को शानदार पलंग की ओर ले गया। वुवु, पतिदेव, आप फिर से जिया को तंग करने वाले हैं। यीशी ने मोकिन की गर्दन में अपनी बाहें लपेट ली। उसका आकर्षक और सुंदर चेहरा शर्म से भरा हुआ था। उसकी सारी सफेद पोशाक के नीचे उसकी लंबी खूबसूरत टांगें मोकिन की बाहों पर टिकी हुई थी। उसके नाजुक गुलाबी पैर फूले मुड़े हुए थे जो उसके आंतरिक उथल-पुथल को प्रकट कर रहे थे। मोकिन के होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। वो पलंग के किनारे गया, यीशी को उस पर लिटाया और उसका सादा सफेद वस्त्र उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। पता नहीं कितना समय बीत गया, कमरा वसंत की महक से भर गया। यीशी की मुहाताहें और मोकिन की सियाह पलंग की चरमराहट के साथ उठती गिरती रही। ओरिजिन गॉड सिटी, ओरिजिन ये परिवार का निवास स्थान। एक भव्य महल के अंदर ये एक आलीशान मेज पर बैठी हुई थी, विचारों में डूबी हुई थी। उसका मन मोकिन की सुंदर चेहरे से भरा हुआ था। छोटी बच्ची, तुम तो काफी देर से स्तब्ध हो। क्या आप अभी भी उस रहस्यमय युवा स्वामी के बारे में सोच रहे हैं? महल में दो दासियां थीं, उनमें से एक ने अपनी युवती की ओर देखा जो लौटने के बाद से ही स्तब्ध थी और उसे हृदय में पीड़ा का अनुभव हुआ। आखिरकार ये पूरे ओरिजिन वर्ल्ड में पुरुषों के प्रति अपनी शीतलता के लिए जानी जाती थी। उसके लिए किसी के प्रति आकर्षित होना दुर्लभ था और प्रेम में पागल होकर ऐसा व्यवहार करना तो और भी दुर्लभ था। अब जब उसे अस्वीकार कर दिया गया था तो वह बहुत बुरा महसूस कर रही होगी और दोनों नौकरानियों को डर था कि वह निराश हो सकती है और फिर से दूसरी युवती बन सकती है जो पुरुषों के प्रति उदासीन थी। शाओ हुई, ये युवती बहुत अच्छी है। किसी से उस युवा गुरु की पृष्ठभूमि की जांच करवाओ और पता लगाओ कि वह किस दुनिया से आया है। ये युवा ने लापरवाही से एक आदेश दिया। नौकरानी को मोकिन की मूल की जांच करने के लिए किसी को भेजने के लिए कहा। किसी को नहीं पता था कि उसका इरादा क्या था। शाओ हुई नाम की नौकरानी ने अपनी छोटी मालकिन का आदेश सुनकर उसकी आंखों में थोड़ी सी उलझन झलक उठी। दूसरी छोटी मालकिन, शायद इस नौकर को किसी को भेजकर उसे बांधकर वापस लाना चाहिए। शाओ हुई की संकोच भरे प्रश्न ने येयू की आंखों में हल्की सी मुस्कान डाली। अगर उस युवा मास्टर का कोई खास अनुभव नहीं है तो किसी को उसे बांधकर यहाँ लाने को कहो। ये युवती उसे व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करना चाहती है। छोटी मालकिन, ये नौकर तुरंत किसी को भेजकर जांच करवाएगा और वह निश्चित रूप से उस छोटी मालिक को यहाँ ले आएगा। शाओ हुई एक कुशल और कर्मठ व्यक्ति थी। उन्होंने सम्मानपूर्वक जवाब दिया और जल्दी से महल से बाहर निकल गई। अध्याय 260 के परिवार के पास जाना। नौकरानी के जाने के बाद ये युवती उठी और महल से बाहर चली गई। किसी को नहीं पता था कि वह क्या करने जा रही थी। जैसे-जैसे शाम ढलने लगी, मोकिन ने अभी अपना युद्ध समाप्त किया था जबकि यीशी खटकर सो गई थी। एक पुरानी देहाती लकड़ी की मेज के पास मोकिन ने चाय का एक बर्तन बनाया और एक ऊँट लेने ही वाला था कि उसे कमरे के बाहर किसी के गिरने का आभास हुआ। प्रतिबंध के कारण कमरे के बाहर के लोग बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर-उधर भाग रहे थे, मानो उन्हें वो कमरा मिल नहीं रहा था जिसमें मोकिन ठहरी हुई थी। अन्य मेहमानों ने भी एक-एक करके अपने दरवाजे खोलकर देखना शुरू किया कि क्या हो रहा है। क्या आप ये परिवार से नहीं हैं? तुम बिना सिर वाली मक्खियों की तरह क्यों हो? उत्पत्ति मंदिर की एक सच्ची शिष्या लिसी सबसे ऊपरी मंजिल पर रहती थी। बाहर शोर सुनकर उसने अपना दरवाजा खोला और ये परिवार के लोगों को देखा। लिसी की आवाज सुनकर शाओ हुई नाम की नौकरानी ने हाथ हिलाकर कुछ पहरेदारों को मोकिन के कमरे की तलाशी लेने से रोक दिया। सच शिशली, मेरी छोटी मालकिन ने इस नौकर को यहाँ उस कमरे का पता लगाने के लिए भेजा है जहाँ वो युवा स्वामी ठहरे हुए हैं। अगर हमने आपको परेशान किया हो तो कृपया हमें माफ कर दीजिए। शाओ हुई की बातें सुनकर लिसी की आंखों में एक चमक सी आ गई। तभी उसे याद आया कि मोकिन शिनयू रेस्टोरेंट में ठहरी हुई लग रही थी। क्या आपकी छोटी मालकिन ने आपको उस छोटे मालिक को आमंत्रित करने के लिए कहा था या आप उसे जबरदस्ती ले जाने की योजना बना रहे हैं? काफी रात हो चुकी है, कृपया अपनी आवाज धीमी रखें और हमारी साधना में खलल न डालें। जैसे ही लिसी ने बोलना समाप्त किया, रेस्तरां में ठहरे अन्य मेहमानों ने उनकी बातचीत में दखल देते हुए उन्हें शांत रहने को कहा। कुछ मेहमानों ने अपने दरवाजे खोले और ये देखकर कि वे एक परिवार से थे आश्चर्यचकित रह गए। ये सोचकर कि परिवार की नौकरानियां रात में साधना करने के बजाय रेस्तरां में क्यों थी। सिसी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहीं रुकोगी। गलियारे के दूसरे छोर से एक चापलूसी भरी आवाज आई जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लिसी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह लिन फैंग था जो ओरिजिन टेंपल का पांचवां शिष्य था जिससे उसके चेहरे पर कुछ अप्रिय भाव आ गए। लिन फैंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिसी ने धीरे-धीरे पास आ रहे लिन फैंग से पूछा, ये सोचते हुए कि लगातार परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति यहाँ भी क्यों मौजूद है? क्योंकि लिन फैंग उसके कई चाहने वालों में सबसे ज्यादा जुनूनी था। आमतौर पर वह हर कीमत पर उसे बचती थी और उसे यहाँ से मिलने की उम्मीद नहीं थी। सिसी, इस युवा मालिक ने तुम्हें दिन में यहाँ देखा था इसलिए मैं यहीं रहने आ गया। लिन फैंग की बातों पर लिसी क्रोधित हो उठी। उसे एहसास हुआ कि यह लगातार परेशानी वास्तव में उसी के लिए आई है। हम इन्हें इतना नहीं जानते, कृपया इस युवती को उनके पूरे नाम से पुकारें। एक धमाके के साथ लिसी उससे बचने में असमर्थ होकर बोलने के तुरंत बाद अपना दरवाजा बंद कर लिया जिससे लिन फैंग को एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ा। हाँ, आखिर वो कौन है जिसे छोटी बच्ची सिसी इतना नापसंद करती है? कई लोगों ने उत्सुकता भरी निगाहों से देखा, ये सोचते हुए कि आखिर यह भव्य वस्त्रधारी व्यक्ति कौन था जिसे सिसी इतना नापसंद करती थी। लिन फैंग ने अपने आसपास से हंसी की आवाज सुनी। उसका चेहरा थोड़ा स्वाभाविक हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिसी उसे इतनी कम इज्जत देगी। जैसे ही वह दरवाजे पर दस्तक देने वाला था, मोकिन ने कमरे में लगी पाबंदी हटा दी, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। वाह, ये तो वाकई वही युवा मालिक है जो आज सुबह मिले थे। कई महिला साधिकाओं ने मोकिन को मोहक निगाहों से देखा क्योंकि वह बेहद खूबसूरत था और मोकिन से निकलने वाली श्रेष्ठता की आवाज स्पष्ट रूप से ऐसी चीज नहीं थी जो किसी साधारण व्यक्ति के पास हो सकती थी। युवक स्वामी, मेरी युवती आपको अपने परिवार में आमंत्रित करती है। शाओ हुई ने दूसरों की बातों को अनसुना कर दिया। मोकिन को बाहर आते देख उसने तुरंत अपने आने का उद्देश्य बताया। लिन फैंग ने दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया और अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि मोकिन उससे कहीं ज्यादा सुंदर था जिससे उसे तुरंत थोड़ी जलन हुई।
मोकिन ने लापरवाही से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखें झपकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि परिवार की दूसरी छोटी मालकिन उसे यहाँ ढूंढने के लिए किसी को भेजेगी। मैं आपकी युवती से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, है ना? या क्या आप जबरदस्ती कार्रवाई करके मुझे बांधने का इरादा रखते हैं? मोकिन के शांत शब्दों को सुनकर ज़ियाओ कुई का चेहरा कुछ स्वाभाविक सा हो गया। उसने दिन भर अपनी मालकिन के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया था और अब भी वही हाल था। युवा स्वामी उत्पत्ति लोक में कौन परिवार की शक्ति से अनजान है, इसलिए कृपया युवा स्वामी हमारे साथ आइए, अन्यथा आपको शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ेगी। शाओ कुई का मतलब बिल्कुल स्पष्ट था, अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो हमें तुम्हें जबरदस्ती वापस ले जाना पड़ेगा। ये युवी की निजी नौकरानी बनने की उसकी क्षमता का मतलब था कि उसकी ताकत स्वतः स्पष्ट थी, यहाँ तक कि अकल्पनीय क्षेत्र के दूसरे चरण में भी। अपने साथ लाए गए उस निर्दयी लीडर को देखते हुए उसे सच में विश्वास नहीं था कि मोकिन विरोध करने की हिम्मत करेगा। कितना मूर्ख है ये, किस्मत से ही सही, फिर भी परिवार की कृपा का सम्मान नहीं करता। लिन फैन ने ताना मारा, वह मोकिन को मूर्ख बनते देखना चाहता था। तुम कौन हो? क्या तुम्हें यहाँ कुछ कहने का अधिकार है? मोकिन का मजाकिया लहजा गायब हो गया और एक ही नजर ने लिन फैन को खून थूकते हुए दूर फेंक दिया। छी! लिन फैन की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया हो और वह गलियारे की दीवार से बुरी तरह टकरा गया। तुम लिन फैन के शब्द अधूरे रह गए और बेहोश होने से पहले उसने एक और ढूंढ सा खून थूक दिया। बाकी लोग स्तब्ध होकर देखते रहे। लिन फैन ओरिजिन टेंपल का एक शिष्य था जिसकी साधना अकल्पनीय स्तर के पहले चरण में थी। क्या वह महज एक नजर से बुरी तरह घायल हो गया? क्या इस युवा गुरु की ताकत कुछ ज्यादा ही असाधारण है? बाकी लोग आपस में फुसफुसाते हुए मोकिन की ताकत के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन शियाओ कुई नाम की नौकरानी बेहद डरी हुई थी, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। युवा स्वामी, मोकिन ने हाथ हिलाया और हल्के से हंसते हुए कहा, चलो चलें। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी दूसरी युवती क्या करने का इरादा रखती है। इस समय मोकिन ने अपना हाथ हिलाया और उसने अपने पीछे वाले कमरे पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि कोई और येशी और सिल्वमून सेलेस्टियल लीडर को परेशान न कर सके। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह परिवार के पास जाने के लिए क्यों सहमत हुआ, तो इसका कारण ये था कि वह देखना चाहता था कि परिवार में किस तरह के शक्तिशाली लोग हैं। और इतनी खुलेआम परिवार के पास जाकर वह सोच रहा था कि जब ये झांकी उसे देखेगा तो उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे। युवा स्वामी, कृपया इधर आइए। ज़ियाओ कुई के शब्दों में आदर का भाव था। उसे याद था कि दिन के दौरान इस रहस्य में युवा स्वामी ने तियानजुआन को अपंग कर दिया था, इसलिए उनकी साधना का स्तर कम से कम बदहीन व्यक्ति के स्तर का था। शुरू में उसने सोचा था कि इस रहस्य में युवा स्वामी ने किसी अलौकिक दाव कलाकृति पर भरोसा करके तियानजुआन को अपंग कर दिया था। अभी जब उसने मोकिन को एक ही नजर से लिन फैन को बुरी तरह घायल करते देखा, तभी उसने उस विचार को खारिज किया। मोकिन ने देखा कि यह नौकरानी काफी डरी हुई है। उसने अपना सिर हिलाया और नीचे की ओर चली गई। शियाओ कुई कुछ पहरेदारों के साथ उसके पीछे गई। उनके जाने के बाद बाकी मेहमान आखिरकार अपने आश्चर्य से उबर पाए। आखिरकार वह युवा स्वामी की गुट का उत्तराधिकारी है। क्या उसने सचमुच अपनी एक नजर से ही ओरिजिन टेंपल के एक शिष्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया? सबने आपस में कुछ बुदबुदाते हुए अपने दरवाजे खोले और अंदर चले गए। जब गलियारा शांत हुआ तो केवल लिन फैन ही अंदर पड़ा हुआ था और किसी ने भी उसकी देखभाल के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। मोकिन के कमरे के अंदर येशी नींद से जागी और खूबसूरती से अंदर आई। ये देखकर कि सिल्वमून सेलेस्टियल लीडर अभी भी पास के एक फुटों पर साधना कर रही थी, उसका उसे परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। येशी ने समय को उड़ने की शक्ति का उपयोग करके ये देखा कि अभी क्या हुआ था और उसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसका पति परिवार में क्या कर रहा था। इसके बजाय उसने लिन फैन की पहचान की परवाह किए बिना सहजता से उसकी आत्मा को निकाल लिया और उसे परिष्कृत किया। ये सब करने के बाद येशी ने सिल्वमून सेलेस्टियल लीडर की ओर देखा जो साधना में तल्लीन थी। अध्याय 261 शत्रु। सिस्टर शिन्यू। येशी ने पुकारा और सिल्वमून सेलेस्टियल लीडर की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने हाथ बढ़ाया और इशारा किया जिससे एक रहस्यमय सफेद रोशनी निकली जिसने उसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में मदद की। ओरिजिन गॉड सिटी की सड़कों पर रोशनी तेज थी और शाम ढलने के बावजूद भी कई लोग टहल रहे थे। मोकिन शाओ कुई के पीछे के परिवार के निवास पर गया। उसकी आंखों में एक क्रूर मुस्कान झलक रही थी। युवा स्वामी, यह ओरिजिन गॉड सिटी में परिवार का अड्डा है। शाओ कुई मोकिन को भी परिवार के प्रवेश द्वार तक ले गई जहां एक प्रकाश की दीवार ने रास्ता रोक रखा था। केवल परिवार का टोकन रखने वाले ही प्रवेश कर सकते थे। मुझे पता है, आगे बढ़ो। मोकिन ने अधीरता से हाथ हिलाकर उसे आगे चलने का इशारा किया। शाओ कुई और कई गार्ड सहाय थे। उन्होंने पहली बार इतने अभिमानी व्यक्ति को देखा था जो स्पष्ट रूप से परिवार को अपनी नजरों में नहीं रखता था। अगर यह अतीत की बात होती तो यह संभव होता। उन्हें पता नहीं था कि यह युवा मालिक मनमानी कर रहा था या सिर्फ उससे स्वभाव का व्यक्ति था। वे परिवार के अड्डे के अंदर पहुंच गई। ज़ियाओ कुई ने अपने पीछे मौजूद गार्डों से जल्दी से कहा, आप लोग इस युवा स्वामी को मुख्य हॉल में ले जाएं, मैं जाकर दूसरी युवा मालिक को सूचित कर देती हूं। गार्डों ने सिर हिलाया और मोकिन को मुख्य हॉल की ओर ले गए। दूसरी ओर वह मोकिन के आगमन की सूचना अपनी छोटी मालिक को देने के लिए के महल की ओर चल पड़ी। मोकिन विभिन्न महलों से होते हुए पहरेदारों के पीछे पीछे के परिवार के मुख्य हॉल में पहुंची। हालांकि जब मोकिन गार्डों के पीछे पीछे के परिवार के स्वागत महल की ओर जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक परिचित व्यक्ति से हुई। वे परिवार के मुखिया की झांकी से उनकी निगाहें मिली और ये झांकी अंदर के मारे लगभग मर ही गया। हे प्रभु, अनादिता के प्रभु, आप ये परिवार में क्यों आए हैं? ये देखकर कि कुलपति इस युवा स्वामी को जानते प्रतीत होते हैं, पहरेदारों ने शीघ्रतापूर्वक और आदरपूर्वक सूचना दी, कुलपति जी, ये युवा स्वामी दूसरी युवती द्वारा आमंत्रित अतिथि हैं। बेझांकी ने गार्डों की रिपोर्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें मोकिन पर टिकी हुई थी। कुलपति जी, इस बारे में आपका क्या विचार है? मैंने कहा था कि मैं निश्चित रूप से ये परिवार में आऊंगा, क्या आपको विश्वास हो रहा है? मोकिन के उपहास भरे लहजे ने झांकी के चेहरे के भावों को बेहद विकृत कर दिया। पिताजी, उन्हें युवे ने आमंत्रित किया था। गेयू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन दूर से उसने अपने पिता और मोकिन को आपस में झगड़ते हुए देखा और वह उनकी बातचीत में दखल देने के लिए जल्दी से उनके पास गई। अपनी बेटी की बातें सुनकर झांकी गुस्से से लगभग घुट गया और उसने गेयू को घूरकर देखा। वह अनादिता का स्वामी है, वही जिसने तुम्हारे तीसरे भाई का वध किया। अपने पिता की बातें सुनकर गेयू की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने मोकिन की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि वह उसे एक क्रूर मुस्कान दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? वह तो अनादिता के स्वामी है। गेयू की आंखों में निराशा छाई हुई थी। वह धीरे-धीरे कुछ कदम पीछे हट गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस आदमी से उसे आखिरकार प्यार हो गया था वही उसका दुश्मन था जिसने उसके भाई की हत्या की थी। हे यंग मिस के, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, तुम्हें दुश्मन की जाल में नहीं फंसना चाहिए। कुलपति जी, क्या मैं परिवार का सफाया कर दूं या आप आत्महत्या कर लेंगे? अगर मैंने कोई कदम उठाया तो तुम्हारा परिवार समेत नदी में ही विलीन हो जाएगा। मोकिन ने कुछ बार व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और झांकी की आकृति को ऐसे देखा मानो वह किसी विदूषक को देख रहा हो। हम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अजय हो? झांकी ने ठंडी सी सांस ली और जैसे ही वह कुछ करने वाला था एक लम्हा निकली। अनंता के स्वामी, आप उत्पत्ति के स्वामी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहते, है ना? वह खुद को प्रकट करने की हिम्मत नहीं करता और किसी से तुम्हारी ताकत का परीक्षण करवा रहा है। तुम्हारे हाथों का इस्तेमाल करके परिवार को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। तुम इसे समझने में असफल नहीं हो सकते थे, है ना? एक बुरी आवाज धीरे-धीरे सुनाई दी और सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे-धीरे प्रकट हुआ जिसकी आंखों में बेबसी भरी हुई थी। मोकिन ने अचानक प्रकट हुए बुजुर्ग को देखा। उसकी आंखों में चंचल आनंद झलक रहा था। मैं आज रात के परिवार को नष्ट करने नहीं बल्कि झांकी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने आया हूं। आपके परिवार और उत्पत्ति के स्वामी के बीच के झगड़ों के बारे में मैं दखल नहीं देना चाहता। मोकिन आज रात यहाँ ये देखने आया था कि परिवार में वास्तव में कितने शक्तिशाली व्यक्ति हैं, न कि परिवार को पहले से ही नष्ट करने के लिए। उत्पत्ति के स्वामी अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए वही उनके परिवार को नष्ट नहीं कर सकते थे और उत्पत्ति के स्वामी को इसका लाभ उठाने नहीं दे सकते थे। आज रात वह पहले की झांकी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेगा और फिर देखेगा कि मूल स्वामी क्या करता है। यदि वह परिवार को नष्ट करने में असमर्थ रहा तो मोकिन कार्रवाई करेगा। अन्य पहरेदारों की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। क्या यह रहस्यमय युवा स्वामी उनके कुलपति को आत्महत्या करने के लिए कह रहा था? क्या उन्हें यकीन था कि यह कोई नाटक नहीं था? गेयू ने मोकिन को स्तब्ध होकर देखा। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके होंठ बिना कोई शब्द निकाले ही रहे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने झांकी की ओर देखा, धीरे से अपनी आंखें बंद की और ठंडे स्वर में बोले, झांकी, पुराने पूर्वज ने एक बार तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सलाह दी थी कि तुम अनादिता के स्वामी को क्रोधित मत करो, आत्महत्या कर लो। पूर्वज की बातें सुनकर झांकी ने पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने पलटकर पूछा, पूर्वज जी, आपका मतलब क्या है? मेरे नेतृत्व में ये परिवार ओरिजिन वर्ल्ड का अधिपति बन गया और इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाऊं आप चाहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं? बुजुर्ग ने अपनी प्राचीन आंखें खोली, झांकी की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम और तुम्हारे बेटे ने जो मुसीबत खड़ी की है उसका दोष परिवार पर मत डालो। तुम आत्महत्या कर लो। ये परिवार तुम्हारी खातिर अनादिता के स्वामी से नहीं लड़ सकता। हाँ, मैंने तुम लालची और कायबुरी लोगों के समूह को गलत समझा। क्या तुम चाहते हो कि मैं आत्महत्या कर लूं? बूढ़े मूर्ख, तुम सपने देख रहे हो। झांकी जोर से हंसा। उसकी आकृति प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और गायब हो गई। बूढ़े मूर्ख के युवान, मेरे पास बहुत पहले से ही बैकअप योजना थी। आज रात तुम्हें अपनी इस कमजोरी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वूश वूश वूश, हवा का एक झोंका आया और गेयू और झांकी की आकृतियां पूरी तरह से गायब हो गई। मोकिन ने झांकी और परिवार को एक दूसरे के खिलाफ होते देखा और तुरंत ही उसमें थोड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। उसकी आंखों में चंचल आनंद झलक रहा था। बहुत बढ़िया, मैं देखना चाहूंगा कि झांकी ने परिवार के खिलाफ कैसे जवाबी कार्रवाई करेगा। हाँ। मोकिन जोर से हंसी और प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर गायब हो गई। मोकिन को जाते हुए देखकर और झांकी की बातें सुनकर गेयू नामक बुजुर्ग ने अपना चेहरा बेहद विकृत कर लिया। धिक्कार है, मुझे पता होना चाहिए था कि वो दरिंदा अच्छा नहीं था। मुझे शुरू से ही तुम्हें ये परिवार का प्रबंधन करने नहीं देना चाहिए था।
ये युवान इतना क्रोधित था कि उसकी दाढ़ी खड़ी हो गई और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह चाहता था कि काश वह अभी झाटियन को मार डालता, लेकिन ये झाटियन बहुत पहले ही अपनी बेटी के साथ न जाने कहां भाग गया था। छठे चरण के मूल स्वामी के रूप में वह ये झाटियन का पता कैसे लगा सकता था? कोई उत्पत्ति मंदिर में जाकर देखे कि क्या वह राक्षस के झाटियन वहां मौजूद है। ये युवान के शब्द समाप्त होते ही एक काले पहरेदार की कर्कश आवाज ने जवाब दिया। जी हां, पूर्वज जी। अंधेरे में तैनात रक्षक ने जवाब दिया और पूरी तरह से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। तुम जानवर, बेहतर होगा कि तुम उत्पत्ति लोक में प्रकट न हो, अन्यथा ये बुरा आदमी निश्चित रूप से तुम्हारी आत्मा निकाल लेगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर देगा। ये युवान ने ठंडी सी सांस ली और अपने पीछे मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा। घोर अंधेरी सड़क पर मुकिम शिन यूए रेस्टोरेंट की छत पर खड़ी होकर दूसरी के परिवार की ओर देख रही थी। उसने की झाटियन और उसकी बेटी का पीछा नहीं किया, बल्कि वही देखना चाहता था कि झाटियन ये परिवार से कैसे लड़ेगा। वूश वूश, एक हल्की हवा चली। मोकिन से कुछ ही दूरी पर काले वस्त्र पहने एक आकृति प्रकट हुई। मोकिन ने हवा की दिशा में देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। हे अनामिका के स्वामी, बहुत दिनों बाद मिले, उम्मीद है आप ठीक होंगे। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मानो वह मोकिन से बहुत अच्छी तरह परिचित हो। अध्याय 262 तीसरा दिव्य अंत्येष्टि क्रम। जो व्यक्ति वहां पहुंचा वह कोई और नहीं बल्कि उत्पत्ति का स्वामी था और ऐसा प्रतीत होता था कि वह मोकिन से बहुत अच्छी तरह परिचित था। ये बुरी बात नहीं है कि तुमने प्राचीन देवताओं के पूर्वज के शरीर पर अधिकार कर लिया, साथ ही तुम प्राचीन देववंश के पीछा करने से कैसे बच निकले। मोकिन ने आगमन देखा और अपनी चंचल मुस्कान को त्याग दिया, ये जानने की इच्छा रखते हुए कि उत्पत्ति के स्वामी प्राचीन देववंश के पीछा करने से कैसे बच निकले। ये तो आसान है, मैं स्वाभाविक रूप से 99वें स्वर्ग में छिप गया। प्राचीन देववंश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे उस स्थान पर जाएं जहां स्वर्गीय मान निवास करता है। उत्पत्ति के स्वामी की व्याख्या सुनकर मोकिन को अचानक समझ आ गया। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वह 99वें स्वर्ग में छिपा हुआ है। हालांकि मोकिन ने केवल लापरवाही से पूछा और जोर देते हुए कहा, आपके परिवार से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? भले ही उन्होंने मुझे नाराज किया हो, लेकिन मैं परिवार को नष्ट करने के लिए आपकी ओर से कार्रवाई नहीं कर सकता। मोकिन को ऐसा कहते देख उत्पत्ति के स्वामी के काले वस्त्रों के नीचे से उनकी गहरी काली आंखें दिखाई दी और उन्होंने व्यंग्य किया। जी, परिवार के पीछे प्रथम सच्चे संसार की छाया है, मुझे आपकी मदद चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक और देवता के अंतिम संस्कार का प्रतीक दूंगा जिससे आपको दूसरे सच्चे संसार का मार्ग खोलने में मदद मिलेगी। इस सौदे के बारे में आपकी क्या राय है? मोकिन जानता था कि 3 देवता अंत्येष्टि चिन्ह थे, उनमें से एक को छोटी लड़की यीशी ने नष्ट कर दिया था और स्वर्गीय पंथ वाले देवता वंश ने उसे दूसरा देवता अंत्येष्टि चिन्ह दिया था। अंतिम देवता के दफन का प्रतीक वास्तव में उत्पत्ति के स्वामी के हाथों में था। यह ऐसी बात थी जिसकी मोकिन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, तुम ये परिवार के पीछे छिपी शक्तियों को उजागर करो और मैं ये परिवार को नष्ट करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मोकिन ने सिर हिलाकर मूल स्वामी की सौदे पर सहमति जताई। चूंकि उत्पत्ति के स्वामी प्रकट हुए थे और अंतिम देवता के दफन प्रतीक के साथ व्यापार कर रहे थे, इसलिए मोकिन स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे। इसके अलावा चूंकि ये परिवार पर प्रथम सच्चे संसार की छाया थी, इसलिए मोकिन ये भी देखना चाहता था कि प्रथम सच्चे संसार के पौराणिक विशेषज्ञ वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। चूंकि आप सहमत हैं, इसलिए मैं अगले 2 दिनों में तियान जुआन को कार्रवाई करने और खुले तौर पर ये परिवार के साथ युद्ध छेड़ने के लिए कहूंगा। लेकिन के अधीन लगभग 1 दर्जन नियम नियामक भी उत्पत्ति लोक में आ चुके हैं और उन्हें ये झाटियन नामक व्यक्ति द्वारा उत्पत्ति मंदिर में लाया गया है। जब आवश्यक हो तो आप नियम नियामकों और ये झाटियन को समाप्त कर देंगे और मैं दूसरे किनारे की नदी पर ये परिवार के सुदृढ़ीकरण को रोकूंगा। उत्पत्ति के स्वामी ने अपनी योजना बताई क्योंकि उनकी वर्तमान शक्ति केवल छठे चरण के शिखर पर थी और यह शरीर अभी तक उत्पत्ति स्रोत के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुआ था। वह अपने स्तर से ऊपर के प्रतिद्वंदी से लड़ते समय केवल 7वें चरण के विशेषज्ञ का ही सामना कर सकता था। उसे डर था कि ये परिवार के पूर्वज द्वारा लाई गई अतिरिक्त सेना में 8वें चरण का विशेषज्ञ भी शामिल हो सकता है, इसलिए वह मोकिन के साथ मिलकर काम करना चाहता था। अंततः जंग बिगिनिंग लिस्ट सोर्स अद्वितीय था और पहले से ही मोकिन के नियंत्रण में था, जिससे 8वें चरण के विशेषज्ञ से निपटना एक आसान काम हो गया। ठीक है, मैं ये झाटियन और उन नियमकों से निपट लूंगा। मोकिन ने बेपरवाही से हाथ हिलाया और उसकी आकृति धीरे-धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। केवल उत्पत्ति के स्वामी शराब की दुकान के ऊपर अकेले रह गए थे, जो जगमगाते उत्पत्ति देव नगर को देख रहे थे। अब सब कुछ समाप्त होने का समय आ गया है। मुझे आशा है कि सृष्टि के देवता संयम बरतेंगे और 5वें सच्चे संसार को समय से पहले नष्ट नहीं करेंगे। उत्पत्ति के स्वामी ने अपने आप से बुदबुदाया, उन्हें पता नहीं था कि वे किस बात को लेकर चिंतित थे, मानो वे सृष्टि के देवता से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। उत्पत्ति देव नगरी से करोड़ों मील दूर समुद्र की सतह पर ये वह स्थान था जहां उत्पत्ति के स्वामी की चेतना का जन्म हुआ था, उत्पत्ति सागर। यह उत्पत्ति मंदिर का स्थान भी था। यहाँ के अधिकांश प्राणी उत्पत्ति के स्वामी के पूर्व अधीनस्थ थे, लेकिन अब वे सभी झाटियन के नियंत्रण में थे। बाहरी लोगों की नजरों में उत्पत्ति के स्वामी हमेशा से उत्पत्ति सागर में छिपे हुए थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब ओरिजिन की शुरुआत हुई थी, तब लॉर्ड ऑफ ओरिजिन और लॉर्ड ऑफ रियलिटी में आपस में लड़ाई लड़ी थी, जिसमें दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और ये परिवार द्वारा उनके खिलाफ साजिश रची गई थी और उन्हें कठपुतली में बदल दिया गया था। उत्पत्ति लोक में सभी प्राणियों की दृष्टि में उत्पत्ति का स्वामी केवल भेष बदलकर आया हुआ झाटियन ही था। रहस्यमय धुन से घिरे उत्पत्ति सागर पर एक द्वीप कोने में प्रकट हुआ और गायब हो गया। घोर अंधेरी रात में शोरगुल सुनाई दिया। झाटियन अपनी बेटी के साथ उत्पत्ति सागर लौट रहा था। ये स्थान पहले ही उसके अधिकार में आ चुका था। उत्पत्ति मंदिर के सभी विशेषज्ञ देव परिवार के आदेशों का पालन नहीं करते थे, वे केवल झाटियन के आदेशों का पालन करते थे। वूश वूश वूश, झाटियन ने सहजता से समुद्र की सतह पर छाई धुंध को हटाया और धुंध में धुंधली सी दिखाई दे रही द्वीप पर उतरा। उस पर अनगिनत महल, मंडप और मीनारें थी। जैसे ही वह द्वीप के किनारे पर उतरा, आलीशान जटाधारी वस्त्र पहने एक अधेड़ का व्यक्ति दूर से चलकर उसके पास आया। वह महान दाऊ नियामक था। छप छप, लहरें उठ रही थी और छप छप की आवाजें आ रही थी। झाटियन द्वारा द्वीप पर छाई धुंध छट गई और तेज चांदनी ने पूरे द्वीप को इस तरह ढक दिया मानो दिन का समय हो। किनारे पर समुद्र का पानी कभी-कभी उछलता था और झाटियन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर ओरिजिन गॉड सिटी की दिशा में देख रहा था। महान दाऊ नियामक, जैसा आपने कहा था, मेरा परिवार से मतभेद हो गया है। उन बुरे लोगों ने अनादिता के ईश्वर से डरकर मुझे आत्महत्या करने के लिए कहा। महान दाऊ नियामक अभी तट पर पहुंचे थे। उन्होंने व्याकुल को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर झाटियन के पास आकर अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़े हो गए और समुद्र को देखने लगे। जी, परिवार के मुखिया, आपके बच्चे के गिरने के बाद हमारी व्यवस्था की शक्ति स्वतः ही परिवर्तित हो गई। अब निर्वाण और पुनर्जन्म के बाद वे सभी छठे चरण में हैं, ओरिजिन लॉर्ड्स। लेकिन लगभग 1 दर्जन छठे चरण के साथ भी नियामक वे अनादिता के भगवान के समकक्ष नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि हमें पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए, मूल दुनिया को छोड़कर पौराणिक दूसरी सच्ची दुनिया की खोज शुरू कर देनी चाहिए। शायद हमारे पास अभी भी हालात बदलने का मौका है। महान दाऊ नियामक ने अपने विचार व्यक्त किए क्योंकि ग्रैंड कंट्रोलर बेकिंग के पतन के बाद उनके द्वारा नियंत्रित व्यवस्था की शक्ति में सभी प्रकार के परिवर्तन हुए। लगभग सभी दर्जन भर नियामकों ने छठे चरण को पार कर लिया था। उत्पत्ति स्वामी की साधना, मैं आपकी बात कैसे नहीं समझ सकता। बात बस इतनी सी है कि उत्पत्ति के स्वामी को किसी कठपुतली में नहीं बदला गया, बल्कि उन्होंने एक नया शरीर धारण किया। वो शायद पहले ही ओरिजिन वर्ल्ड में पहुंच चुका है और पर्दे के पीछे से हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अगर हम इसी तरह दूसरे सच्चे संसार की खोज में जुटे रहे तो वह निश्चित रूप से हमें एक-एक करके मार डालेगा। झाटियन का चेहरा बेबसी से भरा हुआ था क्योंकि जब वह दिन में परिवार के स्वर्गीय कारागार में गया तो उसने देखा कि यद्यपि मूल स्वामी का मूल शरीर एक कठपुतली में परिवर्तित हो चुका था। कठपुतली के शरीर पर मौजूद उत्पत्ति की शक्ति पहले से ही क्षीण होने लगी थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि उत्पत्ति के स्वामी का पतन नहीं हुआ था और उन्होंने उत्पत्ति स्रोत पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। जी, परिवार के मुखिया, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने गलत देखा हो? यदि उत्पत्ति के स्वामी का पतन नहीं हुआ तो हमारा भाग्य। महान दाऊ नियामक ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि वे अकेले मोकिन से भी निपट नहीं सकते थे। उत्पत्ति के स्वामी के शामिल होने से भला उनके बचने का कोई रास्ता कैसे हो सकता था? भूल जाओ, मैं तुम्हें ओरिजिन वर्ल्ड से भागने में मदद करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। लेकिन उससे पहले आपको भी परिवार के उन बुरे लोगों से निपटने में मेरी मदद करनी होगी। झाटियन के बोलने के बाद उसने असहाय होकर अपना हाथ हिलाया और मुड़कर अपनी बेटी को द्वीप के सबसे पुराने महल की ओर ले गया। व्याकुल गेयू को देखकर झाटियन को घृणा महसूस हुई। वे परिवार की खातिर उनकी 2 बेटियां और 3 बेटे युद्ध में शहीद हो गए, केवल गेयू शेष बचे। इसके अलावा गेयू को पुरुषों में कभी दिलचस्पी नहीं थी और इस बार आखिरकार उसे प्यार हो गया, लेकिन वह उसका दुश्मन निकला। कल्पना कीजिए कि यह उसके लिए कितना बड़ा झटका था। अध्याय 263, अचानक बदलाव कोई नहीं है। महान दाऊ नियामक ने झाटियन और उसकी बेटी को जाते हुए देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। ये नियति है। हॉन्गमैन गॉर्डन, आपको शुरू से ही भाग्य की नदी को शांत नहीं करना चाहिए था और नाइल गॉड प्लान के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए थी, जिससे आपकी अपनी मृत्यु हुई और दूसरों को भी इसमें फंसाया। घोर अंधेरी रात में महान दाऊ नियामक ने किनारे पर आह भरी, उनकी निगाहें उत्पत्ति देव नगरी की दिशा में टिकी हुई थी, उनकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी हुई थी। उत्पत्ति देव नगरी। शिन यूए रेस्टोरेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक प्राचीन कमरे में मोकिन ने येशी को शिन यूए को उसकी साधना में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हुए देखा और उनका उन्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वो खिड़की के पास गया और गहरी रात में उत्पत्ति के स्वामी की विदा होती आकृति को देखने लगा। हे, लगता है आपको काफी कुछ पता है। आपको तो सृष्टिकर्ता ईश्वर के इरादों का भी पता है, जो मेरे लिए काफी आश्चर्य की बात है। मोकिन मन ही मन बुदबुदाया। रेस्तरां की छत से नीचे आने के बाद उसने मूल स्वामी को काफी देर तक मन ही मन बुदबुदाते हुए सुना था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उत्पत्ति के स्वामी को सृष्टिकर्ता के इरादों का पता होगा, ये जानकारी उनके पास भी इस समय नहीं थी। वो केवल इतना जानता था कि सृष्टिकर्ता देवता ने 5वें सच्चे संसार पर सृष्टिकर्ता का अभिशाप लाने के लिए हाथ मिला लिया था और इसके पीछे अन्य उद्देश्य भी अवश्य होंगे। वे उद्देश्य क्या थे, ये किसी को नहीं पता था। मोकिन जब विचारों में डूबा हुआ था, तभी गोरे कोमल हाथों की एक जोड़ी ने उसे घेर लिया और एक कोमल एहसास उसकी पीठ पर हुआ, जिससे उसका दिल थोड़ा धड़क उठा। पतिदेव, आप कब वापस आए?
येशी ने अपने पति को गले लगाया, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसके भव्य वक्षस्थल ने मोकिन को कितना उत्तेजित कर दिया था। मोकिन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से हंस पड़ा। मैं अभी लौटा हूँ, क्या शिन्यू अभी भी अपनी साधना के छठे चरण तक नहीं पहुंच पाए है? अपने पति को वापस आते और उसे अपनी बाहों में भरते देख येशी उसके कंधे से टिक गई। हे पतिदेव, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शिन्यू लंबे समय से 5वें चरण में है, जैसे ही उसे कुसान दिव्य वृक्ष प्राप्त हो जाता है, वो तुरंत 8वें चरण या यहाँ तक कि 9वें चरण तक भी पहुंच सकती है। उसकी यह बात सुनकर मोकिन को आखिरकार राहत मिली। आखिरकार वह शिन्यू की साधना को बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं देखना चाहता था। अपने पति के राहत भरे चेहरे को देखकर येशी ने अपनी बहती हुई सफेद पोशाक में पह करते हुए उन्हें एक प्यारा सा चुंबन दिया। उसकी स्वप्निल अलौकिक चेहरे पर एक शर्मीली कुंवारी लड़की जैसी लाली दिखाई दी। मोकिन जानता था कि यह छोटी लड़की क्या सोच रही है। उसने सहसा से एक प्रतिबंध लगाया, शर्माती हुई येशी को गले लगाया और लंकृत पलंग की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय में कमरा एक बार फिर बसंत की गर्माहट से भर गया। एक खामोश रात, सुबह तड़के ओरिजिन गॉड सिटी पर प्रकाश की किरणें पड़ी और सभी सड़कें फिर से चहल-पहल से भर गईं। धप धप धप। सड़क पर बख्तरबंद गार्डों का एक समूह यूनिकॉर्न पर सवार होकर शहर से बाहर निकल रहा था। अरे, क्या ये परिवार के शाही अंगरक्षक नहीं है? वे कहाँ जा रहे हैं? क्या कोई बड़ी घटना घटी? सड़क पर मौजूद भी हैरान परेशान दिख रही थी। ये परिवार के शाही अंगरक्षकों को शहर से बाहर भागते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर हुआ क्या था। शश, अपनी आवाज धीमी रखें। ये परिवार के मामले हमारे लिए चर्चा का विषय नहीं है। किसी ने उन्हें सावधानीपूर्वक याद दिलाया, इस डर से कि ये परिवार को पता चल सकता है और इससे अनावश्यक विपत्ति आ सकती है। देखो सब लोग, ये परिवार के गार्ड नोटिस लगा रहे हैं। किसी अन्य व्यक्ति ने ये परिवार के अंगरक्षकों के एक समूह को शहर भर में विभिन्न नोटिस बोर्डों पर एक चित्र लगाते हुए देखा। जी परिवार के गार्डों के चले जाने के बाद उत्सुक भीड़ आगे बढ़ गई। सभी ये देखना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था। लीसी अभी शिन्यू रेस्टोरेंट से बाहर निकली ही थी कि उसने देखा कि लोग नोटिस बोर्ड के आसपास जमा हो रहे हैं, जिससे बहुत उत्सुक हो गई और इसलिए वह भीड़ के पीछे-पीछे चली गई। क्या ये परिवार के मुखिया ने विद्रोह कर दिया है? क्या आपको यकीन है कि यह कोई मजाक नहीं है? उत्पत्ति देवता नगरी पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई। उन सभी ने ये झांकियों के विद्रोह का चित्र देखा। जो भी व्यक्ति की झांकियों के ठिकाने की जानकारी देता, वह ये परिवार में शामिल हो सकता था और एक सम्मानित अतिथि बन सकता था। कुछ समय के लिए ओरिजिन गॉड सिटी के कुछ निडरकुलों ने ये झांकियों के ठिकाने की तलाश करने का फैसला किया, ये सोचकर कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर प्रमुखता हासिल कर सकते हैं। भीड़ में मौजूद किसी ने भी ये झांकियों के विद्रोह की खबर देखी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये परिवार ने कोई गलती की है। ये झांकियां जो पूरी तरह से स्वस्थ थी, भला विद्रोह कैसे कर सकती थी? क्या ये सब सरासर बेतुका नहीं था? शिन्यू रेस्टोरेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर मोकिन खिड़की के पास खड़ा था, सड़क पर चर्चा कर रही भीड़ को देख रहा था। उसकी आंखों में भास का भाव झलक रहा था। हे ये झांकियां, मुझे निराश मत करना। मोकिन के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसकी दिव्य चेतना ने पूरे ओरिजिन गॉड सिटी को स्कैन किया। वह ये देखना चाहता था कि क्या ये झांकियां शहर में छिपा हुआ है। दुर्भाग्यवश मोकिन की दिव्य चेतना ने पूरे ओरिजिन गॉड सिटी में छानबीन की, लेकिन उसे ये झांकियों का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा प्रतीत हुआ कि वो प्रकट नहीं होगा। कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले की तरह शांत था, जिससे लोगों को ये परिवार द्वारा लगाए गए नोटिसों पर संदेह होने लगा। क्योंकि जब से ये परिवार ने नोटिस लगाए थे, तब से कोई और कार्रवाई नहीं हुई थी, जो किसी भी तरह से ऐसी स्थिति से मेल नहीं खाती थी जहां किसी ने विद्रोह किया हो। इसके बजाय उन्हें बाहरी दुनिया से अधिक कबीले मिल रहे थे, जो एक असामान्य घटनाक्रम था। इससे उन कुलों को जो कि झांकियों के विद्रोह की खबर का इस्तेमाल ये परिवार में शामिल होने के लिए करना चाहते थे, घटना की सत्यता पर संदेह होने लगा। अचानक, ये युवान बूढ़े बदमाश, मैंने ये परिवार के लिए इतनी लगन से इतना कुछ समर्पित किया है, और तुम सचमुच मुझे विद्रोह के कलंक का सामना करने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये झांकियों की दहाड़ ओरिजिन गॉड सिटी में गूंज उठी, जिससे शहर के सभी कबीले सहज रूप से अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके ध्वनि की दिशा में देखने लगे, जो कि ओरिजिन सागर था। हालांकि ये परिवार के गढ़ के भीतर से कोई आवाज नहीं आई, मानो कि झांकियों की उस भरी आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया हो। मोकिन ने ये झांकियों की दहाड़ती हुई आवाज भी सुनी, जो एक परीक्षा जैसी लग रही थी। क्योंकि उत्पत्ति के स्वामी ने त्यानिक संप्रदाय को कार्रवाई करने का आदेश दिया था, फिर भी कोई हलचल नहीं हुई थी, जिससे वो कुछ हद तक हैरान था। शिन्यू रेस्टोरेंट के प्राचीन कक्ष में येशी अपनी बहती हुई सफेद पोशाक में अपनी खूबसूरत आंखों को घुमाते हुए विचारों में खोई हुई थी। पतिदेव, ये परिवार बहुत शांत है, क्या कुछ हुआ है? क्या हमें जाकर देखना चाहिए? येशी ने ये परिवार की दिशा का सर्वेक्षण किया और पाया कि ये परिवार का गढ़ एक प्रकाश अवरोध से घिरा हुआ था और उसे जीवन का कोई संकेत नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत हैरान थी। 2 दिन पहले उसे मोकिन से लॉर्ड ऑफ ओरिजिन के प्रकट होने और उसके बारह परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में पता चला था। अब वहां सामान्य रूप से सन्नाटा पसरा हुआ था, यहाँ तक कि उसे भी शक होने लगा था कि क्या ये परिवार के सदस्य पहले ही भाग चुके हैं। ठीक है, तुम यही रुको और शिन्यू को देखो। तुम्हारा पति के परिवार के पास जाकर पता लगाएगा कि क्या हुआ था। मोकिन की शब्द समाप्त हो गई। ओरिजिन गॉड सिटी में अचानक एक असामान्य घटना घटित हो गई। बूम बूम बूम। आकाश से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई और जल्दी ही एक अजीब बादल ने पूरे शहर को घेर लिया। सड़कों पर अचंभित भीड़, जो अभी भी इस बात से जानती थी कि क्या हो रहा है, सभी आकाश में अजीब काले बादलों की ओर देख रही थी। आकाशीय बिजली की लकीरें काले बादलों से गिरी और ये परिवार के गढ़ को निशाना बनाया। ये निश्चित स्वर्गीय बिजली है। यह महान दाव नियामक की विधि है। वो ये परिवार पर हमला क्यों करेगा? किसी ने काले बादलों से गिरती हुई दिव्य बिजली को महान दाव नियामक का कार्य बताया। हालांकि हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि महान दाव नियामक ये परिवार पर हमला क्यों करेगा। क्या वो ये परिवार के सम्मानित अतिथि नहीं थे? बूम बूम बूम। आकाशीय बिजली ने जी परिवार के गढ़ के बाहर स्थित रहस्यमय प्रकाश अवरोध को घेर दिया। चटक चटक चटक, प्रकाश अवरोध टूट गया। ये परिवार के गढ़ के भीतर महल और मंडप तो मिले, लेकिन वहां कोई भी इंसान नजर नहीं आया। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए कि ये परिवार के गढ़ में कोई भी मौजूद नहीं था। जी परिवार के सदस्य कहां हैं? क्या वे पीछे हट गए या वे भाग गए? अध्याय 264 उत्पत्ति की राजधानी को रखते हुए दिव्य चेतना क्रियाशील होती है। मोकिन और येशी खिड़की के पास खड़ी थी। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे क्योंकि उन्होंने ये परिवार के स्टेशन पर किसी को नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि ये परिवार ने किसी अंतरिक्षीय मार्ग का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश की होगी। ये झांकियां, वो जानवर, उसने सचमुच लोगों को ये परिवार पर हमला करने दिया। इस प्राचीन पूर्वज द्वारा मूलदेव नगर को रक्त से बलिदान करने और दैवीय दानव आत्मा जाल संरचना को पूरा करने के बाद मैं तुम्हें परेशान करने के लिए मूल सागर में जाऊंगा। ये युवान की अलौकिक और स्पष्ट आवाज गूंजी और पूरा ओरिजिन गॉड सिटी अचानक जमीन से ऊपर उठा। काले बादलों से भरा आकाश छट गया और उसकी जगह खूंजे से लाल रंग की प्रकाश की एक बाधा ने ले ली, जिसने ओरिजिन गॉड सिटी को घेर लिया और धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। अरे नहीं, ये तो ये परिवार के पुराने पूर्वज की आवाज है। जी परिवार हम सभी को रक्त से बलिदान करना चाहता है ताकि दैवीय राक्षस आत्मा जाल संरचना स्थापित की जा सके। सड़क पर मौजूद दर्शकों को आखिरकार समझ में आया कि क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये परिवार द्वारा एक नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने बाहरी कुलों और ताकतों को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया, विशेष रूप से इन प्राणियों की आत्माओं का उपयोग करके दैवीय दानव आत्मा जाल संरचना स्थापित करने की इच्छा रखते हुए। सब लोग भागो। किसी ने आकाश में रखे रंग की लाल रोशनी की बाधा देखी, जिससे एक अजीब विनाशकारी शक्ति उतरी, जिसने सभी की आत्मा को छीन लिया। वो चिल्लाते हुए खून जैसे लाल प्रकाश अवरोध की ओर दौड़ा, उसे तोड़कर ओरिजिन गॉड सिटी से भाग निकलना चाहता था। मोकिन और येशी ने भी ओरिजिन गॉड सिटी को घेरने वाली रक्त लाल प्रकाश बाधा को देखा और उनकी आंखों में एक विचारशील भाव प्रकट हुआ। चलो पहले बाहर चलते हैं। देखते हैं कि ये परिवार के पुराने पूर्वज ईश्वरीय दानव आत्मा जाल संरचना के साथ क्या करना चाहते हैं। मोकिन के बोलने के बाद उसने हाथ हिलाया और एक प्रकाश अवरोध प्रकट हुआ। फिर उसने सहजता से साधना कर रही सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन को बुरियल स्काई स्पेस टाइम में भेज दिया। उन्होंने और येशी ने एक दूसरे की ओर देखा और बुरियल स्काई स्पेस टाइम में प्रवेश कर गए। हे चीजों, ये परिवार तुम्हारी कल्पना से बड़े शक्तिशाली है। तुम सब आज्ञाकारी होकर दैवीय दानव आत्मा जाल संरचना के लिए पोषण बन जाओ। ये युवान की अलौकिक आवाज फिर से सुनाई दी और विशाल उत्पत्ति देव नगरी को घेरे हुए रक्त लाल प्रकाश अवरोध हवा में ही रुक गया। रक्त लाल प्रकाश अवरोध के बाहर से विचित्र विनाशकारी शक्ति की लकीरें शहर में उतर आईं। असीम या कथनीय स्तर पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों की आत्माओं को निगल लिया गया। अपने बुरी तरह से घायल शरीर के बावजूद केवल कुछ ही पथीन प्राणी ओरिजिन गॉड सिटी से भागने में कामयाब रहे। आह, जी परिवार, तुम पागल हो, तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। अन्य शक्तियों के पथीन लोगों ने अपनी सेनाओं को त्याग दिया और उत्पत्ति देव नगरी से भाग गए। पथीन प्राणी के नीचे के प्राणी ही बचे रहे, उनकी सभी आत्माएं रक्त लाल प्रकाश अवरोध द्वारा भस्म हो गईं और दैवीय दानव आत्मा जाल संरचना के लिए पोषण बन गईं। ये युवान, तुम बूढ़े बदमाश, तुम सचमुच नीच हो। क्या तुम सचमुच एक निश्चित संरचना बनाकर संपूर्ण उत्पत्ति जगत को नष्ट करना चाहते हो? उत्पत्ति सागर से दूसरी की झांकियों की आवाज क्रोध से भरी हुई आई। हालांकि ये झांकियों को किसी आवाज ने जवाब नहीं दिया, केवल ओरिजिन गॉड सिटी में सभी जीवित प्राणियों की चीखें सुनाई दी। हा 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 हा। उत्पत्ति के स्वामी, आप अभी स्वयं को प्रकट करने से इनकार कर रहे हैं। ये प्राचीन पूर्वज संपूर्ण उत्पत्ति जगत में दैवीय दानव आत्मा जाल संरचना स्थापित करेगा। ये युवान कहीं छिपा हुआ था और उसके शब्दों से यह स्पष्ट था कि यह बुरा आदमी कितना पागल था जो मूल दुनिया को नष्ट करना चाहता था। शून्य लोक में छिपे हुए उत्पत्ति के स्वामी ने उत्पत्ति देव नगर में प्राणियों की दुखद मृत्यु को देखा, लेकिन उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बजाय वह उस छोटी दुनिया की तलाश कर रहा था जहां ये परिवार रहता था और वह परिवार के सभी सदस्यों को खत्म करना चाहता था। हालांकि उत्पत्ति के स्वामी ने चाहे जितनी भी खोजबीन की, उन्हें वह लोक नहीं मिला जहां ये परिवार स्थित था। मानो कि परिवार के सदस्य पहले ही उत्पत्ति लोक से चले गए हों। धुंध से भरे दफन आकाश अंतरिक्ष समय के भीतर मोकिन और येशी ने हस्तक्षेप करने के इरादे के बिना ही उस उत्तेजना को देखा। वे ये देखना चाहते थे कि ये परिवार का ये प्राचीन पूर्वज वास्तव में कितना सक्षम था कि वह पूरे मूल जगत में दैवीय दानव आत्मा जाल संरचना को फैलाना चाहता था।
जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, बॉडी फ्लियन सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ओरिजिन वर्ल्ड की ब्लड फ्लियन शक्ति का उपयोग करना और फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए रक्त सहित सभी जीवित प्राणियों की आत्माओं का बलिदान करना शामिल है। मोकिन ने इस तरह की निश्चित संरचना के बारे में सुना था, लेकिन उसके पास इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। क्योंकि एक बार जब ईश्वरीय दानव आत्मा जाल संरचना का रक्त बलिदान शुरू हो जाता है, तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि स्वर्ग और पृथ्वी की चार दिशाओं के झंडे में से एक रक्त दानव बैनर का उपयोग इसे रोकने के लिए नहीं किया जाता। हालांकि मोकिन कोई भला इंसान नहीं था और वो उत्पत्ति लोक को बचाने के लिए रक्त दानव ध्वज का उपयोग नहीं करेगा। ये युवान, बस करो। उत्पत्ति लोक के प्राणी निर्दोष हैं। यदि तुम नहीं रुके, तो मैं उस छोटे लोक को नष्ट कर दूंगा जहां परिवार समय स्थित है। 99वें स्वर्ग की दिशा से दबाव से भरा एक फरमान उत्पत्ति लोक में प्रवेश कर गया। मानो वह इस बूढ़े व्यक्ति ये युवान को बहुत अधिक पाप करने का आदेश दे रहा हो। ये पांचवें सच्चे जगत की दिव्य दाव चेतना है। आखिरकार उसने कदम उठाया। उत्पत्ति जगत के अन्य प्राचीन शहरों में अकथनीय स्तर से ऊपर की शक्तिशाली लोग आकाश में उड़ गए 99वें स्वर्ग की दिशा की ओर देखते हुए। हे तुम डरपोक कछुए। इस प्राचीन पूर्वज ने पहले ही ये परिवार को प्रथम वास्तविक संसार में भेज दिया है। क्या तुम प्रथम वास्तविक संसार के विरुद्ध कार्य करने का साहस रखते हो? प्राचीन दाववादी वस्त्र पहने ये युवान रत्तलाल प्रकाश रोड के बाहर प्रकट हुए और अनायास ही ओरिजिन वर्ल्ड सिटी में सभी जीवित प्राणियों की आत्माओं को अवशोषित करने लगे। इस बूढ़े व्यक्ति की साधना स्पष्ट रूप से सातवें चरण पूर्वजों के देवता में प्रवेश कर चुकी थी। आप बहुत अच्छी। पांचवें सच्चे संसार के साथ विश्वासघात करने पर मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। बाद में कोई प्रथम वास्तविक दुनिया में जाकर ये परिवार का सफाया कर देगा। स्विश। पांचवें सच्चे लोक के दिव्य दाव के उदासीन शब्द 99वें स्वर्ग से आए और एक विचित्र प्रकाश तलवार जिसमें भयानक विनाशकारी शक्ति थी ने युवान पर प्रहार किया। प्रकाश की तलवार द्वारा वहन की जाने वाली विनाशकारी शक्ति से संपूर्ण उत्पत्ति जगत लगातार कांप रहा था। मानो वह स्वर्गीय मार्ग के एक साधारण प्रहार को भी सहन नहीं कर सकता था और किसी भी क्षण चकनाचूर हो सकता था। हम स्वर्गीय दाव बारी बारी से बैठते हैं और इस साल के परिवार की बारी है। अब आपको अपना रूप बदलने का समय आ गया है। ये युवान ने रत्तलाल प्रकाश रोड पर कदम रखा और उसके हाथों में एक रत्तलाल भाला प्रकट हुआ जो आने वाली अजीब प्रकाश तलवार की ओर वार कर रहा था। टकराना। उत्पत्ति जगत में एक कान फाड़ देने वाली टक्कर की आवाज गूंज उठी। जैसे ही ये युवान का खून से लाल भाला प्रकाश की तलवार से टकराया, वह खून थूकते हुए हवा में उड़ गया क्योंकि वह स्वर्गीय दाव की इतनी शक्ति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। छी, चटक चटक चटक। ये युवान के प्रहार से रत्तलाल प्रकाश रोड चकनाचूर हो गया और उसने मुंह पर काला खून थूक दिया, जिससे स्पष्ट था कि वह स्वर्गीय दाव से बुरी तरह घायल हो गया था। ये सातवां चरण समय से पहले ही बढ़ा दिया गया है। ये छठे चरण जितना अच्छा भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? स्वर्गीय मार्ग की शीतल आवाज फिर से सुनाई दी, जिसके बाद बिजली की एक अजीब सी चमक गिरी और नीचे की ओर आ गिरी। बूम बूम बूम। ये युवान ने अभी प्रतिक्रिया ही दी थी कि स्वर्गीय दाव की बिजली के प्रहार से वह चकनाचूर हो गया। मृत्यु के बाद भी वह ये नहीं समझ पाया कि पांचवें सच्चे लोक की स्वर्गीय दाव चेतना इतनी शक्तिशाली क्यों थी। चटक चटक चटक। जैसे ही ये युवान की मृत्यु हुई, रक्त के रंग की लाल प्रकाश की बाधा पल भर में चकनाचूर हो गई। बूम बूम बूम। हजारों मील में फैला हुआ उत्पत्ति देवनगर भी हवा में से नीचे गिर गया और उत्पत्ति लोक लगातार कांपता रहा। ये स्वर्गीय दाव ही था जिसने एक अदृश्य शक्ति का उत्सर्जन किया, जिससे मूल देवनगरी जमीन पर स्थिर रूप से टिकी रही, अन्यथा संपूर्ण मूल जगत के क्षेत्रों में बिखर जाता। हालांकि दिव्य दाव चेतना के हस्तक्षेप के बावजूद ओरिजिन वर्ल्ड सिटी के सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए। खून नदियों की तरह बह निकला, जिससे पूरा शहर लाल रंग से रंग गया। उत्पत्ति के स्वामी, मुझे पता है कि आप उत्पत्ति लोक में हैं। अब जबकि ये परिवार पीछे हट गया है, मूल दुनिया की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है। स्वर्गीय मार्ग कुछ देर रुका और उसकी रात से आवाज फिर से गूंजी। बेझांझे तुमने उत्पत्ति के स्वामी पर घात लगाकर हमला किया और नौ ही देववंश को नाराज किया। अपनी जान ले लो। अगर मैंने कोई कदम उठाया तो तुम्हारी आखिरी बेटी भी नहीं बचेगी। अध्याय 265 99 स्वर्गों की ओर प्रस्थान। स्वर्गीय मार्ग के उदासीन शब्दों ने अन्य प्राचीन शहरों के प्राणियों को स्तब्ध कर दिया। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उत्पत्ति के स्वामी, जो हमेशा उत्पत्ति सागर में रहते थे, अचानक झांकियों द्वारा घात लगाकर हमला क्यों किया गया। उत्पत्ति सागर में कोहरे से घिरे एक द्वीप पर काले वस्त्र पहने की झांकियां स्वर्गीय दाव के उदासीन शब्दों को सुनने के बाद लंबे समय तक चुप रहे। मैं अपनी जान ले लूंगा, मुझे बस यही उम्मीद है कि अनादि के स्वामी मेरी बेटी को बख्श देंगे। वे झांकियां धीरे धीरे ऊपर चढ़े, 99वें स्वर्ग की दिशा में अपने हाथों को जोड़कर प्रणाम किया, फिर द्वीप के किनारे पर खड़ी की ओर मुड़े। उनकी आंखों में पितृप्रेम भरा हुआ था। बेटी, तुम्हारे पिता के चले जाने के बाद इस कष्टों से भरी जगह को छोड़कर एक ऐसी छोटी सी दुनिया की तलाश करो जहां तुम शांति से अपने दिन बिता सको। बदले के बारे में मत सोचो और मेरी गलतियों को मत दोहराओ। ये ने अपने पिता की आंखों में प्रेम का भाव देखा, उसका सुंदर चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। पिताजी, पिताजी, आपकी बेटी समझ गई। अपनी बेटी का आंसुओं से भीगा चेहरा देखकर ये झांकियों ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और खुद अपने सिर पर हाथ मारा। बैंग बैंग। नहीं, पिताजी, ये ने अपने पिता को खून की धुंध में बदलते हुए देखा। उनकी आत्मा एक अदृश्य शक्ति द्वारा कुचल दी गई और वे तुरंत किनारे पर गिर पड़े। अन्य प्राचीन नगरों में रहने वाले प्राणी अपनी दिव्य इंद्रियों से उत्पत्ति सागर के ऊपर आकाश का अवलोकन करते हुए मौन हो गए, क्योंकि उनकी नजर में ये झांकियां ही असली महाशक्ति थे। उत्पत्ति की शुरुआत से ही उन्होंने कमजोर के परिवार का धीरे धीरे नेतृत्व करते हुए उत्पत्ति जगत के अधिपति बनने का मार्ग प्रशस्त किया। यह प्रत्याशित था कि उनका अंत इस तरह होगा, जिससे वास्तव में लोग अंतहीन अफसोस के साथ आगे बढ़ रहे थे। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या ये शाश्वत जीवन के लिए है, स्वर्ग के संकट छोड़ने के लिए, या फिर यह सर्वोच्च शक्ति के लिए है, जीवन और मृत्यु के लिए लड़ने के लिए? बहुत से लोगों ने खुद से सवाल किया कि खेती करने का असली उद्देश्य क्या है। हालांकि बुएनस आयर्स के में मोकिन ने की झांकियों को आत्महत्या करते हुए देखकर कोई खास भावना महसूस नहीं की। वह केवल इस बात से नाराज था कि स्वर्गीय दाव चेतना ने उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। तो आप पांचवें सच्चे संसार के दिव्य दाव हैं। तुमने मेरी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी और मैं तुमसे हिसाब बराबर करने के लिए तुरंत 99वें स्वर्ग जाऊंगा। मोकिन की आकृति अचानक दफन आकाश अंतरिक्ष में से बाहर निकल आई। उसकी निगाहें ठंडेपन से 99वें स्वर्ग की दिशा में टिकी हुई थी। उसके प्रकट होने से उत्पत्ति लोक के सभी प्राणी सहज रूप से अपनी लाल निकलने लगे। कौन है ये? उसकी हिम्मत कैसे हुई स्वर्गीय मार्ग से इस तरह बात करने की? क्या उसे विनाश का डर नहीं है? उत्पत्ति लोक में कुछ पथिन लोगों ने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करते हुए इस बात पर चर्चा की कि मोकिन कौन था और आश्चर्य व्यक्त किया कि उसने स्वर्गीय मार्ग को चुनौती देने का दुस्साहस कैसे हुआ। हे मैं 99वें स्वर्ग में आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हमारे पुनः मिलने तक। दिव्य दाव चेतना ने प्रतिक्रिया दी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। केवल मोकिन ही हवा में रह गया और दिव्य दाव चेतना को भागते हुए देखता रहा। अनंतता के स्वामी, ऐसा लगता है कि हमारा सौदा पूरा नहीं हो सकता। हालांकि मुझे तीसरे देवता के दफन चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको दे दूंगा। उत्पत्ति सागर की दिशा से एक लहर उठी और जल्द ही मोकिन के सामने काली धुंध का उत्सर्जन करने वाला एक प्रतीक प्रकट हुआ। धन्यवाद। एक बार जब आप उस बूढ़े व्यक्ति वास्तविकता के स्वामी के साथ अपने मतभेद सुलझा लेंगे, तो मैं आपके साथ प्रथम सच्चे संसार में जाकर के परिवार का नाश कर दूंगा। मोकिन ने टोकन लिया, मुड़ा और बुएनस आयर्स के सच्चाई में कदम रखते ही गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है, लेकिन यह निश्चित था कि वो ओरिजिन वर्ल्ड में नहीं रुकेगा। उत्पत्ति सागर के तट पर उत्पत्ति के स्वामी अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़े थे। उन्होंने मोकिन की लोथों की आकृति को देखते हुए अपना सिर हिलाया, फिर मुड़कर द्वीप पर स्थित महल परिसर की ओर चल दिए। वो उत्पत्ति मंदिर में मौजूद कपटी कुत्तों से निपटने जा रहा था, क्योंकि वह सत्य की भूमि के बीच युद्ध में पारस्परिक हार हुई थी। इसलिए किसी ने उसकी गंभीर चोटों की खबर लिख दी, जिससे कि झांकियों को उस पर सफलतापूर्वक घात लगाने का मौका मिल गया। उत्पत्ति जगत के अन्य प्राणी इस तमाशे के अंत को देखकर मौन हो गए। इस बात को लेकर निश्चित थे कि उन्हें उत्पत्ति के युद्ध में भाग लेना चाहिए या नहीं। दूर तक की नदी, एक प्राचीन नाव पर काले और सुनहरे रंग के दिव्य वस्त्र पहने मोकिन सफेद धुंध को बहते हुए देख रहे थे। उनकी आंखें कहीं और टिकी हुई थी। ये शी और शिनयुए नाव पर बने एक छोटे से बगीचे में खेल रही थी। जिया, क्या तुम ये जानने के लिए उत्सुक नहीं हो कि पांचवें सच्चे संसार का दूसरा सृष्टिकर्ता ईश्वर कौन है? तुम्हारा पति तुम्हें अभी उससे मिलवाने ले जाएगा। शिनयुए के साथ खेल रही ये शी ने मोकिन की बातें सुनी, अपना सिर घुमाया और प्यारी सी मुस्कान दी। ठीक है। जिया ये जानना चाहता है कि ये दूसरा सृष्टिकर्ता ईश्वर कौन है, जिसके बारे में आप पतिदेव इतनी रहस्यमय तरीके से बात करते हैं। मोकिन ने पीछे मुड़कर देखा, उन चंचल लड़कियों पर एक नजर डाली, असहाय होकर अपना सिर हिलाया और नाव को 99वें स्वर्ग की ओर मोड़ दिया। कुछ दिनों बाद 9 स्वर्गों के बादलों के सागर के बीच एक प्राचीन नाव धीरे धीरे 99वें स्वर्ग की ओर उड़ने लगी और दिव्य दाव चेतना का निवास स्थान ठीक 99वें स्वर्ग के राजत्व सागर में था। यहाँ प्रकाश की किरणें चमक रही थी, बादल मंडरा रहे थे और कई प्राचीन महल भीतर छिपे हुए थे जो प्रकट होते और गायब होते रहते थे। पांचवें भाई, द्वीप परिवार के मामले के बारे में आपका क्या विचार है? क्या प्रथम सच्चे संसार में एकत्रित सृष्टिकर्ता ईश्वर के पास पांचवें सच्चे संसार को नष्ट करने की क्षमता है? असंख्य प्रकाश किरणों से जगमगाते एक महल के सामने बादलों के लौकिक सागर के बीच दो आकृतियां बातचीत कर रही थी। दूसरे भाई, सातवां चरण पूर्वज ईश्वर है और आठवां चरण सृष्टिकर्ता ईश्वर है। सच्चे संसार की दिव्य दाव चेतना के रूप में हमारी शक्ति केवल आठवें चरण तक सीमित है। हम और सृष्टिकर्ता ईश्वर लगभग बराबरी पर हैं। पांचवें सच्चे संसार को नष्ट करने से रोकने के लिए हमें कई भौतिक अस्तित्वों के साथ मिलकर काम करना होगा। और मैंने समय की नदी में भविष्य की एक झलक देखी। अनादिता का स्वामी एक अपवाद है, उसे भौतिक अस्तित्व नहीं माना जा सकता, फिर भी वह शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। अनादि स्रोत, वह हस्तक्षेप करेगा और एक ही बार में सभी वास्तविक दुनियाओं का नाश कर देगा। इस बिंदु पर उनकी बातचीत के दौरान दोनों चुप हो गए। आखिरकार मोकिन की वर्तमान शक्ति 9वें चरण के बेहद करीब थी। अगर वह कार्रवाई करे और सभी वास्तविक लोगों को नष्ट कर दे, तो दोनों भाई सचमुच असहाय हो जाएंगे। वे दोनों जियांग चेन थे, जो पांचवें सच्चे संसार के स्वर्गीय दाव थे, और ईश्वर थे, जो दूसरे सच्चे संसार के स्वर्गीय दाव थे। हालांकि मोकिन ने गलती से यह मान लिया था कि द्वितीय सच्चे संसार का स्वर्गीय मार्ग भी एक सृष्टिकर्ता ईश्वर है।
वर्तमान में केवल 3 सच्चे लोगों ने ही स्वर्गीय दाव चेतना का उत्पादन किया है। तीसरे सच्चे लोक में ऊपरी क्षेत्र का स्वर्गीय दाव पहले ही नष्ट हो चुका है। केवल वे दो ही बचे हैं। सृष्टिकर्ता ईश्वर और वास्तविक संसार के बीच का अंतर स्वर्गीय दाव का अर्थ है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर 8वें चरण की शक्ति स्रोत है जो अंतरिक्ष समय का निर्माण करते हैं। सच्ची दुनिया दिव्य दाव चेतनाएं 8वें चरण की शक्ति का भंडार है जो स्वयं उत्पन्न होती है। दूसरी ओर भौतिक अस्तित्व एक वास्तविक दुनिया द्वारा निर्मित मूल पदार्थ है जो कुछ हद तक वास्तविक दुनिया के समान है। दिव्य मार्ग फिर भी भिन्न भी। सरल शब्दों में कहें तो भौतिक अस्तित्व एक चेतना है जो उत्पन्न होती है जब एक निश्चित मूल तत्व अपने चरम पर पहुंचता है। सच्ची दुनिया दिव्य दाव चेतना सच्चे संसार के स्वामी के समान है। सामाजिक स्थिति के संदर्भ में भौतिक अस्तित्व स्वर्गीय दाव से थोड़ा नीचे है। हालांकि एक बार जब कोई उत्पत्ति चेतना उत्पन्न कर लेती है तो वह स्वर्गीय दाव के नियंत्रण के अधीन नहीं रहती है। इसके अलावा मोकिन का प्रकट होना यह विलक्षणता जिसे अब भौतिक अस्तित्व नहीं माना जा सकता है बल्कि जो सहज शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। अनंत स्रोत एक ऐसी चीज थी जिसकी दोनों भाइयों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पांचवें भाई तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। पहले सच्चे संसार में किसी ने फिर से 9वें चरण में कदम रखा होगा। सच्चे भगवान जीव ये और अनादिता के भगवान का लक्ष्य ठीक उसी सर्वोच्च शक्ति को समाप्त करना है जिसने 9वें चरण में कदम रखा है। वे कभी भी सभी वास्तविक दुनियाओं को नष्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा आपने भाग्य निर्धारक और पुनर्जन्म के स्वामी को चुना लेकिन 9वीं देववंश के हस्तक्षेप ने पुनर्जन्म के स्वामी को अनुचित रूप से जीतने और उच्च क्षेत्र के स्वामी का पद हथियाने की अनुमति दी। तुम्हें नाइली गॉटलैंड के उन बुरे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और वे संभवतः सभी सच्चे लोगों पर शासन करना चाहते हैं। अध्याय 266 द्वितीय वास्तविक जगत का ठिकाना समय और स्थान के सागर में वापसी। दिशत्यान को कुछ सूझा सा लग रहा था। उसकी आंखों में लाचारी झलक रही थी मानो उसके पास नाइली गॉटलैंड से निपटने का कोई रास्ता ही न हो। दूसरे भाई कोई बात नहीं। पांचवा सच्चा संसार 9वीं देववंश को दिया जा सकता है। फिर हम 9वें चरण तक पहुंचने का मार्ग खोजने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस तरह हमें कैलामिटी क्लैन का सामना करने की ताकत मिलेगी जो प्रथम सच्चे संसार में जागृत होने वाले हैं। वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जियान चेन ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। उसने नाइली गॉटलैंड के हस्तक्षेप को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है आपका दृष्टिकोण वाकई व्यापक है। मैं स्वर्ग के ऊपर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता इसलिए आप अपनी इच्छानुसार व्यवस्था कर सकते हैं। दिशत्यान ने जवाब दिया और फिर चुप हो गई। कुछ ही समय बाद कैसलाउट सागर के ऊपर एक प्राचीन नाव दिखाई दी और संयोगवश जियान चेन की नजर उस पर पड़ गई। दूसरा भाई वो कितनी जल्दी आ गया। अभी तो कुछ ही दिन बीते हैं और वह पहले ही 9 स्वर्गों तक पहुंच चुका है। अराजकता बादल सागर। जियान चेन की आवाज सुनकर दिशत्यान ने अराजकता बादल सागर की ओर देखा और पाया कि नाव के अगले हिस्से में पीठ के पीछे हाथ बांधकर खड़ा व्यक्ति मोकिन था। मोकिन के सामने छाई सफेद धूल स्वतः ही छट गई जिससे अराजकता बादल सागर के भीतर छिपा हुआ एक महल दिखाई दिया। सरला से हल्की हवा ने बादलों को हिला दिया और प्राचीन नाव तेजी से महल के सामने आ पहुंची। नाव रुकने के बाद येशी और शिन्यू मोकिन के पास आई और महल के सामने खड़े दो लोगों को देखने लगी। क्या आप दोनों मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाले हैं। जी परिवार के बारे में मेरा मूल इरादा था कि वे आपस में लड़ें लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों हस्तक्षेप करेंगे और मेरी योजनाओं को बर्बाद कर देंगे। मोकिन के मित्र लहजे को देखकर जियान चेन ने तुरंत समझाया अनंतता के स्वामी ये परिवार आपसे डरकर पहले ही प्रथम सच्चे संसार में भाग गया है। क्या आपको लगता है कि उन्हें आपस में लड़ने का मौका मिला होगा। इसके अलावा उस बूढ़े के युवा ने ये पुष्टि करने के लिए ही दिव्य दानव आत्मा जाल संरचना स्थापित की थी कि क्या मूल स्वामी अभी भी जीवित है। अगर मैंने दखल न दिया होता तो ईश्वरीय दानव आत्मा जाल संरचना पूरी करने के बाद वह मूल लोक से पूरी तरह भाग निकला होता। तब तक मुझे डर है कि वह बूढ़ा आदमी आपकी प्रतिक्रिया करने से पहले ही निकल चुका होता। मोकिन ने अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर जियान चेन को शांत भाव से देखा। उसने पाया कि वह उसकी साधना को नहीं समझ पा रहा था इसलिए उसने इस मामले को वहीं छोड़ दिया। ठीक है मुझे आपके अनधिकृत हस्तक्षेप से थोड़ी असुविधा हुई। साथ ही इस बार मेरे यहाँ आने का कारण आपसे दूसरे सच्चे संसार के ठिकाने के बारे में पूछना है। दिशत्यान की निगाहें मोकिन और अन्य दो लोगों पर टिक गईं और अंत में येशी पर आकर ठहर गईं। मोकिन अगर मुझे सही याद है तो सच्चे स्वामी जी प्रथम सच्चे संसार के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में तीसरे सच्चे संसार को पहले ही नष्ट कर चुके हैं और विपत्ति कबीले के लिए भी अभिशाप है। 9वें चरण में प्रवेश करने के लिए आप द्वितीय सच्चे संसार के सहज शून्यता स्रोत पर भरोसा क्यों करना चाहते हैं। क्या आपकी पत्नी के पास 9वें चरण तक पहुंचने का कोई तरीका पहले से ही नहीं है। दिशत्यान के सवालों का सामना करते हुए येशी का चेहरा शांत रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ भ्रमित करने वाला 9वां चरण केवल विपत्ति वंश के शक्तिशाली व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर पाए हैं और मेरी पत्नी लंबे समय से 8वें चरण पर की हुई है। द्वितीय सच्चे संसार का सहज शून्यता स्रोत ही उसे 9वें चरण में शीघ्रता से प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। अगर वह धीरे धीरे साधना करे तो कौन जाने कितने साल लग जाएंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है ना। यह दिशत्यान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। कैलामिटी क्लैन में ऐसे सर्वोच्च शक्तिशाली लोग होने चाहिए जिन्होंने फिर से 9वें चरण में प्रवेश किया हो। यदि येशी धीरे धीरे 9वें चरण में प्रवेश करती है तो जब तक विपत्ति वंश जागृत होकर प्रथम वास्तविक दुनिया में लौटेगा तब तक वास्तव में उनसे निपटने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है मैं तुम्हें दूसरे सच्चे संसार का प्रवेश द्वार बताऊंगा। दिशत्यान ने जवाब दिया और अपने हाथ के इशारे से सभी सच्चे लोगों का एक प्राचीन नक्शा प्रकट हो गया। मोकिन ने उसे लिया मुट्ठी जोड़कर धन्यवाद कहा बहुत बहुत धन्यवाद। जब विपत्ति वंश प्रथम सच्चे संसार में लौटेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोकिन ने बोलते ही तुरंत अपनी नाव को लहराया और नादिका की भूमि की ओर उड़ गया। मोकिन और अन्य दो लोगों को ले जा रही नाव के चले जाने के बाद जियान चेन और दिशत्यान ने एक दूसरे की ओर देखा कड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होकर 9 आकाशों में विलीन हो गए। अराजकता बादल सागर बादलों का सागर अलौकिक था और एक हल्की हवा ने मोकिन के वस्त्रों को लहराया। मोकिन ने दिशत्यान द्वारा दिए गए प्राचीन मानचित्र को खोला और लापरवाही से उसे आकाश में उछाल दिया जहां वह धीरे धीरे उसके सामने खुल गया ताकि वह उसका अध्ययन कर सके। इसमें प्रथम वास्तविक जगत और पांचवें वास्तविक जगत के साथ साथ अन्य अवर्गीकृत वास्तविक जगतों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। पतिदेव दूसरे सच्चे संसार का प्रवेश द्वार अंतरिक्ष समय सीमा सागर में क्यों है। येशी और शिन्यू ने आकाश में फैले नक्शे को देखा। उसने दर्ज था कि द्वितीय वास्तविक दुनिया वास्तव में अंतरिक्ष समय सीमा सागर में स्थित है। हाँ मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। अंतरिक्ष समय सीमा सागर में लौटने पर हमें पता चल जाएगा। मोकिन ने प्राचीन नक्शा उठाया मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपनी नाव को ऊपरी क्षेत्र के स्थानिक मार्ग की ओर तेजी से बढ़ा दिया। कुछ दिनों बाद उच्च आकाश में उत्पत्ति का युद्ध छिड़ गया। विभिन्न कबीले और प्राचीन शक्तियां दूरस्थ की नदी तक पहुंचने के लिए होड़ में जुट गईं जिससे वह युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गई। हालांकि शुरुआत में तो केवल कुछ महत्वहीन कबीलों के बीच ही झड़प हुई थी जो ज्यादा परेशानी खड़ी करने में असमर्थ थे। सत्य की भूमि और उत्पत्ति जगत की विभिन्न शक्तियों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। वे केवल एक दूसरे की जांच पड़ताल करने के लिए अपनी सहयोगी सेनाओं को भेज रही थी। वे परिवार के पीछे हटने के कारण उत्पत्ति लोक पर एक बार फिर उत्पत्ति के स्वामी का नियंत्रण हो गया। उन्होंने अन्य कुलों को दूरस्थ की नदी की ओर बढ़ने का आदेश दिया जिससे कई जटिलताएं उत्पन्न हुई। कई कुलों ने उसके आदेश का पालन नहीं किया। उन सभी ने प्रतिरोध छोड़ दिया और चौथे सच्चे संसार में गहरे अंतरिक्ष के दूसरे किनारे की ओर बढ़ गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे उत्पत्ति के युद्ध से बचना चाहते थे। उत्पत्ति सागर के धुंध भरे द्वीप तट पर उत्पत्ति के स्वामी अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़े थे। दूर किनारे की नदी की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में लाचारी भरी हुई थी। दूर तक का स्वामी वास्तव में पांचवें सच्चे संसार के मामलों में हस्तक्षेप करेगा और वास्तविकता के स्वामी को विलीन होने से बचाने के लिए उत्पत्ति का उपयोग करना चाहेगा। कितनी बड़ी योजना है। अगर मैं ओरिजिन वर्ल्ड में रहा तो ओरिजिन हार्ट प्राप्त करने की उम्मीद छोड़ दो। सबसे बुरी स्थिति में मैं ओरिजिन वर्ल्ड को पूरी तरह से सील कर दूंगा। अनगिनत वर्षों के बाद जब मैं 8वें या 9वें चरण में कदम रखूंगा तो मैं आपके सत्य के देश के साथ हिसाब किताब निपटाने के लिए वापस आऊंगा। उत्पत्ति के स्वामी ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उनका चेहरा बेहद गंभीर था क्योंकि जैसे ही उत्पत्ति का युद्ध शुरू हुआ उत्पत्ति जगत के कवियों यानी दुनियाओं से संबद्ध लोगों को कुछ आदेश प्राप्त हुए प्रतीत हुए। वे सभी उत्पत्ति के युद्ध से बच गए। दूरस्थ की नदी से भागकर चौथे सच्चे संसार में गहरे अंतरिक्ष के दूसरे तट पर चले गए जिससे वह बहुत सहाय हो गया। इसके अलावा सत्य की भूमि में स्थित दफन आकाश दिव्य न्यायालय पर 9वीं देववंश का साया था इसलिए वह दफन आकाश दिव्य न्यायालय के साथ मृत्यु तक युद्ध करने का जोखिम नहीं उठा सकता था अन्यथा मोकिन द्वारा निश्चित रूप से उसका प्रतिशोध लिया जाता। उसने मूल लोक को सील करने और अनगिनत वर्षों बाद 8वें या 9वें चरण में प्रवेश करने के बाद बाहर निकलकर स्थिति का जायजा लेने की योजना बनाई थी। और उस बूढ़े व्यक्ति वास्तविकता के स्वामी द्वारा सुदूरता के स्वामी के साथ मिलकर अपनी चोटों से उबरने के लिए मूल हृदय को हथियाने की साजिश रचने की बात इसके बारे में सोचना भी मत। मामला सुलझ गया। उत्पत्ति के स्वामी ने भागते हुए कवियों पर ध्यान देना बंद कर दिया और पीछे स्थित उत्पत्ति मंदिर की ओर चलने लगे। वह अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मूल जगत को सील करने हेतु संरचना तैयार करने जा रहा था ताकि किसी भी आवश्यक क्षण में पीछे हट सके। मोकिन और अन्य दो लोग उच्च स्वर्ग के ऊपर स्थित स्थानिक मार्ग से नाव द्वारा यात्रा करते हुए खंडित तीसरे सच्चे जगत में लौट आए। ऊपरी लोक में लौटे ही मोकिन ने अंतरिक्ष समय दिव्य टोकन का उपयोग करके अंतरिक्ष समय सीमा सागर का द्वार खोला और 9वीं देववंश में लौट आया। अध्याय 267 सत्य मोकिन की चिंताएं। अंतरिक्ष समय सीमा सागर समुद्र की सतह पर जहां राजक धुंध छाई हुई थी एक प्राचीन नाव धीरे धीरे अंतरिक्ष समय सीमा द्वीप की ओर बढ़ रही थी। हालांकि स्पेस टाइम बाउंड्री द्वीप के किनारे पर सफेद वस्त्र पहने एक दाववादी बुजुर्ग व्यक्ति अपने हाथ पीठ के पीछे रखे खड़े थे और दूर से दिख रहे थे कि मोकिन और अन्य दो लोग द्वारा भागकर लाई अपनी नाव में सवार होकर आ रहे हैं। सफेद वस्त्र पहने दाववादी बुजुर्ग व्यक्ति वो परिवार के सदस्य थे। प्रथम पूर्वज मो दाओशिंग मोकिन के ऊपरी लोक में लौटने पर उसने उन तीनों के ठिकाने का पहले ही पता लगा लिया था। उसने अनजाने में ही यह भी पता लगा लिया कि स्वर्गीय पंखों वाले देववंश की छोटी लड़की सिल्वमून सेलेस्टियल मेडन भी मोकिन द्वारा भ्रष्ट कर दी गई थी जिससे उसका बुरा चेहरा गुलाबी जैसी मुस्कान में बदल गया। हाँ बुढ़िन आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपकी बड़ी सावधानी से पाली पोसी गई नन्ही राजकुमारी उषा हंसन छोटी बदमाश मोकिन के हाथों भ्रष्ट हो जाएगी है ना। हाँ
मो दाउशेन ने प्राचीन नाव पर बैठे तीनों लोगों को देखा, अपनी दाढ़ी सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया और जोर से हंस पड़ा। उनकी हंसी नाव तक दूर तक गूंजी, जिससे मोकिन को थोड़ी झुंझलाहट हुई। ये बुरा आदमी अभी भी अपनी उम्र का इतना अनादर करता है। ये शी ने आगे बढ़कर शिनयू के साथ हाथ मिला लिया। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अनछुई मुस्कान थी। बहन शिनयू, क्या वह बूढ़ा मो दाउशेन आपके स्वर्गीय पंथ वाले देवल से अच्छी तरह परिचित है? शिनयू ने अंतरिक्ष में सीमा द्वीप की दिशा में देखा और दूर से सफेद वस्त्र पहने एक दाववादी वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी सहायता का भाव था। जिया, मो परिवार के सभी बुजुर्ग मेरे परिवार के तीसरे पूर्वज के घनिष्ठ मित्र हैं। साथ ही हमारे दोनों परिवार सहयोगी माने जाते हैं। मैं मो परिवार से मिला। मेरे पहले पूर्वज ने मुझे बचपन में कई बार देखा था। शिनयू की व्याख्या सुनकर मोकिन के चेहरे पर विचारमग्न भाव आ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मो परिवार और स्वर्गीय पंथों वाले देववंश सहयोगी होंगे। यह एक ऐसी बात थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बहन शिनयू, तो बात ऐसी है। जिया बस सोच रहा था कि वह बूढ़ा आदमी इतनी खुशी से क्यों मुस्कुरा रहा है। जब दोनों महिलाएं बातचीत कर रही थी, तब तक नाव स्पेस टाइम बाउंड्री आइलैंड के पास पहुंच चुकी थी। तुम वापस आ गए। मो दाउशेन ने हाथ हिलाया और लहरें थम गईं। उसने मुस्कुराते हुए मोकिन और नाव पर बैठे अन्य दो लोगों को देखा। बूढ़े आदमी, तुम शायद इस बार मेरे लौटने का मकसद पहले से ही जानते हो। क्या तुम मुझे मो परिवार के बारे में सारी सच्चाई नहीं बताने वाले हो? मोकिन का स्वर शांत था। उनका इरादा पुरानी यादों में खोने का नहीं था। इसके बजाय वह मो परिवार से संबंधित सभी सच्चाइयों के बारे में पूछताछ करना चाहते थे। बहुत खूब, आप छठे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको बहुत सी बातें जाननी चाहिए। मो परिवार प्रथम सच्चे संसार से आया है। ये वही परिवार है जिसने विपत्ति कबीले का दमन किया था। मैं भी प्रथम सच्चे संसार के मो परिवार के पूर्वज के वचनों का अनुसरण करते हुए अंतरिक्ष में सीमा सागर में आया हूं। यहाँ आने का उद्देश्य सभी सच्चे संसारों को एकजुट करना है ताकि विपत्ति कबीले की वापसी का सामना किया जा सके। और तुम एक असाधारण भौतिक व्यक्तित्व हो, तथाकथित भाग्य से चुने गए व्यक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली। केवल तुम्हारी साधना ही छठे चरण की स्तर की है। ओरिजिन ट्रू लॉर्ड आपको नौवें चरण के करीब की शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देता है। विपदाग्रस्त को जागृत हो गया है और भगवान रसातल से लौट आया है। हम आपके और जीवी की मदद के बिना नहीं रह सकते। आपकी संयुक्त शक्ति आपदाग्रस्त को नौवें चरण की सर्वोच्च शक्तिधारियों से निपटने के लिए पर्याप्त है। जहां तक हमारी बात है, सृष्टिकर्ता ईश्वर जो आठवें चरण में प्रवेश कर चुके हैं, हम उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं। और कौन जानता है कि नौवें चरण में प्रवेश करने में कितने साल लगेंगे। अगर आप और छोटी लड़की येशी अगर कोई कदम नहीं उठाती है, तो न केवल प्रसिद्ध सच्चे संसार गुलाम हो जाएंगे, बल्कि अन्य असंख्य संसार भी गुलामी के भाग्य का शिकार होंगे। मो दाउशेन ने एक ही सांस में अपनी बात समाप्त की। उनके शब्द बेबसी से भरे हुए थे। क्योंकि पिछली बार जब विपत्ति मंच प्रकट हुआ था, तब येशी ने अपने शरीर के नष्ट होने, गंभीर रूप से घायल होने और गिरने के जोखिम पर भी उन्हें भगवान रसातल ने सील कर दिया था। सौभाग्यवश येशी द्वारा आपदा कबीले को सील करने और गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसका सामना उस पौराणिक पदार्थ से हुआ जो पदार्थ को भस्म कर देता है, जिससे उसे अपने क्षीण होते शरीर को बनाए रखने में मदद मिली। मो परिवार ने येशी को तीसरे सच्चे संसार को नष्ट करने और सहशून्यता स्रोत को निगलने में भी मदद की, जिससे येशी भी एक भौतिक अस्तित्व बन सकी। मोकिन की चेतना का जन्म एक ऐसी घटना थी जिसकी न तो मो परिवार और न ही येशी ने कल्पना की थी। आखिरकार किसी भी दुनिया में कभी भी कोई अनादि स्रोत प्रकट नहीं हुआ था। प्रथम सच्चे संसार जैसे शक्तिशाली सच्चे संसार में भी अनायास ही एक अनादि स्रोत उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। फिर भी पांचवें सच्चे लोक में उच्च स्वर्गों के ऊपर एक अनादि स्रोत का जन्म हुआ और वही सहज स्रोत था। इसका स्रोत अनादि है और इसने चेतना का भी विकास किया। सील तोड़ने के बाद विपत्ति मंच की अगली वापसी का विरोध करने के लिए मो परिवार के पूर्वज के पास मो दाउशेन को मो परिवार के कई सदस्यों को लाने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंतरिक्ष में सीमा सागर के पुराने पूर्वज। इसका उद्देश्य अनादि स्रोत से उत्पन्न चेतना को एक परिपूर्ण शरीर प्राप्त करने, येशी की समान शक्ति प्राप्त करने और विपत्ति मंच की नौवें चरण की सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्तियों से निपटने में सक्षम बनाना था। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। हालांकि इस बार मुझे किसी और मामले के बारे में पूछताछ करनी है। दूसरे सच्चे संसार का प्रवेश द्वार अंतरिक्ष में सीमा सागर में कैसे पहुंच गया? मोकिन की पूछताछ सुनकर मो दाउशेन ने अपनी दाढ़ी सहलाई, एक पल के लिए सोच में पड़कर वहीं से बोली और धीरे से कहा, द्वितीय वास्तविक जगत में एक बड़ी विसंगति उत्पन्न हुई और तुम्हारे सामान्य विसंगति प्रकट हुई। उसकी साधना केवल पांचवें स्तर पर थी, फिर भी वह सातवें स्तर के पूर्वज देवता को मार सकता था। मो परिवार के पूर्वज ने किसी दुर्घटना के डर से उस विसंगति को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया और दूसरे सच्चे संसार को अंतरिक्ष में सीमा सागर के भीतर गहराई में सील कर दिया। हालांकि अब जबकि आपकी साधना छठे चरण में प्रवेश कर चुकी है और आप नौवें चरण का सामना करने की शक्ति रखते हैं, तो द्वितीय वास्तविक दुनिया में वह विसंगति ज्यादा मायने नहीं रखती। आपको दो देवता अंत्येष्टि चिन्ह भी एकत्र कर लेने चाहिए थे। जब आप तैयार हो तो मुझे बताएं और मैं मो परिवार के बुजुर्गों को आपके साथ द्वितीय सच्चे संसार की मोहर खोलने में सहयोग करने के लिए कहूंगा। मोकिन ने सहमति में सिर हिलाया। वह दूसरे सच्चे संसार की मोहर को तोड़ने में जल्दबाजी नहीं कर रही थी। जल्दी नहीं है, मुझे तैयारी करनी है। हम कुछ ही दिनों में मोहर तोड़कर दूसरे सच्चे लोक में चले जाएंगे। मोकिन ने अपनी बात समाप्त की और फिर येशी और शिनयू को नाव से उतारकर यहाँ स्थित अनादि हॉल की ओर चल पड़े। केवल मो दाउशेन की किनारे पर खड़ा रहा और लंबे समय तक चुपचाप उनकी वापसी की आकृतियों को देखता रहा। जैसे ही रात हुई, अनादिकाल के हॉल के सामने मोकिन अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, चारों ओर आकाश की ओर देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि अगर उसकी इंद्रियां सही थी तो उसकी यादों में वर्णित नीलगढ़ दूसरी वास्तविक दुनिया में था। दूसरे सच्चे संसार की यह यात्रा उसे और अधिक पुनर्जन्म लेने वालों से मिलवा सकती है और शायद मो दाउशेन द्वारा वर्णित विसंगति भी उसी नीलगढ़ से आई हो। इतने सारे पुनर्जन्मकर्ताओं के एकत्रित होने से निश्चित रूप से और भी अधिक स्वर्ग विरोधी अस्तित्व होंगे। शायद वे पहले आठवें चरण में या यहाँ तक कि लौकिक नौवें चरण में भी प्रवेश कर चुके होंगे। पतिदेव, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या आप किसी अप्रिय बात के बारे में सोच रहे हैं? येशी ने बेगिनिंग इस हॉल के अंदर से बाहर कदम रखा। अपने पति के मुंह में कुछ गड़बड़ी देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने उनसे पूछ लिया, छोटी बच्ची, दूसरी सच्ची दुनिया में वह विसंगति संभवतः उस नीलगढ़ से आया हुआ एक पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी है। वह ग्रह दूसरे सच्चे संसार में स्थित है और वहाँ के पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी संभवतः अनगिनत हैं। यदि उनमें से कोई स्वर्ग विरोधी प्राणी प्रकट होते हैं, तो यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम महसूस कर सकें। अब हो सकता है कि वे पहले आठवें चरण में या यहाँ तक कि नौवें चरण में भी प्रवेश कर चुके हों। सहज शून्यता स्रोत और फुसान दिव्य वृक्ष को खोजने के लिए दूसरे सच्चे संसार की यह यात्रा थोड़ी मुश्किल हो सकती है। येशी जानती थी कि ट्रांसमाइग्रेटर्स को भी मूल रूप से असामान्य माना जाता था। यदि कई पुनर्जन्मदाता एक साथ एकत्रित हो जाएं, तो निश्चित रूप से वही होगा जो मोकिन ने कहा था। ऐसे और भी कई अस्तित्व होंगे जो स्वर्ग को चुनौती देंगे, कई पुनर्जन्मों को पार करेंगे, आठवां चरण या यहाँ तक कि नौवां चरण भी प्राप्त करेंगे। पतिदेव, चूंकि बात यहाँ तक आ गई है, इसलिए हम इसे एक कदम करके ही संभाल सकते हैं। हमें दूसरी सच्ची दुनिया के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, इसलिए हम केवल सावधानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 268, क्या समय और स्थान का सागर प्रथम लोक की ओर ले जा सकता है? यही एकमात्र उपाय है। मोकिन ने असहाय होकर अपने हाथ फैला दिए। दूसरे वास्तविक संसार में घटित होने वाली अज्ञात घटनाओं से निपटने का उसके पास कोई अच्छा तरीका नहीं था। वह एक कदम करके ही आगे बढ़ सकता था। अगर हालात सचमुच बेकाबू हो जाते, तो उसके पास द्वितीय वास्तविक जगत को पूरी तरह नष्ट करने और अनंत शून्य से फुसान दिव्य वृक्ष और सहज शून्यता स्रोत को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। रात शांतिपूर्ण ढंग से गुजरी। अगली सुबह तड़के मोकिन बिगिनिंग इस हॉल के सामने चौक पर खड़े होकर स्पेस टाइम बाउंड्री आइलैंड की पूरी तरह अवलोकन कर रहे थे। तभी एक आकर्षक आकृति धीरे-धीरे आती हुई दिखाई दी, जिससे उनके होंठ कांप उठे। मोकिन, तुम कब वापस आई? लाल रंग की चमकदार अमर पोशाक पहने वह महिला धीरे-धीरे आरोही हॉल के चौक पर पहुंची। वह कोई और नहीं बल्कि जियांग योशिन थी। इससे पहले पिंग लायमर लोक में दाऊद गुप्त लोक के भीतर उसने मोकिन की कमजोर साधना का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। मोकिन के जीवन में यह एकमात्र ऐसा मौका था जब उसे एक महिला ने मात दी थी। जब भी वह जियांग योशिन को देखता, उसे बहुत सहज महसूस होता था। योशिन, बहुत दिनों से नहीं देखा। तुम भी पथहीनता के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। मोकिन मुड़ा। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक लग रहा था, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि जियांग योशिन की प्रतिभा सचमुच असाधारण थी। वह किसी प्राचीन अस्तित्व का पुनर्जन्म नहीं थी, वह केवल अपनी स्वर्ग विरोधी शक्तियों पर निर्भर थी। अपनी असाधारण प्रतिभा और लगन के बल पर जो आम लोगों से कहीं अधिक थी, उसने दसियों हजार वर्षों से भी कम समय में पथहीन लोक में प्रवेश कर लिया था। मोकिन ने समय का हिसाब लगाया। उस नीले ग्रह से लौटने के बाद से समय बहुत तेजी से बीत गया था। 60,000 साल से भी कम समय बीता था। हे मोकिन, मैं अंतरिक्ष में सीमा सागर में हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। हालांकि मुझे मो परिवार के कुछ पुराने पूर्वजों से पता चला है कि आप दूसरे सच्चे संसार में जा रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता। लेकिन निश्चित रहे, मैं आपके वचनों पर चलने के लिए लगन से साधना करूंगा ताकि आप दावा सीक्रेट डायरी में किए गए अपने वादे को पूरा कर सकें। जियांग योशिन का इरादा केवल अपने प्रियतम को देखने और अपने मन की चिंता को दूर करने का था। मोकिन को स्वस्थ देखना उसके लिए मानो आसमान के साफ आसमान जैसा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोकिन वास्तव में दावा सीक्रेट डायरी में किए गए वादे को पूरा करेगा। उसे विश्वास था कि लगन से साधना करने से एक दिन वह मोकिन के साथ खड़े होने के योग्य हो जाएगी। मोकिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने दूर से ही जियांग योशिन को कुछ शब्द कहते हुए देखा, फिर बाहर हमें हॉल छोड़कर सृष्टि देवी की ओर उड़ गया, संभवतः वहां किसी अवसर की तलाश में। योशिन, एक बार जब मैं सभी मामलों को सुलझा लूंगा, तो मैं दावा सीक्रेट डायरी में किए गए अपने वादे को अवश्य पूरा करूंगा। आपको बस अच्छी तरह से साधना करनी होगी। मोकिन ने जियांग योशिन के जाने के बाद कुछ बार प्रतिक्रिया दी, अपना सिर हिलाया और अन्य मामलों के बारे में सोचना बंद कर दिया। मोकिन ने अपनी भावनाओं के बारे में बहुत पहले से ही योजना बना रखी थी। आपदा कबीले से निपटने के बाद वह येशी, शिनयू और जियांग योशिन को एक भव्य शादी का तोहफा जरूर देगा। ये सोचते हुए मोकिन को अचानक कुछ याद आया। उसे आश्चर्य हुआ कि आंटी की उड़ान उसकी मां के साथ किस दुनिया में गई थी। ओह पति, तुम्हारे तो वाकई बहुत सारे प्रेमी हैं। येशी महल से बाहर निकली ही थी कि उसने मोकिन को बोलते हुए सुना और खुद को उसे चिढ़ाने से रोक नहीं पाई। शी, तुम ये पहले से ही जानती हो, दावा हॉट सीक्रेट डायरी में मैंने तुमसे कुछ करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब तुम्हारी एक और बहन हो गई है ना?
मोकिन येशी के पास आया, उस छोटी बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसकी नाक को चुटकी से दबाया। हम्फ, पतिदेव, बस आप संतुष्ट रहिए। येशी ने जियांग यूशन के मामले की परवाह न करते हुए बड़बड़ाया और पास ही रखी झूला कुर्सी पर ले गई। कुछ ही समय बाद शिन यूई महल से बाहर निकली, उनकी निगाहें मोकिन की ओर आक्रोश से भरी हुई थी। मोकिन असमंजस में पड़ गया और उसने शिन यूई को गले लगा लिया। शिन यूई, तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? मैंने आपको कहाँ नाराज किया? आपके पति, छोटे पति, तुम सचमुच बेशर्म हो। कल रात तुमने मुझे और बहन शी को। शिन यूई पिछली रात की शर्मनाक घटनाओं के बारे में और कुछ नहीं कह सकती थी। वह बस एक ठंडी सी आह भरकर मोकिन को अनदेखा करते हुए झूला कुर्सी पर बैठी येशी की ओर चल पड़ी। मोकिन के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े, उसकी आंखों में अनछुआ आनंद झलक रहा था। येशी और शिन यूई आपस में बातें कर रही थी, पता नहीं किस बारे में चर्चा कर रही थी और कभी-कभी शर्माते हुए मोकिन की ओर देख रही थी। शिन यूई, शी ए, आप दोनों यहीं रुकिए, आपके पति स्पेस टाइम बाउंड्री आइलैंड पर टहलने जाएंगे। पतिदेव, आप जाइए। शी ए और बहन शिन यूई बिस्तर पर तुम्हें कैसे परेशान करें, इस बारे में चर्चा कर रही हैं। येशी ने अपना कोमल हाथ हिलाते हुए अनजाने में यह बात कह दी। ओह, बहन शी ए, तुमने तो गलती कर दी। येशी के शब्दों ने शिन यूई का चेहरा शर्म से लाल कर दिया और वह मोकिन की निगाहों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं तुम दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकता। मोकिन ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें चिलमिलाती हुई धुन से घिरे स्पेस टाइम बाउंड्री की दूसरी ओर उड़ गई। हम बहन शिन यूई, तुम फिर से गुंडे जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मोकिन की अनुमति के बिना कोई भी आरंभहीन हॉल में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसी कारण दोनों महिलाएं झूला कुर्सी पर मस्ती से कुश्ती करने लगी, उनकी सुंदरता दिखाई दे रही थी, जिससे काफी ध्यान आकर्षित हो रहा था। छोटी बच्ची, कल रात तुमने ही मुझे इस सब में घसीटा था। आज मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। शिन यूई ने अपनी फीकी पोशाक में अपने शालीन व्यवहार को त्याग दिया, भागती हुई येशी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे अपनी जांघों पर दबा दिया, फिर उसके उभरे हुए दंदों पर दो थप्पड़ मारे। उफ, बहन शिन यूई, तुम गुंडी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें कल रात मजा नहीं आ रहा था? दो बेहद खूबसूरत महिलाएं बसंत ऋतु की झलक के साथ चंचल भाव से कुश्ती कर रही थी। अगर मोकिन ये दृश्य देखता, तो वह भी निश्चित रूप से इसमें शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाता। एक भव्य पर्वतीय चट्टान पर मोकिन अपने हाथ पीठ पीछे बांधे खड़ा था, उसकी निगाहें चट्टान की दूसरी ओर टिकी हुई थी। अपनी दिव्य चेतना के बावजूद मोकिन को चट्टान की दूसरी ओर केवल धुंधली दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं। एह, अचानक चट्टान की दूसरी ओर एक अंतरिक्षीय मार्ग प्रकट हुआ, जो एक अज्ञात दुनिया की ओर जाता था। मोकिन ने धीमी सी आह भरी और पार कदम रखने ही वाली थी। बच्चे, रुको, ये प्रथम वास्तविक जगत का प्रवेश द्वार है। ये स्थानिक मार्ग अत्यंत अस्थिर है। ये तभी स्थिर होगा जब प्रथम वास्तविक जगत का मोपरिवार टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को पुनः सक्रिय करेगा। मोदाओशिन समय पर प्रकट हुए और उन्होंने उस बदमाश मोकिन को आगे की जांच करने के उसके विचार से रोक दिया। अपने बगल में अचानक बूढ़े व्यक्ति को प्रकट होते देख मोकिन रुक गया, उसने अपना सिर घुमाया और संदेह भरी निगाहों से पूछा, क्या यह प्रथम वास्तविक दुनिया का प्रवेश द्वार है? बेटा, यहाँ न केवल प्रथम वास्तविक दुनिया में प्रवेश द्वार है, बल्कि अंतरिक्ष में सीमा सागर लगभग सभी दुनियाओं तक ले जा सकता है, हालांकि इसकी कीमत कम नहीं है। मोदाओशिन ने अपनी दाढ़ी से हिलाते हुए समझाया कि अंतरिक्ष में सीमा सागर सभी लोगों तक ले जा सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। मोकिन ने अभी प्रथम वास्तविक दुनिया में जाने की योजना नहीं बनाई थी। उसे अभी भी उन दोनों सुंदरियों को उनकी सफलता के लिए आवश्यक चीजें खोजने में मदद करनी थी। बच्चे, क्या तुम तैयार हो? अगर तुम तैयार हो, तो मैं कल दूसरे सच्चे संसार की महत्व तोड़ना शुरू कर दूंगा। कल ही सही। मोकिन ने हाथ हिलाया और बिना वहां रुके चट्टान से नीचे उड़ गया। हालांकि मोदाओशिन सोच में डूबे हुए भौहें चढ़ाए खड़े थे और उनका शरीर स्पेस टाइम बाउंड्री आइलैंड के पूर्वी हिस्से की ओर उड़ रहा था। ड्रिप ड्रॉप। स्पेस टाइम बाउंड्री आइलैंड विशाल और असीम था। इसके पूर्वी तट पर साल भर भारी बारिश होती थी और इसका कारण किसी को नहीं पता था। अध्याय 269 महत्वपूर्ण और दूसरे लोक में जाना। मोदाओशिन पूर्वी तट पर पहुंचा, जहां राजता का कोहरा छाया हुआ था। उफनते समुद्र पर रहस्यमय लोहे की जंजीरों से लिपटा हुआ एक घोर अंधकार में द्वार था। इसके चारों ओर प्राचीन और गहन दाव पैटर्न बेतहाशा घूम रहे थे और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक रहस्यमय शक्ति दाव पैटर्न द्वारा आकर्षित हो रही थी, जिससे समुद्र पर मौजूद घोर अंधेरे पोर्टल को सील कर दिया गया था। घोर अंधकार में द्वार द्वितीय वास्तविक जगत का मार्ग था, लेकिन रहस्यमय लोहे की जंजीरों और रहस्यमय दाव पैटर्न को केवल दो देवता अंत्येष्टि प्रतीकों द्वारा ही नष्ट किया जा सकता था। शेष कार्य यह था कि मोपरिवार के कई प्राचीन पूर्वज विशेष साधनों के माध्यम से घोर अंधेरे पोर्टल को खोलें और फिर दूसरी वास्तविक दुनिया की यात्रा करें। मुझे आश्चर्य है कि द्वितीय वास्तविक दुनिया में वह विलक्षण प्राणी अब किस स्तर की साधना तक पहुंच चुका है। मुझे उम्मीद है कि मोकिन, वह बदमाश, उस विसंगति को दूर करने की क्षमता रखता है। अन्यथा विपत्ति वंश के जागृत होने और वापस लौटने के साथ और द्वितीय वास्तविक दुनिया की हम पर लालच भरी निगाहों के साथ मुझे डर है कि मोपरिवार भी समय की नदी में विलीन हो जाएगा। मोदाओशिन ने थोड़ी उदासी महसूस करते हुए आह भरी। मोपरिवार में नौवें चरण का एकमात्र विशेषज्ञ था, मोपरिवार के पूर्वज, जो किसी भी हालत में दूसरे सच्चे लोक में नहीं जा सकते थे। वह अपनी सारी उम्मीदें केवल मोकिन पर ही टिका सकता था, इस उम्मीद में कि दूसरे सच्चे संसार की उसकी यात्रा उसे उस विसंगति को दूर करने में सक्षम बनाएगी। फिर वह सहज शून्यता स्रोत पर कब्जा कर लेगा, जिससे येशी नौवें चरण में प्रवेश कर सकेगी, जो उन्हें विपत्ति वंश के संकट को हल करने का मौका देगा। मोकिन ने अंतरिक्ष समय सीमा द्वीप की खोज पूरी कर ली और पाया कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस बूढ़े व्यक्ति मोदाओशिन ने वर्णन किया था। स्पेस टाइम बाउंड्री आइलैंड के चारों ओर फैले समुद्र में जब तक संगत निर्देशांक मौजूद थे, कोई भी किसी भी दुनिया की यात्रा कर सकता था, यहाँ तक कि प्रथम वास्तविक दुनिया के बाहर की अन्य दुनियाओं तक पहुंचना भी संभव नहीं था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, मोकिन अनादिकाल के हॉल में वापस लौटा और उसने येशी को महल में एक औषधि भट्टी के साथ कुछ काम करते हुए पाया, जबकि शिन यूई उसे कुछ बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां दे रही थी। उसने उन दोनों को परेशान न करने का फैसला किया। रात बिना किसी बातचीत के बीत गई। सुबह तड़के मोकिन उन दोनों महिलाओं को पूर्वी तट की ओर ले गया, जहां वो परिवार के कई बुजुर्ग पूर्वज प्रतीक्षा कर रहे थे। टपक 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 टपक। कुछ ही समय बाद मोकिन और दोनों महिलाएं पूर्वी तट पर पहुंची, जहां मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें उनके शरीर को छूती ही तुरंत भाप बन गई। समुद्र तट पर अलग-अलग पोशाक पहने पांच बुजुर्ग पुरुष थे। वे मोपरिवार के पांच बुजुर्ग पूर्वज थे, जो लंबे समय से मोकिन का इंतजार कर रहे थे। छोटे बच्चे, ये दो देवता समाधि चिन्ह इस बूढ़े व्यक्ति को सौंप दो। इस बूढ़े व्यक्ति को रहस्यमय लोहे की जंजीरों और प्राचीन दाव पैटर्न को नष्ट करने के लिए इनकी आवश्यकता है, जिन्होंने मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है। मोदाओशिन ने मोकिन और दोनों महिलाओं को आते देखा और देवता के अंतिम संस्कार के प्रतीक मांगे, दूसरे सच्चे संसार की स्थानिक मोहर को नष्ट करने और मार्ग खोलने की तैयारी में जुट गया। लो, इन्हें ले लो। मोकिन ने अपने दफन आकाश वलय से काली धूल उत्सर्जित करते हुए दो टोकन निकाले और उन्हें बूढ़े आदमी को सौंप दिया, फिर समुद्र पर स्थित घोर अंधेरे पोर्टल की ओर देखा। देवता के अंतिम संस्कार के प्रतीक चिन्ह को लेते हुए मोदाओशिन की आंखें कुछ हद तक फोकस थी। ईश्वर के दफन की प्रतीक वे चाबियां थीं जिन्हें मोपरिवार के पूर्वज ने दूसरे सच्चे संसार को सील करते समय सील खोलने के लिए बनाया था। दुर्भाग्यवश एक को येशी ने नष्ट कर दिया, इसलिए बची हुई दो देवता अंत्येष्टि टोकन का उपयोग ही घोर अंधेरे पोर्टल पर रहस्यमय लोहे की जंजीरों और दाव पैटर्न को नष्ट करने के लिए किया जा सकता था। फिर मोपरिवार के कई प्राचीन पूर्वज मोपरिवार के पूर्वज द्वारा छोड़ी गई विशेष विधियों का उपयोग करके दूसरे सच्चे संसार के लिए स्थानिक मार्ग खोल सकते थे। आप सब तैयार हो जाए, ये वृद्ध व्यक्ति दाव पैटर्न और लोहे की जंजीरों को नष्ट कर देगा और फिर मोपरिवार के पूर्वज द्वारा छोड़ी गई अंतरिक्ष में निश्चित कला का उपयोग करके एक ही बार में दूसरे सच्चे संसार का मार्ग खोल देगा। जी हाँ, प्रथम पूर्वज। मोपरिवार के अन्य प्राचीन पूर्वज भी घोर अंधेरे पोर्टल के आसपास के क्षेत्र की ओर उड़ गए और अंतरिक्ष में निश्चित कला को सक्रिय करने की तैयारी करने लगे। मोदाओशिन भी देर नहीं रुके, पलक झपकते ही वे समुद्र पर बने घोर अंधकार में द्वार के सामने प्रकट हुए और उन्होंने देवंत्येष्टि चिन्हों को सक्रिय कर दिया, जिनसे भयानक विनाशकारी शक्ति निकली। चटक चटक चटक। पोर्टल पर मौजूद रहस्यमय लोहे की जंजीरें और रहस्यमय दाव पैटर्न देवता के दफन चिन्हों से निकलने वाली विनाशकारी शक्ति द्वारा तुरंत और आसानी से नष्ट हो गए। अब अंतरिक्ष में निश्चित कला का प्रयोग करो। अच्छा। मोपरिवार के अन्य चार वृद्ध पूर्वजों ने जवाब दिया और उनकी वृद्ध हथेलियों से एक रहस्यमय शक्ति निकली, जो घोर अंधेरे द्वार में समा गई। चरमराहट। पोर्टल खुल गया और मोदाओशिन ने मोकिन और दोनों महिलाओं की ओर मुड़कर कहा, बदमाश, किस बात का इंतजार कर रही हो? अंदर आ जाओ। ठीक है, मैं समझ गया। मोकिन ने सिर हिलाया, फिर येशी और शिन यूई को साथ लेकर प्रकाश की एक लकीर में रूपांतरित हो गया और धीरे-धीरे खुल रहे घोर अंधेरे द्वार में उड़ गया। बूम बूम बूम। मोकिन और दोनों महिलाओं के प्रवेश करने के बाद घोर अंधेरा पोर्टल पल भर में गायब हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। प्रथम पूर्वज द्वितीय वास्तविक जगत के निर्देशांकों का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। हम जैसे बूढ़ों को अब बहुत काम करना है। मोपरिवार के द्वितीय पूर्वज ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ गायब होते हुए घोर अंधेरे द्वार को देखा। ठीक है, जब तक मोकिन, वह बदमाश, दूसरी सच्ची दुनिया में स्थिति को सुलझा सकता है, तब तक और कुछ मायने नहीं रखता। अगर निर्देशांक हो गए हैं, तो हम उन्हें फिर से ढूंढने जाएंगे। मोदाओशिन ने हाथ हिलाया और प्रकाश की एक लकीर बनकर गायब हो गया। मोपरिवार के अन्य प्राचीन पूर्वजों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति दी और वे सभी अंतरिक्ष में सीमा सागर के चारों कोनों की ओर उड़ गए, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। वे दूसरे सच्चे संसार के निर्देशांकों की खोज करने जा रहे थे ताकि दूसरे सच्चे संसार में फिर से जाने के लिए एक स्थानिक मार्ग बनाया जा सके और मोकिन और दोनों महिलाओं के लौटने की प्रतीक्षा कर सकें। बूम बूम बूम। अंधेरे और धुंधले अंतरिक्ष में मोकिन ने सहजता से दफन आकाश स्पेस टाइम की कल्पना की और दोनों महिलाओं को अंदर ले गई। मोकिन और दोनों महिलाएं बुढ़िया स्काई स्पेस टाइम के साथ अंधेरे अंतरिक्ष में अनिश्चित समय तक उड़ती रहीं। अचानक अंधेरे अंतरिक्ष में तारों की रोशनी के छोटे-छोटे कण दिखाई दिए और प्राचीन तारे दफन आकाश स्पेस टाइम के बाहर तैरने लगे। प्रत्येक प्राचीन तारे के ऊपर जीवित प्राणियों के निशान प्रतीत होते थे। पतिदेव, हम इस जगह से अपरिचित हैं, क्या हमें पहले फुसान दिव्य वृक्ष की खोज करनी चाहिए और फिर सहज शून्यता के स्रोत की तलाश में जाना चाहिए? येशी की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब उसने दफन आकाश स्पेस टाइम के बाहर चमकीली तारों की रोशनी को देखा और उसमें से सहज शून्यता स्रोत के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी पता नहीं लगा सकी। कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। एज और सम्राट, एक महिला की खातिर क्या ग्रैंडमिस को चुराना उचित था? क्या ये दाव पूर्वज की दाव कलाकृति है?
मोकिन अपना वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले उसने दफन आकाश पे सितारे के बाहर प्रकाश के कई छोटे-छोटे कण चमकते हुए देखे और पीछा करने की आवाजें सुनाई देने लगी। हे चींटियों के समूह, तुम्हें ये नहीं पता कि दाऊपूर्वज तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी तुम उस बुरे आदमी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। वह बस तुम्हारा इस्तेमाल फुसान दिव्य वृक्ष का पता लगाने के लिए करना चाहता है। नीले रंग के वस्त्र पहने एक युवक एक प्राचीन स्थिर तारे पर रुका, उसके हाथ में एक रहस्यमय छोटी सी औषधि भरी थी जिससे औषधियों की मनमोहक सुगंध निकल रही थी। उनके चारों ओर फैले तारों के अथाह सागर में काले वस्त्र पहने 4 ऋण के पुरुष नीले वस्त्र पहने युवक को घेरकर उस पर हमला कर रहे थे। एक और सम्राट, हम दाऊपूर्वज के उद्देश्य को कैसे नहीं जान सकते, लेकिन द्वितीय सच्चे संसार को छोड़ने के लिए हमें केवल दाऊपूर्वज के प्रति समर्पण करना होगा। काले वस्त्र पहने एक ऋण के व्यक्ति ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। उनका लक्ष्य स्पष्ट रूप से नीले वस्त्र पहने युवक के हाथों में मौजूद रहस्यमय छोटी सी औषधि भरी थी। हम बकवास बंद करो, अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो। क्या तुम्हें लगता है कि यह सम्राट तुम चारों पथहीन लोगों से डरेगा? नीले वस्त्र पहने उस युवक ने रहस्यमय छोटी सी औषधि भट्टी को एक तरफ रख दिया और उसके हाथ में एक गहरे काले रंग का भाला प्रकट हो गया, मानो वह जरा सी सहमति पर भी प्रहार कर देगा। रुको सज्जनों, क्या आप जिस दाऊपूर्वज की बात कर रहे हैं वह बाइकिंग क्यों है? मोकिन अचानक प्रकट हुई जिससे काले वस्त्र पहने के ऋण के पुरुष चौंक गए। आप कौन हैं? आप दाऊपूर्वज को कैसे जानते हैं? काले वस्त्र पहने एक ऋण के व्यक्ति ने अचानक प्रकट हुए मोकिन को देखा और वह बहुत हैरान महसूस कर रहा था। ये व्यक्ति कैसे प्रकट हुआ? पथहीन प्राणी भी उसकी आभा को कैसे नहीं पहचान पाए? प्राचीन स्थिर तारे पर नीले वस्त्र पहने युवक ने भी मोकिन की आकृति को देखा और साथ ही एक जिज्ञासु दृष्टि डाली। अध्याय 270 यूनियन दिव्य राजधानी। इस युवा स्वामी के प्रश्न का उत्तर दो, अन्यथा ये युवा स्वामी तुम्हारी आत्मा निकाल लेंगे और एक दिव्य लालटेन जलाकर पूरे अंधकार में तारामंडल को रोशन कर देंगे। मोकिन के उदासीन शब्दों ने चारों अधेड़ के पुरुषों के चेहरों पर नाराजगी के भाव पैदा कर दिए। ये नौसिखिया कहां से आ गया जो इतनी शेखी बढ़ाने की हिम्मत कर रहा है? बूम बूम बूम। एक गुस्सैल अधेड़ के व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया और मोकिन की सुंदर चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चौथे भाई सावधान रहो, काले वस्त्र पहने हुए अन्य 3 अधेड़ के पुरुषों ने घबराकर चिल्लाया, क्योंकि उन्होंने किसी अज्ञात समय पर मोकिन के हाथ में एक अजीब सी दिव्य लालटेन प्रकट होते देखी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा था। हे अरे चीटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस युवा स्वामी पर हाथ उठाने की? मोकिन ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए अपना हाथ आसमान की ओर फैलाया और उसे हमला करने वाले अधेड़ के व्यक्ति की ओर जोर से मारा। काले वस्त्र पहने हुए हमलावर अधेड़ के व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले ही उसे एक तारे पर पटक दिया गया। बूम बूम बूम। तारा चकनाचूर हो गया और उसकी चमकीली रोशनी तारों भरे आकाश में बिखर गई। आह, तुम शैतान। एक ही हथेली के प्रहार से अधेड़ का व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया और उसका शरीर धीरे-धीरे तारों भरे आकाश की ओर गिरने लगा। मोकिन ने अचानक अपने हाथ में मौजूद अजीब व स्वर्गीय लालटेन को फेंक दिया और उन्माद में आकर उस अधेड़ के व्यक्ति की आत्मा को चीर डाला। हे संयोग से इस तारा सागर में कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए युवा स्वामी आपकी आत्मा का उपयोग इस तारा सागर को प्रकाशित करने के लिए करेगा। युवा गुरु, हम दाऊपूर्वज के अधीन 4 वरिष्ठ हैं। क्या युवा स्वामी दाऊपूर्वज के सम्मान की खातिर इस युवा स्वामी के चौथे भाई को बख्श देंगे? काले वस्त्र पहने सबसे बुजुर्ग अधेड़ के व्यक्ति ने हाथ जोड़कर मोकिन को प्रणाम किया और अपने पीछे खड़े दाऊपूर्वज का नाम लिया, इस उम्मीद में कि मोकिन उनके चौथे भाई को बख्श देंगे जिसकी आत्मा को निकालकर लालटेन जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। दाऊपूर्वज किस तरह के तुच्छ व्यक्ति को सम्मान देने के योग्य हैं? तुम तीनों भी नीचे जा सकते हो और अपने चौथे भाई के साथ जा सकते हो। मोकिन की आंखें उदासीन थीं, एक सहज इशारे के साथ शेष 3 अधेड़ के पुरुषों की स्मृतियां निकाल ली गईं, उनके शरीर चकनाचूर हो गए और उनकी आत्माएं उड़ गईं और अश्रु बिखर गईं। अरे ये तो वाकई बाइकिंग क्यों है, भाग्य मंदिर की पुरानी भाविका। कितना दिलचस्प। निकाली गई यादों से मोकिन को पता चला कि उनके पीछे मौजूद दाऊपूर्वज वास्तव में भाग्य मंदिर के बाइकिंग क्यों थे। उसे बस ये नहीं पता था कि यह बुरा व्यक्ति दूसरे सच्चे संसार में कैसे आया था। प्राचीन स्थिर तारे पर मोकिन नामक व्यक्ति ने मोकिन को एक शैतान की तरह 4 पथहीन प्राणियों को पल भर में मारते हुए देखा। इससे वह चिंतित और बेचैन महसूस करने लगा, उसे डर था कि मोकिन उसे भी आसानी से खत्म कर देगा। आपका नाम मोकिन भी है ना? अपने हाथ में मौजूद आत्मा सृजन का पात्र मुझे सौंप दो, अन्यथा युवा स्वामी तुम्हारी आत्मा को भी निकाल लेगा और एक लालटेन जला देगा। निकाली गई यादों से मोकिन को पता चला कि हरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति का नाम मोकिन भी था। उसने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए द्वितीय वास्तविक लोक के ताइचू स्वर्ग महल से आत्मा सृजन की कड़ाही चुराई थी। द्वितीय वास्तविक जगत में असंख्य जगत समाहित हैं और ताइचू स्वर्गीय महल द्वितीय वास्तविक जगत का शासक है जो ताइचू जगत के भीतर स्थित है। और हरे वस्त्रधारी व्यक्ति भी ताइचू जगत से ही आया था। वह निश्चित परिवार का द्वितीय युवा स्वामी था और साथ ही साथ वह आत्मा भी जो जन्मजात प्रतिभाओं में से एक था। पंचतत्व दिव्य आत्माएं उनकी साधना 5वें चरण तक पहुंचने वाली थी। मोकिन का चेहरा स्वाभाविक था और उसने बड़ी इच्छा से रहस्यमय आत्मा सृजन कड़ाही को बाहर निकाला और लापरवाही से मोकिन की ओर फेंक दिया। ये युवा स्वामी इसे आपको दे देंगे, अलविदा। मोकिन ने आत्मा सृजन का पात्र मोकिन की ओर फेंकने के बाद प्रकाश के कण में परिवर्तित होकर गायब हो गया। मोकिन ने लापरवाही से उसे पकड़ लिया और उस रहस्यमय कड़ाही का निरीक्षण करने लगा जो हवा से आत्माओं का निर्माण कर सकता था। उसकी आंखों में एक चमक सी कौन गई। जन्मजात आत्मा को फुसान दिव्य वृक्ष का पता होना चाहिए, शायद मैं उसका उपयोग कर सकूं, मोकिन ने बुदबुदाते हुए कहा। फिर मुड़कर अंतिम संस्कार आकाश अंतरिक्ष काल में प्रवेश कर गया। पतिदेव, क्या आपको कुछ पता चला? बुरिया स्काई स्पेस टाइम के अंदर ये शी और शिन्यू ने अपने पति को लौटते हुए देखा और तुरंत पूछा कि क्या उन्हें कोई उपयोगी जानकारी मिली है। शीर, जल्दी मत करो। फुसान का दिव्य वृक्ष कोई ना कोई उसे हमारे लिए ढूंढ लेगा। अभी जिन लोगों की बात हो रही है वे ताइचू लोक से आए थे। जिस दाऊपूर्वज की उन्होंने बात की वह वास्तव में भाग्य मंदिर के पुराने विद्वान बाइकिंग क्यों है। हम ताइचू की दुनिया में जाकर देख सकते हैं कि यह बुरा कुत्ता दूसरी सच्ची दुनिया में कैसे आया। ये शी और शिन्यू के चेहरे आश्चर्य से भर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भाग्य मंदिर के दाऊपूर्वज सचमुच द्वितीय वास्तविक लोक में आएंगे। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। ठीक है, तो चलिए ताइचू लोक जाकर देखते हैं। ये शी ने मीठी मुस्कान के साथ बुरिया स्काई स्पेस टाइम को सक्रिय किया और ताइचू लोक की ओर चल पड़ी। ताइचू विश्व, ताइचू हेवनली पैलेस। एक भव्य पर्वत श्रृंखला पर जो घुमावदार और लहरदार है जिसमें हजारों चोटियां और पर्वतमालाएं हैं। पर्वत श्रृंखला की तलहटी में क्लाउड का ड्रॉन गॉड सिटी नामक एक प्राचीन शहर था जो ताइचू स्वर्गीय महल के अंतर्गत सबसे बड़ा शहर था। द्वितीय सच्चे संसार की सभी निश्चित शक्तियां उनको यहां एकत्रित हुए और वे ताइचू स्वर्गीय महल द्वारा गुलाम बनाए जाने के भाग्य से बच नहीं सके। आखिरकार सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट द्वितीय सच्चे संसार में एकमात्र शिखर 7वें चरण के पूर्वज देवता विशेषज्ञ हैं जो सृजन देवता के क्षेत्र तक पहुंचने वाले हैं। अन्य निश्चित शक्तियों के पुराने पूर्वज अधिकतम 6ठे चरण तक ही पहुंच सकते थे जो सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट के बिल्कुल भी समकक्ष नहीं थे और उनके पास केवल ताइचू स्वर्गीय महल में शामिल होने का विकल्प बचा था। क्लाउड का ड्रॉन गॉड सिटी के पश्चिमी शहर के द्वार पर पैदल यात्री लगातार आते जाते रहते थे। क्या तुमने सुना? मुंह परिवार के दूसरे युवा स्वामी ने परिणीति ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए आत्मा सृजन की कड़ाही चुरा ली और ताइचू स्वर्ग महल के कई वरिष्ठों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि यह सच है या झूठ। शहर के अंदर और बाहर स्टॉल लगे हुए थे और कई पारलौकिक लोगों को यहां केवल मजदूरों के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता था जो ताइचू जगत की शक्ति को दर्शाता है। कई दुकानदार आपस में फुसफुसा रहे थे। सभी परिवार के दूसरे युवा स्वामी की प्रति आसक्ति पर शोक व्यक्त कर रहे थे। परिणीति ज्ञान ने कुछ नहीं किया, फिर भी वह 6ठे चरण के शक्तिशाली योद्धाओं के बीच हुई युद्ध से प्रभावित हुई और मारी गई। इसलिए परिवार के दूसरे युवा स्वामी ने नीति ज्ञान की आत्मा को एकत्रित करने के लिए आत्मा सृजन की कड़ाही चुरा ली। इतनी खूबसूरत और पथहीन महिला के लिए कितना अफसोस की बात है। वह इतनी कम उम्र में ही चल बसी। मुझे आश्चर्य है कि क्या परिवार का दूसरा युवा स्वामी पीछा करने वालों से सफलतापूर्वक बच निकला। बहुत से लोग दबी आवाज में बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि ताइचू स्वर्गीय महल के शक्तिशाली लोग उनकी बातें सुन लेंगे जो शायद दूसरे लोगों से घुसपैठ करके आए इन सभी प्राणियों को ताइचू लोक से बाहर निकाल देंगे। हालांकि वे नीति ज्ञान की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखते थे, फिर भी ताइचू दुनिया में रहना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। क्योंकि ताइचू की दुनिया में रहने से दूसरी सच्ची दुनिया से बाहर निकलने और अन्य सच्ची दुनियाओं में जाकर अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद बनी रहती थी। भला कौन इससे आकर्षित नहीं होगा। मोकिन और 2 महिलाएं सामान्य मानव रूप में परिवर्तित होकर क्लाउड का ड्रॉन गॉड सिटी के पश्चिमी शहर के बाहर पहुंची। जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्होंने इन छोटी-मोटी दुकानदारों को या वहां से गुजर रहे कुछ स्वतंत्र किसानों को मोकिन के मामले पर चर्चा करते हुए सुना। पतिदेव, क्या सर्वोच्च प्रारंभिक स्वर्गीय सम्राट वही विसंगति हो सकती है जिसके बारे में बुढ़ियों ने बात की थी। मोकिन उन दोनों महिलाओं को भीड़-भाड़ वाले इलाके से होते हुए क्लाउड का ड्रॉन गॉड सिटी में ले गई और ये शी ने अपने मन में उठ रही संदेह के बारे में पूछा। शायद शहर में प्रवेश करते हुए मोकिन ने जवाब दिया कि कीवान रेजिडेंस नामक एक सराय ढूंढी और उसमें चेक इन किया। कीवान रेजिडेंस की सबसे ऊपरी मंजिल बहुत महंगी थी और वहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे, जिसके परिणामस्वरूप मोकिन और 2 महिलाएं लगभग एक दर्जन कमरों में रहती थी। मोकिन ने एक छोटा सा कमरा लिया और उसमें रहने लगी। शिन्यू 2 अलग-अलग कमरे किराए पर लेना चाहती थी। यह एक खूबसूरत विचार था लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। मोकिन ने उसे गले लगाया, कमरे में ले गई और कुछ देर तक उसे जमकर अनुशासित किया। मुलायम बड़े बिस्तर पर शिन्यू का चेहरा लाल हो गया था। उसका कोमल शरीर सुनहरे रेशमी रजाई से ढका हुआ था और उसकी लंबी सुंदर टांगें बिस्तर के किनारे पर आराम से टिकी हुई थी। ये शी मेज के पास बैठी थी और अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। हे सिस्टर शिन्यू, आप और आपके पति अभी बहुत ही बेकाबू हो गए थे। बिस्तर लगभग टूट ही गया था। अपनी बहती हुई सादी सफेद पोशाक में खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी लिए ये शी ने खिड़की के पास खड़े मोकिन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया।